Just give me one sec. Okay. So now we were talking about clustering algorithms. Now we will be discussing there is something called as hierarchical clustering. Just give me one sec. Read up to 11 notes. Okay. So let's continue our discussion with explain the difficult hierarchical clustering. So let's discuss what is hierarchical clustering. Now, इसमें ना एक ट्री स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं डेंडोग्राम. So let me write the things about it. Okay. Tree structure called dendrogram is used to specify the clustering process and cluster being created. हम एक डेंडोग्राम बनाएंगे. हम बनाएंगे डेंडोग्राम बनाएंगे. ये डेंडोग्राम क्या होता है? ये ट्री स्ट्रक्चर होता है और इस डेंडोग्राम से हम जो प्रोसेस ऑफ क्लस्टरिंग है हम उसको एक्सप्लेन करेंगे. ये जो डेंडोग्राम का रूट क्या होगा? द रूट ऑफ डेंडोग्राम. जब हम स्टार्ट करेंगे क्लस्टरिंग तो एक सिंगल क्लस्टर होगा. द रूट ऑफ डेंडोग्राम इज अ सिंगल क्लस्टर और उस क्लस्टर में सारे ऑब्जेक्ट होंगे विद ऑल दी ऑब्जेक्ट्स इन इट. और जो लीफ होंगे वेयर एज द लीफ नोड कंसिस्ट ऑफ सिंगल एलिमेंट क्लस्टर. तो अभी मैं एग्जांपल देने की बात करूं. ये दिखेगा कैसे सर? बेटा ये कुछ ऐसे दिखेगा. लेट मी एक्सप्लेन यू. ये कुछ ऐसे दिखेगा. जैसे समझो मेरे पास मैंने आपको मेरा एक डेटा सेट दे दिया जिसमें 1 2 3 n ऑब्जेक्ट्स है. मैंने आपको एक डेटा सेट दे दिया उसमें n ऑब्जेक्ट है और मैं बोला इसको क्लस्टरिंग करो यूज से डेंडोग्राम बनाओ. ऐसा हो सकता है. जो रूट होगा बेटा उसमें पहले सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे 1 2 3 n. ये सारे n के n ऑब्जेक्ट्स रूट में नीचे होंगे. द रूट ऑफ डेंडोग्राम इज अ सिंगल क्लस्टर विद ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन इट. इसमें सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे. फिर क्या होगा बेटा? डिसीजन ट्री जैसा दिखेगा. कुछ बाइफरकेशंस होंगे बिकॉज़ ऑफ एनी रीजन. देयर विल बी सम रीजन. जैसे ये आगे डिवाइड होंगे तो समझो इधर 1 आया, इधर 2 आया, इधर 3 आया, इधर 4 आया, इधर 5 आया, इधर 6 आया. ऐसे सारे n नोड रहेंगे. अगर लीफ नोड होगा तो क्या कहा मैंने? द लीफ नोड कंसिस्ट ऑफ सिंगल एलिमेंट क्लस्टर. तो यहां पे ऑल द एलिमेंट्स इन सिंगल क्लस्टर. जो रूट है ऑल एलिमेंट इन सिंगल क्लस्टर. और जो लीफ है बेटा जैसे 4 इधर 5 ठीक है. ये रूट है, ये 8 है, इस तरह से 10 है. ये जो लीफ है लीफ आर क्लस्टर्स. लीफ आर क्लस्टर्स विद सिंगल एलिमेंट. यहां पे एक क्लस्टर सारे एलिमेंट. यहां पे एक एलिमेंट का एक क्लस्टर. लीफ आर क्लस्टर्स विद सिंगल एलिमेंट. ओके नाउ सर इस तरह से बनता है. इसमें क्या है बेटा कि द रूट ऑफ डेंडोग्राम इज अ सिंगल क्लस्टर विद ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन इट. जबकि जो लीफ होगा उसमें एक बेटा आप ये सोचोगे कि सर अगर ओरिजिनल अगर मेरे लीफ में n नोड है n एलिमेंट है और लीफ में आते आते ये जो n एलिमेंट है ये एक एलिमेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है. सर आप ऐसा सोचोगे कि सर जब आपने स्टार्ट किया आपने बोला रूट में सारे एलिमेंट है. देखिए यानी एक ही क्लस्टर है सारे एलिमेंट है. बट वो लीफ तक आते आते हर क्लस्टर में एक ही एलिमेंट रुक जा रहा है. इसका मतलब सर किसी न किसी बेसिस पे ये डिवाइड हो रहा होगा. किसी न किसी थ्रेशोल्ड पे किसी न किसी क्राइटेरिया पे हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं. तो यही हम कहेंगे कि हर लेवल ईच लेवल ऑफ डेंडोग्राम स्पेसिफाइज अ थ्रेशोल्ड. अच्छा डेंडोग्राम जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं दो तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. डेंडोग्राम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन टू वेज इन टू फैशंस. एक कहते हैं टॉप डाउन ऑर्डर. ये जो टॉप डाउन ऑर्डर मतलब रूट से लो लीफ तक जाओ. बेटा अगर मैं रूट से लेके लीफ तक जा रहा हूं यानी मैं डिवाइड कर रहा हूं तो यहां पे जो हम अप्रोच होगा उस अप्रोच को हम कहते हैं डिविसिव अप्रोच. और दूसरा है बॉटम अप ऑर्डर. ये जो बॉटम अप ऑर्डर है इसका मतलब 1 2 लीफ के नोड को आप जोड़ जोड़ के ऊपर जाओगे. सी टॉप डाउन मतलब यू स्टार्ट विद वन क्लस्टर n एलिमेंट एंड यू क्रिएट n क्लस्टर विद वन एलिमेंट. फिर से यू स्टार्ट विद हाउ गोस दिस. यू स्टार्ट विद वन क्लस्टर n एलिमेंट एंड यू गो अप टू n क्लस्टर विद वन एलिमेंट ईच. डिविसिव अप्रोच. और ये क्या होगा इसको हम कहते हैं एग्लोमेरेटिव अप्रोच. एग्लोमेरेटिव अप्रोच क्या होता है? यू स्टार्ट विद लीफ एंड रीच अप टू रूट. यू स्टार्ट विद लीफ एंड रीच अप टू रूट. ठीक है. ये सब करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कोई थ्रेशोल्ड लगाना पड़ेगा. कोई थ्रेशोल्ड लगाना पड़ेगा. तो यहां पे हम क्या करते हैं? यू स्टार्ट विद सिंगल क्लस्टर व्हिच इज iteratively subdivided into smaller clusters. ठीक है. और बॉटम अप क्या करते हैं? यू स्टार्ट विद ईच ऑब्जेक्ट यानी वन एलिमेंट इन इन इट्स ओन क्लस्टर. हर क्लस्टर में एक ही एलिमेंट होगा एंड क्लस्टर्स आर iteratively merged to form higher level larger cluster. तो दो अप्रोच हमारे पास. एक अप्रोच कहता है बॉटम और एक बॉटम अप ऑर्डर और एक अप्रोच कहता है टॉप डाउन ऑर्डर. दीस आर द टू अप्रोचेस. टॉप डाउन ऑर्डर जो अप्रोच यूज करता है उसको हम डिविसिव अप्रोच कहते हैं. बॉटम अप जो अप्रोच यूज करता है उसको हम एग्लोमेरेटिव अप्रोच कहते हैं. नाउ अब आप देखो आई जस्ट वांट यू टू थिंक ओवर व्हिच अप्रोच विल बी इजी. व्हिच अप्रोच विल बी इजी? कम ऑन आंसर मी. आपको क्या लगता है स्प्लिट करना इजी है कि मर्ज करना इजी है? वेरी गुड. मर्ज करना इजी है. क्यों? सो मैं लिखता हूं challenges in top down approach. टॉप डाउन अप्रोच में क्या चैलेंज आएगा सर? पहला चैलेंज ये रहता है कि इन टॉप डाउन अप्रोच वी हैव टू स्प्लिट. टॉप डाउन अप्रोच में क्या करना है? तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या करना है? तो स्प्लिट करना है. बट पॉइंट इज सर अगर हमको स्प्लिट करना है हम ये कैसे डिसाइड करेंगे? हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको किस बेसिस पे स्प्लिट करना है? भाई हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको किस बेसिस पे स्प्लिट करना है? तो टॉप डाउन अप्रोच में वी हैव टू स्प्लिट ऑन थ्रेशोल्ड. और थ्रेशोल्ड नहीं हमको स्प्लिट करना है. तो चैलेंज किस बेसिस पे स्प्लिट करें? वी हैव टू स्प्लिट. नाउ द स्प्लिट क्राइटेरिया इज अ चैलेंज. सेकंड क्या होता है कि चलो आपने बोल दिया कि आपको स्प्लिट करना है. तो पहला चैलेंज ये कि किस बेसिस पे स्प्लिट करना है, किस क्राइटेरिया पे स्प्लिट करना है. दूसरा कितने क्लस्टर में स्प्लिट करना है. दिस अनदर चैलेंज इज टू स्प्लिट इन हाउ मेनी क्लस्टर्स. दूसरा जैसे में दो चीजें. पहला किस क्राइटेरिया पे आप स्प्लिट करोगे सर? कितने क्लस्टर में स्प्लिट करोगे? इसीलिए हम कहेंगे मर्जिंग इज कंपैरेटिवली बेटर. So bottom up approach is better than top down. ये पहला समझ लीजिएगा. ठीक है. इसमें हमने दोनों अप्रोच देखा है. बॉटम अप्रोच इज बेटर देन टॉप डाउन अप्रोच. सो लेट अस डिस्कस बॉटम अप हायरार्किकल क्लस्टरिंग. चलो डिस्कस करें बॉटम अप हायरार्किकल क्लस्टरिंग. सी इसमें क्या करना है बेटा? इसमें आपको क्या करना है? यू जस्ट हैव टू मर्ज द क्लस्टर विद स्मॉलर डिस्टेंस. अगर मैं अप्रोच की बात करूं बॉटम अप अप्रोच क्या है सर? सी हियर वी जस्ट हैव टू मर्ज द क्लस्टर विद
smaller distance. यानी सारा क्या है? So only challenge in bottom approach is calculating distance between cluster. So the only challenge here is calculating distance between clusters. एक बार आपको क्लस्टर के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना आ गया तो जो भी क्लस्टर स्मॉलर डिस्टेंस पे है आपको उनको मर्ज करना है, बस इतना ही सिंपल सा अप्रोच है। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्लस्टर के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम करेंगे देयर आर थ्री वेरिएशंस। भाई आप ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके ऊपर तीन वेरिएशन है। डिस्टेंस हमको किसके बीच में चाहिए? सर डिस्टेंस हमको क्लस्टर के बीच में चाहिए। आपने जो हमको पढ़ाया, चाहे वो मीन हो चाहे वो मिडॉइड हो, वो आपने पढ़ाया फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स, फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स। यहाँ सारा खेल में आपको दो क्लस्टर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अगर हमारे पास ऐसे दो क्लस्टर हैं जिनका डिस्टेंस कम है, हम उनको मर्ज कर देंगे। देयर आर थ्री वेरिएशंस डिपेंडिंग ऑन हाउ द डिस्टेंस बिटवीन क्लस्टर्स आर कैलकुलेटेड। तीन वेरिएशंस हैं। एक देयर इज समथिंग कॉल्ड सिंगल लिंकेज, दूसरा देयर इज समथिंग कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज, और तीसरा जो तरीका है डिस्टेंस का उसे हम कहते हैं एवरेज लिंकेज। तीन वेरिएशन है कि हम किस तरह से क्लस्टर के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं: सिंगल लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज एंड एवरेज लिंकेज। ओके, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। पहला हम पढ़ने जा रहे हैं सिंगल लिंकेज। नाउ सिंगल लिंकेज क्या है? बस समझो, मेरे पास एक क्लस्टर ए है जिसमें कुछ 10 ऑब्जेक्ट हैं। देयर इज क्लस्टर ए, दिस इज क्लस्टर ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम क्लस्टर में 10 ऑब्जेक्ट हैं, हम क्लस्टर में 10 ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड देन यू हैव अनदर क्लस्टर बी, उसमें 10 ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज क्लस्टर बी, और यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऑब्जेक्ट, एक्जेक्टली 10 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। ओके, तो वी हैव टू क्लस्टर्स विद 10 ऑब्जेक्ट्स ईच। हम सिंगल लिंकेज की बात कर रहे हैं। हमने कहा लेट्स से क्लस्टर ए हैज 10 objects and cluster B has 10 objects, ठीक है। अब ये अप्रोच क्या कहता है बेटा? ये अप्रोच क्या कहता है? मुझे क्या करना है? दो क्लस्टर के बीच डिस्टेंस निकालना है। इमेजिन ये मेरा क्लस्टर ए है जैसे मैंने आपसे कहा, और ये मेरा क्लस्टर बी है, दोनों में 10 ऑब्जेक्ट है। मेरे को इन दोनों क्लस्टर के बीच का डिस्टेंस चाहिए। मैंने आपसे कहा हम क्या करने जा रहे हैं, हमको क्लस्टर के भी अंदर के जो डेटा पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमको दो क्लस्टर के बीच का डिस्टेंस चाहिए। हमको क्या चाहिए बेटा? हमको दो क्लस्टर के बीच का डिस्टेंस चाहिए। ओके, तो हमने कहा कि इसमें पहला अप्रोच हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं सिंगल लिंकेज। क्या कहते हैं? सिंगल लिंकेज। नाउ इसमें अप्रोच क्या है मालूम है? इन दिस अप्रोच कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लस्टर ए विद एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ cluster B and the smallest amongst these। बेटा अगर यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट, यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट है, और मैं कहता हूँ हर ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या होना चाहिए? हर ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या डिस्टेंस? टोटल हमको कितना डिस्टेंस निकालना चाहिए? टोटल हमको कितना डिस्टेंस निकालना है? 100 डिस्टेंस, 100 10 10 10 10 डिस्टेंस मैट्रिक्स। लेट ऑब्जेक्ट बी ओ A1 O A2 ऑब्जेक्ट A1 ऑब्जेक्ट A2 ऑब्जेक्ट A3 ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट A10। यहाँ ऑब्जेक्ट A1 से लेके ऑब्जेक्ट A10, यहाँ पे ऑब्जेक्ट B1 से लेके ऑब्जेक्ट B10। तो मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट है, मेरे को हर ऑब्जेक्ट का हर दूसरे के साथ क्या निकालना है बेटा? डिस्टेंस। तो आई वांट टू फाइंड ऑब्जेक्ट A1 डिस्टेंस विद ऑब्जेक्ट B1 ऑब्जेक्ट B2 ऑब्जेक्ट B3 ऑब्जेक्ट B10। सिमिलरली ऑब्जेक्ट A2 डिस्टेंस विद ऑल ऑब्जेक्ट A3 डिस्टेंस विद ऑल। मुझे हर ऑब्जेक्ट का हर दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, A के हर ऑब्जेक्ट का, B के हर ऑब्जेक्ट के साथ क्या निकालना है? डिस्टेंस। मेरे पास 100 डिस्टेंस निकल जाएंगे, बराबर करेंगे ऐसे 100 निकल जाएंगे। नाउ अब ये जो 100 डिस्टेंस है, अमंगस्ट दीस 100 डिस्टेंस, मैं क्या करूंगा? कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लस्टर A विद एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लस्टर B एंड द स्मॉलेस्ट अमंग दीस 100 डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्लस्टर। समझे काम कैसे होगा? समझे काम क्या होगा? इज दैट क्लियर? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नाउ सपोज मैंने कहा, सपोज नाउ कंसीडर, समझो मेरे पास तीन क्लस्टर है, समझो मेरे पास तीन क्लस्टर है। दिस इज क्लस्टर A, दिस इज क्लस्टर B एंड वी हैव क्लस्टर C। समझो मैंने कहा, समझो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों क्लस्टर का ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा, समझो इन दोनों निकालने का मिनिमम डिस्टेंस शायद ये आएगा, ये मिनिमम डिस्टेंस है, ये मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, कोई नहीं जैसे इसका इसका निकालना हो जाएगा, ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस है। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस होगा बिटवीन द एनी टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ दीस टू क्लस्टर विल बी कॉल्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द क्लस्टर। नाउ हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे पता? समझो मेरे पास तीन क्लस्टर है, लेट दिस डिस्टेंस बी कॉल्ड एज y, let these two be the smallest distance between these two cluster A and B, let this be called as x, and let these two be the smallest distance between any two objects of the cluster B and C, let this be called as z, and there are so many other points, there are many other points। मैं क्या निकालूंगा? पहला मेरे पास तीन क्लस्टर है, मुझे ये कंफर्म करना है कि सर आप हमको मर्ज करना है, क्लस्टर मर्ज करके हम डिस्टेंस निकालें। मेरे पास तीन क्लस्टर है और मुझे ये करना है सर इनमें से कौन सा क्लस्टर आप मर्ज करेंगे? मैं बोलूंगा क्लस्टर A और B का सिंगल लिंकेज के हिसाब से डिस्टेंस निकालो। मैंने कहा सपोज ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है बिटवीन A and B, लेट्स से दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है बिटवीन A and C, लेट दिस टू बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है बिटवीन B and C, लेट्स से दिस टू बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। हम कहेंगे लेट x be the distance between cluster A and B, let y be the distance between cluster A and C, let z be the distance between cluster B and C। बराबर। अब अगर मैंने कहा if x is the smallest of all the value, are you getting it? if x is, क्या बेटा? रियल है कि करना बेटा है, इसमें कुछ है बट इसको लिया ठीक है। तीनों लिंकेज के बाद मेरे को चाहिए, तीनों लिंकेज के बाद मेरे को चाहिए, समझ में आना चाहिए। हमने कहा अगर ये मेरे पास तीन क्लस्टर है, हम दोबारा अप्रोच यूज करें तो बेसिकली हमको दो क्लस्टर को मर्ज करना है। तो कौन से दो को मर्ज करेंगे सर, ये कैसे पता चलेगा? मैंने कहा तीनों के सिंगल लिंकेज के हिसाब से आपने डिस्टेंस निकाल लिया है। समझो एक डिस्टेंस x है, एक डिस्टेंस y है और एक डिस्टेंस z है, और मैंने कहा सपोज तीनों में x इज स्मॉलेस्ट, इफ x इज स्मॉलेस्ट देन इसको किस मर्ज करेंगे? मर्ज क्लस्टर A एंड B। ये अप्रोच है, ये अप्रोच है। नाउ लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? कोई डिसएडवांटेज बताओगे? यस, डिसएडवांटेज। नाउ सपोज बेटा, सपोज ये तीनों क्लस्टर में ये एक पॉइंट है, इस डिसएडवांटेज समझो, ये एक पॉइंट है जो इधर है और ये एक पॉइंट है जो इधर है। मैंने कहा अगर आप इन दोनों को मर्ज कर दोगे A और B को, अगर आपने इन दोनों को मर्ज किया तो ये क्लस्टर A के सारे डेटा पॉइंट, क्लस्टर B के सारे डेटा पॉइंट, नाउ दे विल बिकम पार्ट ऑफ अ सिंगल क्लस्टर, नाउ दे विल बिकम द पार्ट ऑफ वन क्लस्टर। सो अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दो ऐसे पॉइंट जिनका डिस्टेंस मैक्सिमम है तीनों में, अगर इतने दूर सपोज कोई भी पॉइंट नहीं है, these two objects of cluster A and B are farthest, but now I want you to understand, now हमने मर्जिंग के पीछे का हमारा लॉजिक क्या था कि जो मिनिमम डिस्टेंस उसके हिसाब से मर्ज करते हैं। तो सपोज सर ये दोनों में ये सबसे कम है, लेकिन हो सकता है कि ये दोनों सबसे ज्यादा हो, तो मैंने कहा these two objects of cluster A and B are farthest, but now since cluster A and B are merged, these 2 points are now part of same cluster, they are now part of same cluster। but is this correct? Is this technically correct beta? Right. Yes, we can go ahead with the session now। Babaji, we can go ahead with the session, I will stop for 5 minutes। Yes, sir. Okay, students, this is a small informative session for you, it will not last long, just listen very patiently, focus, आपको कुछ आंसर दिया जाएगा, ठीक है? Okay।
Yes, thank you so much, sir. This is Archana. I'm study board counselor at Vidyankar. I would like to share one good information about your career, so probably please pay attention for 2 minutes. So guys, this is all regarding your studies only. So probably you are attending to the data warehousing and mining. That is a very important subject in your whole year engineering. And so on, you'll be graduating with your final year, and that's how you'll be graduating with your B engineering degree. Alright, but what's next? Have you decided anything about your career? Like some of you might have thought about the placement opportunities in your college itself, or maybe outside in the job market, or probably some of you are thinking about MBA, or maybe you are confused about the career options, like which way to go. What best I can, pursue as my masters? How I can increase my own potential to get the best job, like salary package wise. So for that purpose, study about division of Vidyankar, that is Admin Abroad, we have organized one session for you, and this is going to be very important because we are going to shed some light on the opportunities which are available after your graduation. So suppose if you want to pursue masters, and if you do not want to stay in India, you want to study abroad and explore the excellent opportunities for your engineering degree. So for that matter, we have organized seminars. Can you just see the screen of mine? So you see here, it is study abroad orientation is the session that is going to be offline seminar at our Dadar, Thane and Boyeli centers. Now what we are going to discuss, what we are going to interact with you guys. So remember, you have taken a step by attending this engineering classes just because you want to excel in your semester wise performance. The same way, if you want to excel in your study abroad masters edition or probably you want to apply abroad for your masters, what you are going to do exactly. So this 45-minute session that is going to be offline seminar, we are going to talk all about the exciting career opportunities. We are just going to talk about, let's say, if you are like looking for cost of education, your scholarship types, your detailed country comparison, probably if you're looking for how to choose the right country, probably you're looking for the profile building, what kind of profile you're looking for. So in case if you are looking for a top country, you're looking for the best universities and how you should build your profile. And obviously if you're looking for application process and the timeline, the entire discussion is going to happen in 45 minutes. Remember one thing, suppose if you are looking for like let's say US, UK, Australia, Canada, and Germany, probably these countries what they require, you can come along with your parents, you can bring your friends also. And this 45 minutes of discussion is going to be a really wonderful session of information which will help you to get the master's related information. Basically this is going to be a very good session where you will be exploring your own career opportunities. So guys, on the screen you can see the schedule of orientation slide. Okay, so you can take a picture and you can scan the QR code to register for this. Remember this, if you are looking for, let's say, like a session where the counselor can interact with you, so our speakers are expertise in the study abroad field from last 5 to 7 years. So bring along your parents with you and definitely you can ask any question to them. Obviously you will have to get your timeline also set and then you need to start with what exactly. That is all small doubts also we are going to discuss. So please scan your QR codes. You can see on the screen and probably you can register yourself for the event. Remember Dadar it is going to happen on 5th of October, that is Saturday at 6:30 p.m. and Boyeli is going to happen on Sunday 6th October, that is going to be at 11:30 p.m. Then we are going to post a WhatsApp message to register for this event on your engineering classes group, as well as we are going to update you by sending reminder messages for the event. Okay, so these 3 locations with the same seminar topic, study abroad orientation, pick up your nearest location and attend as possible as much you can do that. Okay, so thank you so much for this. I hope all your attendees will be there on these centers and will be attending the study abroad orientation seminar because this 45 minutes will help you to make an important decision and get basically your queries solved. Alright, so thank you so much. And I'm just sir, please take it over. Yes, Thank you so much and thank you so much, sir. thank you. Okay. Now, from the problem we have, he went the decision he went to merge the cluster depends upon the smallest distance. But because of this, what will happen? It may happen that in these 2 clusters, the object that lies farthest will become the part of the one cluster. So let me talk about the challenge, the disadvantage. This is the disadvantage of single linkage. The disadvantage is since we are considering smallest distance between any 2 objects for merging the cluster, it may happen that the far distance object might become part of any cluster. They might become part of the same cluster. अगर दो वाले ऑब्जेक्ट एक ही क्लस्टर के पार्ट हो जाएंगे तो बेटा सबसे बड़ा जो मेरा ऑब्जेक्टिव है क्लस्टरिंग का, हमारे क्लस्टरिंग का ऑब्जेक्टिव है जो दूर के ऑब्जेक्ट है वो अलग-अलग क्लस्टर में होने चाहिए, जो पास के ऑब्जेक्ट है वो सेम क्लस्टर में होने चाहिए. This violates the clustering rule. That is, our objects in different clusters. तो हमने कहा सिंगल लिंकेज करते हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो दो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा? उन दो ऑब्जेक्ट के किसी भी सारे डेटा पॉइंट का निकाल लीजिए, उन दो ऑब्जेक्ट के सारे डेटा पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लीजिए, जो डिस्टेंस सबसे कम होगा वही मेरा आंसर होगा. सो दिस इज सिंगल लिंकेज. हमने उसका डिसएडवांटेज भी देखा है. नाउ इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं मेंशन करता हूं. सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम is complete linkage. इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा? कंप्लीट लिंकेज. कंप्लीट लिंकेज क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट कंप्लीट लिंकेज. हां बेटा. सर मेरे दो डिस्टेंस सेम थे तो हम दो कस्टमर कर देते. नहीं एक बार दो ही कस्टमर करोगे. तो कोई भी रैंडम चूज कर सकते. यस अभी हां नहीं रैंडमली ना, अगर दो सेम है तो रैंडमली कोई दिक्कत नहीं. यस यहाँ पे हमने क्या करता, हमने अब जैसे ये क्लस्टर था, यहाँ पे भी पॉइंट होगा, यहाँ पे भी पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट दूर होंगे एक दूसरे से, लेकिन हमने सिंगल लिंकेज में क्या कहा, किसी भी दो क्लस्टर का डिस्टेंस क्या होता है, उनके जितने भी पॉइंट्स हैं उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, जो मिनिमम वैल्यू है वो डिस्टेंस होता है. तो कंप्लीट लिंकेज क्या होता है? मिनिमम को मत देखो. हियर इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस between objects of the cluster we look for largest distance. तो अब हमको क्या करना है? अब देखो यहाँ पे क्या हो, देखो समझो बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे सपोज में ये ऑब्जेक्ट है, ओके फॉर एग्जांपल हाउ इट विल वर्क प्लीज. लेट अस टॉक अबाउट कंप्लीट लिंकेज. ओके पहले क्या करेगा, इन दोनों का ये दो क्लस्टर मेरा इन दोनों का डिस्टेंस क्या होता है? अब क्या होगा, जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कंसीडर करो. समझो ये दो लार्जेस्ट डिस्टेंस है. अब हम स्मॉलेस्ट में लार्जेस्ट देखा है, लेट दिस वैल्यू बी y एंड समझो ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, समझो a और b का जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है वो ये दोनों पॉइंट है x और ये समझो c और d का ये सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस z. अब हम क्या कर रहे हैं, हम स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ले रहे हैं, अब हम लार्जेस्ट डिस्टेंस ले रहे हैं. अब हम क्या कर रहे हैं, लार्जेस्ट डिस्टेंस ले रहे हैं. ओके नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने कहा अब ये तीनों में लेट x b डिस्टेंस, यहाँ जो डिस्टेंस है वहाँ क्या देख रहे हैं, लार्जेस्ट between a and b, let y be distance between a and c, let z be distance between b and c. बराबर. अच्छा इन तीनों में जो स्मॉलेस्ट है z is smallest of the largest. कंप्लीट क्या होता है, smallest of the largest distance. सिंगल लिंकेज का होता है smallest of the smallest distance. If z is smallest then merge cluster z is between b और c, b and c. हम बोलेंगे सर सपोज ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ये तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट है, एक काम करो स्मॉलेस्ट कर दो. हमने इसको मर्ज कर दिया. ओके अब प्रॉब्लम क्या है, डिसएडवांटेज क्या होगा? अब समझो बेटा डिसएडवांटेज क्या होगा. नाउ जब हम स्मॉलेस्ट से मर्ज कर रहे थे तो डिसएडवांटेज ये था, दो पॉइंट जो बहुत एक दूसरे से दूर है वो एक क्लस्टर में आ गए. अब जब हम लार्जेस्ट के साथ मर्ज करेंगे, नो इमेजिन एक पॉइंट इधर है, एनी पॉइंट इधर, ये क्लस्टर सी और क्लस्टर ए का स्मॉलेस्ट है और एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, ये क्या होगा, क्लस्टर सी और क्लस्टर डी का स्मॉलेस्ट. ऐसा हो सकता है. हमने सिंस वी आर merging on the basis of the smallest value consider over the largest distance. Okay, so it may happen that we have merged cluster B and C. It may happen that there are 2 points in C and A which are closer but yet they are part of different cluster. ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो मैं आपको यहाँ कमेंट दे देता हूँ. These 2 points in cluster A and C are closest but yet
are part of different cluster. तो यहाँ पे हम disadvantage यहाँ का disadvantage बोलेंगे हम यहाँ का disadvantage बोलेंगे कि ये जो इंटर क्लस्टर डिस्टेंस है दैट इज हम बोल सकते हैं कि इट मे हैपन there are there are objects in two different clusters whose distance are smallest or distance is smallest तो ये मेरे वापस वही करता है उस कंडीशन को whose distance is smallest कौन सा कंडीशन वही करता है अगर डिस्टेंस का कोई क्लस्टर distance is smallest which violates the goal that inter cluster distance should be maximum क्योंकि यहाँ दो क्लस्टर के बीच का गैप होगा should be maximum and the smallest distance object must be part of same cluster तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि भाई सिंगल लिंकेज में क्या प्रॉब्लम हो सकता है और कंप्लीट लिंकेज में भी क्या प्रॉब्लम हो सकता है तो इसका सॉल्यूशन क्या है सॉल्यूशन इज यूज ऑफ एवरेज लिंकेज तो एवरेज लिंकेज मतलब क्या बेटा ओके अब एवरेज लिंकेज काम कैसे करता है बेटा लार्जेस्ट डिस्टेंस को समझ लीजिए समझो पहले यहाँ मैंने आपसे कहा कि भाई हम सिंगल लिंकेज यूज करते हैं ए और डी का डिस्टेंस क्या होता है हम क्या करते हैं ए के सारे ऑब्जेक्ट और बी के सारे ऑब्जेक्ट के डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं ना इमेजिन करो ये दो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिनिमम है यहाँ हम सिंगल लिंकेज क्या होता है ध्यान से सिंगल लिंकेज क्या होता है दो क्लस्टर के बीच का डिस्टेंस होता है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन so when I say the distance between cluster A and cluster B is x, here I mean this x is the smallest distance between any two objects of this cluster. Similarly y and similarly z. So this approach मतलब जो smallest distance होगा वो मेरा distance होगा. ऐसा single linkage में कहा जा रहा है. जो smallest distance होगा वो मेरा distance होगा. Okay, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है सर. क्या प्रॉब्लम है? कि सर ऐसा हो सकता है कि इन दोनों अच्छा ये तीनों में x y z में ये तीनों सबसे ये x सबसे कम डिस्टेंस था तो मैंने दोनों को मर्ज कर दिया. दोनों को मर्ज करने के बाद सपोज ऐसा होता है ये दोनों सबसे नजदीक है हो सकता है ये दोनों पॉइंट सबसे दूर हो. बट a और b को मर्ज करने की वजह से ये दोनों पॉइंट जो कि एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर हैं अब एक ही क्लस्टर में आ गए हैं तो ये एक प्रॉब्लम है. वैसे ही जरा देखो यहाँ पे हमने क्या किया है वी आर नॉट कंसीडरिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू क्लस्टर एज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस. एग्जांपल मुझे a और b का डिस्टेंस निकालना था तो मैं a के सारे पॉइंट और b के सारे पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा. सपोज ये जो डिस्टेंस x है ये मैक्सिमम है तो कंप्लीट लिंकेज क्या होता है कंसीडर द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एज द डिस्टेंस बिटवीन क्लस्टर. कंसीडर द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एज द डिस्टेंस बिटवीन क्लस्टर. तो समझो ये दोनों a और b के ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम डिस्टेंस है ये दोनों a और c का और ये दोनों c और d का इन तीनों में सबसे कम वैल्यू x है मतलब ये दोनों सबसे कम y y z है सॉरी z तो ये दोनों क्लस्टर में मर्ज कर दिया. ये दोनों क्लस्टर में मर्ज कर दिया मतलब ये क्लस्टर अलग है और ये क्लस्टर अलग है. लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये दोनों अलग क्लस्टर के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो सबसे नजदीक हो. यहाँ हमने नजदीक के बेसिस पे डिसीजन ले लिया है लेकिन इट इज गोइंग अगेंस्ट द नॉर्म. वी से these two points are at smaller distance these two points must be part of the same cluster. ये उस कांसेप्ट को ब्रेक कर रहा है. आई होप तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. Yes or no? But our goal is to find this cluster में हर cluster से एक दूसरे के cluster का largest distance find करेंगे and largest distance में जो सबसे smallest distance होगा हम इसको लार्जेस्ट में स्मॉलेस्ट तो x y z ये तीनों अपने अपने क्लस्टर के बीच के लार्जेस्ट डिस्टेंस थे उनमें स्मॉलेस्ट x मिला तो हमने दोनों को मर्ज किया बराबर. yes नाउ इस कॉन्सेप्ट में एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि सिंस द डिसीजन बेस्ड ऑन द लार्जेस्ट डिस्टेंस इट मे हैपन दैट these two points distance between these two points is the smallest among all बराबर. yes अच्छा but distance between these two are smallest ideally they should also be part of the same cluster. फिलोसफी क्या है क्लस्टर की फिलोसफी है जो नजदीक हो सिंगल में होना चाहिए और जो दूर होगा क्लस्टर में होना चाहिए. समझ आ गया ये फिलोसफी जब ये क्या है जब हम लार्जेस्ट वाले को डिस्टेंस कंसीडर करें लार्जेस्ट में स्मॉलेस्ट लेकिन बिटवीन टू क्लस्टर को लार्जेस्ट होगा इवन दो x y z में z is the smallest value but still z is the largest distance between c and d ना. yes बट ये सिंगल यूज करना ये दोनों डिस्टेंस होगा ये उसी का समझ. अब मैं कंप्लीट यूज कर रहा हूं तो वो दोनों ऑब्जेक्ट लार्जेस्ट सो हियर व्हाट मे हैपन दोनों ही अप्रोच का एक डिसएडवांटेज है. सिंगल लिंकेज का डिसएडवांटेज ये है कि ऐसा हो सकता है कि जब हम मर्ज करें तो ऐसे दो ऑब्जेक्ट सेम क्लस्टर में आ जाएं जो बहुत दूर हैं. कंप्लीट लिंकेज में जब हम मर्ज करें तो ऐसा हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट नजदीक में अलग क्लस्टर में चले जाओ. अभी कंफ्यूजन है. yes clear ओके तो इनका सॉल्यूशन क्या है सॉल्यूशन एवरेज लिंकेज. सो एवरेज लिंकेज में क्या होता है लेट्स से between two clusters A and B with 10 objects each we have 100 distances बराबर है कि नहीं बराबर है कि नहीं बेटा 100 डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में 10 है ये मैंने आपको बताया था हाँ या ना बराबर. तो इन एवरेज लिंकेज क्या करोगे इन फाइंड एवरेज ऑफ 100 डिस्टेंस कैलकुलेट समझे. एंड मैं करूंगा ये सारे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्लस्टर A और क्लस्टर B के बीच में मैं कितने भी ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस निकालूंगा. डिस्टेंस निकालने के बाद मैं करूंगा उसका एवरेज निकालूंगा. अब वो जो एवरेज डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होगा किसी भी दो क्लस्टर का. ठीक है तो क्या किया हमने देखो फाइंड एवरेज ऑफ 100 distances calculated and this will be considered as distance between two clusters A and A और B के बीच में दोनों में 10 पॉइंट है तो एवरेज मिलेगा 100 डिस्टेंस का एवरेज है सॉरी टोटल डिस्टेंस निकलेगा 100 ये जो 100 डिस्टेंस का एवरेज है ये निकालना है डिस्टेंस होगा. अब हम करेंगे मर्ज अब देखो सुनो एग्जांपल ओके मेरे सिंगल क्लस्टर बस तुम क्या एवरेज डिस्टेंस निकालो. तो एवरेज डिस्टेंस एक काम करो मैंने मेरी कैलकुलेट नहीं करूंगा मैं कुछ वैल्यू अज्यूम कर लेता हूं. ठीक है नॉट राइट विजुअलाइज. तो ये दो डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस these two are not minimum distance these two are average distance x these two are average distance y and these two are average distance z. Average distance का minimum so merge the clusters with smallest average distance. तो smallest को ही मर्ज करना है देखो सिंगल लिंकेज क्या होता है स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट को मर्ज करो. कंप्लीट लिंकेज क्या होता है मैक्सिमम में स्मॉलेस्ट को मर्ज करो. एवरेज क्या होता है एवरेज में स्मॉलेस्ट को मर्ज करो स्मॉलेस्ट एवरेज डिस्टेंस. Now let's say let x be average distance between cluster A and cluster C. Let y be the distance between A and B. Let z be the distance between B and C. If x the average distance if x is smallest then merge cluster A and C. I hope these three are clear. Very clear to all of you. Come on, let me know. All right, can you solve example now? Can you solve example? हेलो सर हाँ बेटा. सर अल्टीमेटली हम लोग सब मर्ज करके एक ही क्लस्टर बना रहे हैं. लेकिन इसको मत करना बेटा. हाँ बॉटम सर अप्रोच में फाइन बाय आपने देखा क्लस्टर में जाएगा. हाँ. बेटा क्योंकि नहीं समझे हमने इससे पहले एग्जांपल जो भी दिखाया है बॉटम अप्रोच जरूरी नहीं है कि क्लस्टर बना जाए. हमने निकाला डिजाइन क्लस्टर कितना है 10 तो ये 100 पॉइंट 10 क्लस्टर बनाना है. तो हमने स्टॉप लेके स्टॉप लेके दैट इज वन क्लस्टर देने में समझा. हां चलो पहले क्लस्टर एग्जांपल सकते हैं. अभी आप लोग क्या चलो कंसीडर चलो लोग निकाल
have to find cluster using bottom up hierarchical clustering. ठीक है चलो फर्स्ट क्वेश्चन नोट करो एवरीवन प्लीज ओके चलो शुरू करें बॉटम अप स्टार्ट करते हैं अभी बताइए कितने ऑब्जेक्ट्स हैं बस 7 कितने क्लस्टर होंगे see initially we will have 7 clusters each for a food item क्या फूड आइटम कितनी प्रोबेबिलिटी कितना है ठीक है ये फॉर फूड आइटम सो इनिशियली बस 7 क्लस्टर होंगे अच्छा ये सारी मेरे डिस्टेंस है बराबर तो मैं इनके बीच का ये कैसे डिस्टेंस कैसे निकालूंगा तो यहाँ पे एक काम करता हूँ मेरे को each will have 7 clusters okay so initially object 1 object 2 object 3 object 4 object 5 object 6 object 7 these are 7 objects initially now we will do what we will calculate distance between each objects so distance कैसे calculate करेंगे हम 7/7 यानी 8/8 हमको टेबल चाहिए 8/8 टेबल object 1 object 2 object 3 object 4 object 5 object 6 object 7 object 1 object 2 object 3 object 4 object 5 object 6 object 7 डायगोनल 0 होंगे ये तो हमको पता है सर आपने पढ़ा लिया अपर ट्रायंगल के साथ अब मुझे चाहिए हर object का डिफरेंस कैलकुलेट करके कौन क्या होगा हर object का कैसे 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 वैल्यू कौन सा न्यूमेरिक न्यूमेरिक क्या है यूक्लिडियन डिवाइड करेंगे अपना यूक्लिडियन डिस्टेंस चलो एवरीवन यू हैव टू गिव मी आंसर फास्ट टेक योर टाइम एक एक करके बताना है आपको कि चलो मेरे को बता सब बता ओके चलो 1 टू का डिस्टेंस 40.63 परफेक्ट परफेक्ट वेरी तो योर डिस्टेंस विल बी 40.63 इसका फिर 3 1 पता है कितना है 25.19 तो 3 1 जस्ट समझ लेता हूं अगर मैं कहता हूं डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट 3 1 विल बी रूट ऑफ बोलो क्या आएगा 4.2 1 1 होल स्क्वायर बराबर ना प्लस 35 60 होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं इसका क्या आएगा what have you got 25.19 perfect perfect 25.19 next 41 का 39 हां ठीक है 39 चेक करो 49 पकड़ लेंगे आया प्लीज एवरीवन चेक करो 45.47 45.47 correct next 5.08 perfect 5.08 and this should be 21.19 फटाफट से कैलकुलेट करके आंसर मुझे अगले निश्चय को बताना है 5 मिनट दिस इज मोर देन सफिशिएंट फटाफट कैलकुलेट कीजिए these are the values if there is a mistake let me know please just let me know is there any mistake correct values okay correct now बताइए हमने 3 2 का 16.52 है 3 to 15.2 है मुझे बाकी बच्चों को क्या आएगा बताइए तो यार ओके बस 15.2 इतना है कि नियरेस्ट वैल्यू देखो नहीं है ना मेरे पास पहले अभी इसी में बस ऑब्जेक्ट है अब मुझे देखना है कौन सा ऑब्जेक्ट मत करो ये पता करने के लिए मैंने हर ऑब्जेक्ट का हर दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या करा डिस्टेंस निकाला ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या है 4.01 हाँ? 4.01 4.01 यानी यानी ये है इसका मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट मर्ज करना चाहिए बताइए ऑब्जेक्ट 3 एंड 7 कौन आएगा जो कौन सा ऑब्जेक्ट मर्ज करना चाहिए ओके सो मर्ज ऑब्जेक्ट 3 एंड 7 अच्छा अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे इसको प्लॉट कैसे करेंगे लेट्स सी इसको प्लॉट कैसे करेंगे ठीक है एक मिनट ओके मेरे पास कितना ऑब्जेक्ट है 7 अभी मेरे पास कितना ऑब्जेक्ट है 7 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट 4 ऑब्जेक्ट 5 ऑब्जेक्ट 6 ऑब्जेक्ट 7 अभी देखो कौन सा ऑब्जेक्ट मर्ज करना है कौन सा ऑब्जेक्ट मर्ज करना है क्या है 4.01 तो मुझे 4.01 तो डिस्टेंस 4.01 तो 4.01 पे क्या मर्ज कर रहा हूं ऑब्जेक्ट 3 एंड ऑब्जेक्ट 7 ये समझो 4.01 पे मर्ज now I know now out of instead of 7 cluster I'm having how many cluster 6 cluster now instead of 7 cluster how many cluster 6 cluster बराबर है so now आप क्या करेंगे now we have एक मैं लिखता हूं नीचे लिखता हूं यहां पे लिखता हूं पूरा प्रेजेंट करेंगे now we have 6 clusters okay 3 and 7 merge okay अब ये फिर merge हो गया अब now again calculate distances अब देखिए
मेरे को डिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोला है, मैं फिर से पेपर डालूंगा 7/7। सर 7/7 क्यों? क्योंकि मेरे पास क्लस्टर कम हो जाएगा। आपके पास क्लस्टर हो गया 1 2 3 7 4 5 6, इधर भी 1 2 3 7 4 5 6। ये समझ में आ गया आपको? पहले ये बताइए, ये समझ में आया? अब मैं आपको, ये तो 0 होगा बेटा, ये 0 होगा। मैं आपको टिक आना बेटा, 1 2 का डिस्टेंस निकालना टिक नहीं है, ठीक है? सिर्फ 3 7 और 1 का डिस्टेंस निकालिए। तो लेट अस कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन one cluster and a cluster that has 3 7। कैसे निकालेंगे? You know, it will be minimum of distance between 1 3 and distance between 1 7। चलो 1 3 का डिस्टेंस पहले बताइए कितना था? पहले निकालें 1 3 का डिस्टेंस कितना था? 1 3 का डिस्टेंस 25.19, वेरी गुड, 25.19। 1 7 का डिस्टेंस कितना था? 21.19, 21.19। तो इनका मिनिमम क्या हो गया? 21.19। तो 3 7 और 1 का है 21.19। 1 2 का सेम रहेगा 40.63, बराबर नहीं? सिर्फ ये कैलकुलेट करना है, 140 सेम रहेगा बेटा, बराबर। 39 ये कितना था? 45.47। ये कितना था? 5.08। ये तो कैलकुलेट हो गया। ये कितना आएगा? 6.77। 4 2 सेम है, 5 भी सेम होगा, 6 2 भी सेम रहेगा, 35.54, बराबर बेटा? नहीं गड़बड़ हो गया। यहाँ पे लेट इट, हाँ लेट इट। अब दिक्कत क्या है? अगर मैं ये चूज करता हूं मिनिमम ऑफ द वैल्यूज, तो ये कौन सा अप्रोच होगा? तीन तरीके से करते हैं तुमको। सिंगल मल्टीपल एंड, तो ये हो गया यूजिंग सिंगल लिंकेज। अब एग्जाम में स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मैंने निकाला, अगर मल्टीपल बोलते हैं बेटा, अगर ये कंप्लीट बोलते हैं क्या लिखते हैं? मैक्सिमम हां, और अगर हमें बोलता है एवरेज लिंकेज तो क्या लिखते हैं? हम करके बाय 2 परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो तो अब मुझे बताइए 3 7 और 2 का कैसे डिस्टेंस होगा? डिस्टेंस ऑफ 2 3 7, इट इज मिनिमम यूज कर रहे हैं। तो यहां पे स्पेसिफाई कर दो, यूज सिंगल लिंकेज। एवरेज की क्या करते हैं? दो का एवरेज बेटा वैल्यूज का 25.19 21.19 का। ओके चलो तो 2 और 4 7 का मिनिमम ऑफ, सॉरी मिनिमम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 3 एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 7। 2 3 का डिस्टेंस है 2 3 25.19 और 2 7 19.48, बराबर नहीं? हेलो, राइट डाउनलोड में क्या बोल रहे हो? मिनिमम क्या है? तो इधर क्या आएगा? ओके समझ में बेटा? चलो किस कैलकुलेट करो, प्लीज कैलकुलेट करो बस। अब वैल्यू बताओ। कम ऑन अब बेटा आपने 2 3 का डिस्टेंस गलत दिया कितना करने? वो 15.52 है। अच्छा बता मैंने दिया, मैंने ऊपर देखा ये लिखा था 15 पॉइंट, ये लिखा था 15 पॉइंट। 52 तो मैंने लिखा था पुलिस वाला 15.52, तो इनका मिनिमम आ गया 15.52। तो बाकी सब फाइनल सब वैल्यू पूरा एडिट कर। चलो ये वाला एक मिस्टेक मत करना। ओके क्या करेगा वैल्यू बताओ। कैसे करना? भाई बोलो भाई भाई बता दियो। ऐसे में अब इसमें स्मॉल क्या है? 5.08 मैं 0 दिखाई तूने, किसको मर्ज करेंगे? मर्ज 5 एंड 2, बराबर 5 को मर्ज करेंगे, क्या डिस्टेंस है? 5.03। तो देखो कैसा लग रहा है? 5.03 कितना आएगा? इसको किस मर्ज करने वाला है? 5 एंड 2, इन दोनों को मर्ज करेगा। ये डिस्टेंस ये क्या है? 5.03। ओके चलो यहां पे कितना बस। ओके तो नो गेट, तो नो क्लस्टर ऑफ बेटा अगेन कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन अपडेटेड क्लस्टर्स। ठीक है अब कैसे करेंगे? 5 कितना हो गया? 5 राइट। ओके नाउ देयर विल बी ऑब्जेक्ट 1, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? 2 एंड 5 एंड 3 एंड 7, ऑब्जेक्ट 4 अच्छा कौन लगेगा? ठीक है ठीक। हाँ और देयर विल बी वन मोर रो। ओके अब 6 इसके साथ नहीं गया, देन 1 2 5 3 7 4 एंड 6, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। नाउ यूज योर कॉमन सेंस एंड फाइंड द डिस्टेंस फास्ट। सो 2 5 3 7 इनका डिस्टेंस क्या होगा? आपका कॉमन सेंस यूज करके बताइए, बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, फटाफट डिस्टेंस निकालिए आप प्लीज। और आप बताइए आप किसको मर्ज करेंगे? ठीक है ये वाला को हमने करेंगे, आपको कितना 3 7 और 2 5 डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है? अब आप एक बात लीजिए, पहले उसको यूज कीजिए ना। सर 2 5 1 है
41 41.6 परफेक्ट साइन कैलकुलेट कीजिए सर ये सारे करके साइन कर दिया आपने वेरी गुड आप थोड़ा आगे बढ़ते चलो ठीक है ये आपने को 40.6 दिखा आप ये बोला ये क्या आएगा 30 नंबर का 21.1 आपने पहले निकाला हुआ है बहुत सारे को निकाला जाएगा ये भी एज इट जाएगा ये वाला बताइए डिस्टेंस बिटवीन 37 एंड 25 कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू क्या करेंगे हां 15 पॉइंट मिनिमम 15.32 बराबर 52 ये कैसे बताओ इट इज मिनिमम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन हमने 37 7 निकाला 7 to 75. ओके टू पहले देखिए क्या स्पेसिफिक क्या देखिए पिछले एग्जांपल में 370 के साथ कैलकुलेट किया था कैन आई गेट दिस डिस्टेंस बिटवीन टू ओके ओके कैन आई गेट दिस डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 37 comma distance between 5 and 37 चलो पता लगा चलो देखते हैं इट इज मिनिमम व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन 37 बनाना है 2 और 37 का डिस्टेंस कितना है 15.52 और 5 और 37 का कितना है 20.27 सो मेरा आंसर आएगा 15.52 इज दिस आल्सो ओके समझ आ गया क्योंकि किसी को आपने कैसे किया आपने जब इसको 3 3 3 2 3 5 7 2 75 जब आपने इस तरह से सॉल्व किया ना तो हमने जो पहले क्वेश्चन में आपने इसको नोट किया हमको दो क्वेश्चन के डिस्टेंस निकालने तो 4 पॉइंट्स का जरूरत नहीं है करना ये चलो नेक्स्ट पे क्या आया 6.77 35.54 ये क्या आएगा 437 14.26 and 16.11 yeah 34 I hope everyone got this so now we will smallest value is 5.08 so we will merge 1 and 6 with 5.08 तो ये कैसे बनेगा 5.08 पे मर्ज करेंगे तो कहीं पे समझो यहाँ पे आ रहा है 5.08 फॉर एग्जांपल तो 1 and 6 5.08 ओके अब हमको फिर से निकालना अगेन कैलकुलेट डिस्टेंसेस बिटवीन अपडेटेड क्लस्टर अब कितना होगा 1 2 3 4 क्लस्टर्स है यानी 5 बाय 5 it is only 10 consuming around very straightforward bottom approach is very clear thinking in advance तो यहाँ क्या आएगा 1 6 यहाँ आएगा 2 5 यहाँ आएगा 3 7 यहाँ आएगा 4 1 6 2 5 3 7 यहाँ आएगा 4 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 चलिए बेटा साइड डिस्टेंस बताइए कैलकुलेट करके आई गिव यू 5 मिनट्स फास्ट ओके ओके चलो लेट मी गेट वैल्यू कंफर्म ये आएगा आपको 35.54 ये आएगा 16.11 ये आएगा आपको 34 दिस वैल्यू आई गेस शुड बी 15.52 जो आपका वैल्यू था 15.52 था ना यस करेक्ट ओके ये आएगा आपको 6.7 अब पता है कितना ये आएगा 14.26 चलिए इसमें कौन है 6.77 so we will merge 4 and 25 इन दोनों को मर्ज करेंगे क्या डिस्टेंस है 6.77 will be somewhere here let's say here 6.77 इसको किसको मर्ज किया 4 4 and 25 4 and 25 here नहीं 4 and 25 sorry it's 4 so sorry now we will merge 4 and 25 there this is not 4 and 25 again we need to calculate the distance so again हमें यहाँ पे नंबर क्लस्टर्स बताया नहीं तो हमें रूट जाना है इसको इंटर सॉल्व करेंगे कैलकुलेट डिस्टेंसेस बिटवीन अपडेटेड क्लस्टर्स ओके तो अब कितना बचा 1 2 3 4 3 बचे 4 बाय 4 करके बनाना है ओके so now we will have cluster like this 1 6 एक जगह पर है 2 5 4 एक जगह पे आ गया और 3 7 एक जगह पर है 1 6 2 5 4 एंड 3 7 डायगोनल तो 0 हो गया दो तीन वैल्यू कैलकुलेट करना प्लीज 2 मिनट्स गिव मी 3 वैल्यू इसमें क्या करना है देखो ठीक फास्ट सर उसका 34 आएगा परफेक्ट वेरी गुड फिर उसके नीचे 16.1 फैंटास्टिक एंड साइड में 14.26 तीनों में सबसे स्मॉल कौन है 14.26 so we will merge 3 7 and 2 5 4 तो 3 7 और 2 5 4 को मर्ज करेंगे 2 5 4 कौन है ये अच्छा कहां पे जा रहा है 14.26 पे जा रहा है तो 14.26 यहां पे कहीं बैठेगा कौन कौन मर्ज होगा 2 5 क्या था 2 5 4 2 5 4 2 विद अच्छा 2 5 4 मर्ज किया क्या मर्ज किया ना 6.7 मैं गलत किया कुछ 6.7 2 और 5 2 और 5 ओके और 4 अब ये 2 5 4 ये रहेगा 2 5 एंड 4 2 5 4 तो 2 5 4 किससे मर्ज करने का 3 7 से 3 7 मतलब ये पॉइंट बराबर ओके ओके ठीक है तो अब हमने मर्ज कर दिया तो नाउ अगेन कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन अपडेटेड क्लस्टर कितना कितना तो दो क्लस्टर बचे ना 3 बाय 3 3 बाय 3 क्या जाएंगे here we have 1 6 here we have 2 5 4 3 7 1 6 2 5 4 3 7 ये दोनों वाले कैलकुलेट करने के value 16.1 fantastic 16.11 so now this is the smallest value and we will merge 1 6 with 2 5 4 3 7 and now we will get one cluster merge किसको करेंगे 1 6 ना तो कहां पे जाके रुक जाएगा what is the value is 16.11 right so 16.11 से यहां पे आएंगे 16.11 ये जाएगा और कौन जाएगा ये कौन सा है 1 6 तो ये this is it now we have one cluster so कितने क्लस्टर होंगे देखो जब मैं यहां पे हूं एट दिस टेबल वन क्लस्टर यहां पे कितने हैं दो क्लस्टर यहां पे कितने हैं तीन क्लस्टर चेक कर लो यहां पे कितने हैं चार क्लस्टर
यहाँ पे कितने हैं 5 क्लस्टर, ये पहला मॉड्यूल यहाँ पे कितने हैं 6 क्लस्टर, और इनिशियली यहाँ पे कितना 0 पे कितना है 7 क्लस्टर. सो प्रोग्राम कहाँ तक निकलेगा. नाउ वी हैव ओनली वन क्लस्टर. और फिर ऐसा है कि टर्मिनेट द एल्गोरिथम व्हेन डिजायर्ड नंबर ऑफ क्लस्टर्स आर फाउंड. जैसे मेरे को 3 क्लस्टर है, 3 क्लस्टर में काफी निकलेगा. काम आपको कितने क्लस्टर करने को बाकी जाना है. अगर हम नहीं कहेंगे इफ नॉट टर्मिनेटेड then अपने वाले क्लस्टर होंगे, then at the end we will get only one cluster. Is this clear everyone? Is this clear? So now you know how array clustering works. कोई दिक्कत कोई परेशानी? समझा? नहीं सर. चलो now ठीक है, मैंने अभी शेयरिंग एक स्टॉप किया है. Now what I want to discuss is this. I want to go back to the module 5 part, which is market basket analysis, and फिर A start फिर okay, or I can take some other एक मिनट एक मिनट just give me one sec. मैंने आपसे कहा था कि हमने कुछ चीजें नहीं की थी, जैसे कि याद है स्नोफ्लेक स्टार स्कीमा स्नोफ्लेक स्कीमा. You want to do it today? Yes? You want to do it today? Is that okay? Yes? Okay, let me discuss 15 minutes on this topic. Okay, let me share the screen. 15 minutes का ठीक है? ये देख. ठीक है सर. और फिर मैं क्या था? I just discussed it. Now, important. Let's start with the topic. Now, see, information package. Everyone just focus. Now, what is information package? It is a document that results from requiring the process. अब जब document definition document का देखो, एक document का एक document बनता है, एक document बनता है information package. इस document में क्या बताते हैं? मैं लिखिए analysis लिखा हुआ है. क्या analyze करना है? उसका document. ठीक है? Suppose हमारे example में हमने जो example दिया था starting में आपको याद होगा. मेरे को analyze करना था number of units sold and profit earned. ये मुझे analyze करना था with respect to 3 dimensions. What was the product? What is the region? And what is the in which month? हमारे पास 3 dimension था. अब इसके लिए document बनाते हैं. ये document में सबसे पहले क्या dimension करना dimension. What was the dimension? Product, region and time. And what was the fact? What was the information that I was seeking? What was the fact? What was the information I was seeking? Is the number of unit and profit. Remember, आपको याद होगा मैंने 3 dimension जो बनाया था, आपको याद है 3 dimension में हमने बनाया था. मैं आपको बोल रहा हूं हर सेल है. each cell gives some information. हर सेल में क्या information था? Number of units sold and profit earned. इसको हम कहते हैं fact. जिस चीज को हम ढूंढ रहे हैं उसको हम कहते हैं fact. अब मैंने क्या किया? मैं अपने dimension के ऊपर कुछ analysis करता हूं. जैसे product का information स्टोर किया हुआ, product ID, product category, product description, product cost, product supply, region. ठीक है? region का नाम, city का नाम, district, state, zone, country. ये जो अलग सीखा है इसको देखो. ये इनको अलग सीखा है. मैं इसको डिस्कस करता हूं. टाइम कैसा है? डे, वीक, मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयर. अभी बात करते हैं ये जो मेरे प्रोडक्ट मेरे जो डायमेंशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एग्रीगेशन लेवल पे है. मतलब जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, यहां पे देखिए रीजन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जोन, कंट्री. तो आई एम गोइंग फ्रॉम लोअर लेवल टू हाई लेवल इन हायरार्की. डे, वीक, मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयर. आई एम गोइंग फ्रॉम लोअर लेवल टू हाई लेवल. इसको कहते हैं डायमेंशन हायरार्की. दीस आर हायरार्की क्रिएटेड फॉर द डायमेंशन. नाउ जब हम रीजन की बात करते हैं, रीजन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जोन, कंट्री एरिया. बट रीजन में पिन कोड क्या है? सिटी पिन कोड है, वो हायरार्की नहीं होता है. बट फिर भी ये बहुत हेल्पफुल है. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कैटेगरी कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? कैटेगरी. तो पिन कोड इज कैटेगरी. टाइम, डे, वीक, मंथ, क्वार्टर. ये एग्रीगेशन लेवल पे लोअर लेवल टू हाई लेवल. लेकिन अगर किसी ने बोला फेस्टिवल सीजन, एक समर कितना एसी का है, कितना एसी हुआ है. इफ आई एनालाइज समर कितना एसी हुआ है, विंटर कितना एसी हुआ है, देन इट इज सीजन. तो सीजन मेरे हायरार्की लेवल पे कहां मिलेगा? मैंने कहा फेस्टिवल दिवाली कितना समय का है. फेस्टिवल मेरे टाइम डायमेंशन के हायरार्की मिलेगा. तो ये मुझे एक सेपरेट कैटेगरी प्रोवाइड करता है. लेट अस अंडरस्टैंड. सी here pin code is additionally added that will allow user to do special analysis. Also in time dimension we have added season or festival for special kind of analysis. This above additional information do not fit in hierarchy. Hierarchy में lower level to higher level या higher level to lower level hierarchy में fit नहीं होते हैं. But फिर भी मुझे additional power देते हैं analyze करने के लिए. मुझे additional information देते हैं, जैसे user कर सकता है, visualize कर सकता है, और कुछ additional information को हम कहते हैं category. तो let's say category क्या होता है? Category. These are special components added to the dimension hierarchy which do not form any aggregation level. It's not from lower to higher, it's not from higher to lower. ये category को क्यों करते हैं? क्योंकि user को कोई specific query perform करना है या user को कोई specific analysis perform करना है. इसलिए हम कैटेगरी का यूज करते हैं. मूविंग जब भी हम हायरार्की में जब हम ऊपर मूव करते हैं हम डिटेल में जाएं. नीचे से जब ऊपर मूव करते हैं हम डिटेल में जाएं. ये हाफ ईयर, हाफ ईयर क्वार्टर, क्वार्टर मंथ, मंथ वीक. और जब ऊपर से नीचे आए हम एग्रीगेट कर रहे हैं. डे का वीक, वीक का एग्रीगेट टू मंथ, मंथ एग्रीगेट टू क्वार्टर एंड सो ऑन. मूविंग अप इन हायरार्की एडिशनल इन्फॉर्मेशन हाई लेवल टू लोअर लेवल. मूविंग डाउन इन हायरार्की एग्रीगेट दैट इज लोअर लेवल टू हाई लेवल. तो इन्फॉर्मेशन पैकेज मुझे क्या देता है? ये मेरा इन्फॉर्मेशन पैकेज. इससे मुझे फैक्ट्स मिलते हैं जो एनालाइज करते हैं. मेरे बिजनेस के एनालिसिस के डायमेंशन देते हैं. डायमेंशन के एट्रिब्यूट्स उनकी हायरार्की देती है और ग्रैनुलरिटी देती है. ग्रैनुलरिटी मतलब हर डायमेंशन का लोएस्ट लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक डेटा. सो दिस ये जानकारी मुझे इन्फॉर्मेशन पैकेज देता है. और मुझे क्या पता चलता है? मुझे पता चलता है कि मेरे डेटा का साइज क्या हो सकता है, ये मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं. ये मुझे ये भी बताता है कि किस रेट में मेरा डेटा ग्रो होगा. फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन करो कि अगर मेरे जैसे पीवीआर सिनेमा के 100 आउटलेट्स हैं और अगर मैंने डेटा ध्यान देना पीवीआर ने अगर डेटा स्टेट वाइज कैलकुलेट किया कि महाराष्ट्र का कलेक्शन क्या है. सपोज पीवीआर ने डेटा स्टेट वाइज किया. स्टेट वाइज तो स्टेट वाइज 29 स्टेट्स है अप्रोक्सीमेटली. तो 29 अपडेट्स होंगे. लेकिन अगर उन्होंने सिटी वाइज किया तो समझो फॉर एग्जांपल 1000 सिटीज है तो उनको 1000 डेटा अपडेट्स करने पड़ेंगे. लेकिन हर सिटी में उनके 10 आउटलेट्स हैं और उन्होंने डेटा आउटलेट आईडी पे शो किया है तो 1000 into 10 10,000 टेबल्स अपडेट करने पड़ेंगे. सो इफ आउटलेट इज एडेड वी माइट नीड डेटा आउटलेट वाइज. अगर मेरे को आउटलेट वाइज डेटा चाहिए तो मेरा डेटा ज्यादा ग्रो करेगा. क्यों? क्योंकि हर आउटलेट में 1000 डेटा है और मैंने डेटा को आउटलेट वाइज शो किया है. तो हर टेबल में हर आउटलेट की अलग होगी. ऐसे हर सिटी में 10 आउटलेट है तो वी हैव 10,000 टेबल्स दैट विल बी अपडेटेड. सो इसमें ये समझना कि मेरा डेटा कैसे ग्रो होगा. तो जितने लोअर लेवल पे मैं डेटा को स्टोर करूंगा मेरा डेटा उतनी फास्ट ग्रो करेगा. बेटा जब आपने डीडीएल तो आपने देखा टेबल बनाने से पहले या डेटा बनाने से पहले टेबल बनाने से पहले ओके हम क्या कर रहे हैं. अगर मैं यहां पे डेटा में हमको स्कीमा मिलता है स्टार स्कीमा एंड स्नोफ्लेक स्कीमा. जैसे एक इंफॉर्मेशन पैकेज में दो टेबल होता है. फैक्ट टेबल एक नेम ऑफ द फैक्ट टेबल कैन बी इंफॉर्मेशन पैकेज. एक फैक्ट टेबल और फैक्ट टेबल नंबर ऑफ प्रॉफिट. लेकिन डायमेंशन टेबल ज्यादा बनते हैं. जितना ज्यादा डायमेंशन उतना ज्यादा डायमेंशन टेबल बनेगा. यहां पे डायमेंशन 3 डायमेंशन थे तो 3 टेबल बनाएंगे. ध्यान दीजिए डायमेंशन टेबल भी मोर देन वन एंड डिपेंड्स ऑन व्हाट. इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डायमेंशन द यूजर वांट टू एनालाइज. लेट्स से जैसे मैं कर रहा हूं मेरे पास टेबल बनाया मैंने. ये डायमेंशन टेबल है. नाउ कौन से टेबल में क्या इंफॉर्मेशन लगेगा आपको दिया जाता है. तो प्रोडक्ट टेबल नाम, प्राइस, सप्लाई, सप्लाई एड्रेस. रीजन टेबल में रीजन सिटी डिस्ट्रिक्ट पिन कोड इस कैटेगरी नोटिस डे वीक है डेट टाइम ठीक है टाइम. नाउ एक बात सुनो फैक्ट टेबल क्या करेगा. चलो फैक्ट टेबल की जैसे फैक्ट टेबल जो फैक्ट टेबल में आप लोग से दो ही कॉलम रहेंगे. फैक्ट टेबल में अगर दो ही कॉलम रहेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स एंड प्रॉफिट्स. सो नंबर ऑफ यूनिट्स इज सपोज 200 प्रॉफिट इज 20000. बट खाली ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करके हो सकता है भैया. अगर मैंने फैक्ट टेबल स्टोर किया 200 यूनिट एंड 2000 20000 प्रॉफिट. दिस इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज़ आई शुड नो कि ये कौन से प्रोडक्ट का है 200 यूनिट, कौन से रीजन में का है 200 यूनिट और कौन से डेट को का है 200 यूनिट. तो जैसे प्रोडक्ट आईडी P1 रीजन R1 डेट समझ में कहा कि मंथ फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि फरवरी. तो जब तक डेटा मुझे ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा ना ये इंफॉर्मेशन नहीं है सर. तो फैक्ट टेबल में आपको जो फैक्ट है वो भी चाहिए और जितने डायमेंशन टेबल है उनके प्राइमरी की चाहिए. देखो specify like data is for the
टेबल फैक्ट टेबल में नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर प्रॉफिट होंगे प्लस बाकी तीनों टेबल के प्राइमरी की होंगे। ये पॉइंट आपको समझाया क्या बताइए, ये पॉइंट आपको समझाया क्या, ये पॉइंट आपको समझाया क्या। अच्छा समझ ओके अब देखिए क्या होता है, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसा बना लिया, तो ये मेरा होगा स्टार स्कीमा, ये आपका डायमेंशन टेबल 1 उसका प्राइमरी की, ये आपका डायमेंशन टेबल 2 उसका प्राइमरी की, डायमेंशन टेबल 3 उसका प्राइमरी की, डायमेंशन टेबल 4 उसका प्राइमरी की। अब ये मेरा फैक्ट टेबल है, फैक्ट टेबल क्या होता है, ऊपर मेरे फैक्ट्स होते हैं, ये मेरे फैक्ट डेटा है, और नीचे जितने डायमेंशन टेबल है सबका प्राइमरी की है, सबका फॉरेन की यहाँ पे होगा। तो ये जो स्कीमा बना है इसको हम कहते हैं स्टार स्कीमा। देखिए ये सी देखिए स्टार स्कीमा, मेरे पास 3 डायमेंशन यहाँ से प्रोडक्ट आईडी यहाँ था, रीजन आईडी यहाँ था, डेट मैंने यहाँ था, और ये दोनों मेरे फैक्ट डेटा है। दिस इज स्टार स्कीमा, इजी। नाउ वन थिंग यू कैन अंडरस्टैंड, ये डेटा कुछ लग रहा है नॉर्मलाइजेशन में होगा, तो पता लगा ये डेटा है, डेटा है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नाम, प्राइस, सप्लायर आईडी, सप्लायर नेम एंड एड्रेस। समझो प्रोडक्ट है P1, प्रोडक्ट का नाम ABC, प्राइस है 2000, सप्लायर आईडी S1, सप्लायर नेम PQR, एड्रेस मुंबई। बेटा एक सप्लायर से प्रोडक्ट बना सकता है, यहाँ P2 LMN 3000, बट दिस मींस द सेम प्रोडक्ट 3 XYZ 4000, एंड दिस मींस द सेम भाई एक प्रोडक्ट की रिडंडेंट आईडी रिडंडेंट है, अंडरस्टैंड दिस? यस और नो? तो मैं इस टेबल को क्या करूंगा, इसको मैं नॉर्मलाइज करूंगा, और ये जो सप्लायर आईडी पूरा करके सिर्फ सप्लायर आईडी को चला जाएगा, हाँ या ना? अब इसको कहते हैं स्नोफ्लेक्स। तो यहाँ प्रोडक्ट टेबल से यहाँ पे सप्लायर आईडी था और सप्लायर आईडी है फॉर सप्लायर टेबल। दिक्कत क्या होता है, जैसे मेरे नंबर ऑफ टेबल्स बढ़ जाएंगे, जॉइन ऑपरेशंस विल बी, तो नंबर ऑफ जॉइन ऑपरेशंस आल्सो इंक्रीज, सो प्राइमरी आल्सो इंक्रीज। निकाल देना, इसको ठीक है, यू नो आई सिंपल वेरी इंपॉर्टेंट। ओके अच्छा, तो दिस लेट मी नो समथिंग, कौन बेटा अच्छा होता है TCS ओके थर्सडे नहीं करते हैं थर्सडे नहीं थर्सडे CM. ओके चलो सो अभी वी नीड नेक्स्ट वीक ओके आई कंटिन्यू डिस्कशन एंड देन आई कंटिन्यू ठीक है ना? Yes, sir. ओके तो बाय बाय नेक्स्ट प्रोग्राम Okay, sir. ओके हेलो स्टूडेंट्स आई नीड मी and I confirm the screen is visible. Yes? Is it right? Yeah. Okay, चलो मैं वीडियो बंद करता हूँ। ओके सो इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपसे कहा था कि अपना स्नोफ्लेक और स्टार स्कीमा बाकी रह गया था, मैंने वो स्टार्ट किया था। अब हम क्या करेंगे, उसको पहले खत्म करेंगे, फिर आज हम अपराइज चालू करेंगे, अपराइज सॉल्व करेंगे, एफपी ग्रुप चालू करेंगे, एफपी ग्रुप सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो आज का जो सेशन आप देखने जा रहे हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम एग्जाम में 20 से 25 मार्क्स का काम होने वाला है। मैं आज जो बात करूंगा सिर्फ वही टॉपिक पे, सो प्लीज आप ध्यान से समझिएगा। हमने आई गो वेरी स्लो नाउ ऑन दीस थिंग्स, हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था, हमने कहा वी नीडेड समथिंग कॉल्ड इन्फॉर्मेशन पैकेज, उसमें हमने दो चीजें बात की, हमको डेटा चाहिए था, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड एंड प्रॉफिट अर्न, बट हमको ये डेटा चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट, रीजन एंड मंथ, यानी टाइम। तो ये तीनों हमारे डायमेंशन थे, और ये दोनों जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम फैक्ट कहते थे, करेक्ट? फिर मैंने आपको बताया कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम हमारे डायमेंशन के जो एट्रिब्यूट्स हैं उनको जब हम डिटेल में देखेंगे तो एक हायरार्की होती है एट्रिब्यूट्स में, जैसे रीजन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जोन, कंट्री, ये एक हायरार्की में जा रहे हैं, डे, वीक, मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयर, ईयर, ये भी एक हायरार्की में है बेटा। देखिए मैंने कहा हायरार्की क्रिएटेड फॉर द डायमेंशन, इनको हम डायमेंशन कहते हैं, प्रोडक्ट, रीजन एंड टाइम, इनको हम डायमेंशन कहते हैं। फैक्ट, फैक्ट इज द इन्फॉर्मेशन दैट वी नीडेड, दैट वाज नंबर ऑफ यूनिट एंड प्रॉफिट। अब हमने कहा कि ये स्टार स्कीमा क्या होता है सर? मैंने आपको कहा कि जब आप बीबीएमएस पढ़ रहे थे वहां आपको क्या देखा था, बिफोर यू क्रिएट अ टेबल आप ईआर डायग्राम बनाते थे, बिफोर यू क्रिएट अ टेबल आप ईआर डायग्राम बनाते थे, जहां आपकी एंटिटीज, उनके रिलेशन और कार्डिनलिटीज के बारे में आप बात करते थे। इन द वेरी सेम मैनर डेटा वेयरहाउस में हम बनाएंगे स्टार स्कीमा। सर स्टार स्कीमा क्या होता है? स्टार स्कीमा क्या होता है, पहले मैंने आपसे लास्ट में कहा, एक हमारा फैक्ट टेबल होता है, एक हमारा फैक्ट टेबल होता है, और उसके बाजू बाजू में हमारे पास सारे क्या होते हैं बेटा, डायमेंशन टेबल होता है। एक हमारा फैक्ट टेबल होता है और उसके बाजू में हमारे सारे डायमेंशन टेबल होते हैं। मैंने यार ये जो मेरे डायमेंशन टेबल 1 इसमें क्या होगा, ये सारे एट्रिब्यूट्स होंगे, डायमेंशन टेबल 2 इसमें क्या होगा, ये सारे एट्रिब्यूट्स होंगे, डायमेंशन टेबल 3 इसमें क्या होगा, ये सारे एट्रिब्यूट्स होंगे, और ये मेरा फैक्ट टेबल। इफ यू रिमेंबर लास्ट सेशन में मैंने क्या कहा था, फैक्ट टेबल, समझो मैंने एक फैक्ट टेबल बनाया और फैक्ट टेबल में मैंने कहा नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड 20 एंड प्रॉफिट अर्न्ड इज 20000। नाउ जस्ट टेल मी बेटा, अगर मैंने आपको सिर्फ एक रो ऑफ इंफॉर्मेशन दिया है जिसमें नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड 20 बताया है एंड प्रॉफिट अर्न्ड 20000 बताया है, इज दिस एनी इंफॉर्मेशन दैट यू कैन वर्क ऑन? नो। क्यों सर? क्योंकि जब आप कहते हो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड एंड प्रॉफिट अर्न्ड, ये चीज आपको मुझे तीन चीजें समझ पड़ेंगी। सर कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, प्रोडक्ट आईडी P1, सर कौन से रीजन के बारे में बात कर रहे हो, रीजन R1, सर कौन से मंथ के बारे में बात कर रहे हो, मे। तो जब मैं कहता हूं कि 20 यूनिट सोल्ड हुआ है, 20000 प्रॉफिट अर्न किया है प्रोडक्ट P1 पे, रीजन R1 पे, मे के महीने में, देन इट बिकम्स इन्फॉर्मेशन। सो इन फैक्ट टेबल नॉट ओनली दीस थिंग्स विल बी देयर, बट इफ यू केयर ऑल द प्राइमरी की ऑफ द डायमेंशन टेबल विल आल्सो बी देयर। ये मैंने आपसे लास्ट टाइम बताया भी था, इफ यू रिमेंबर, सी ये डायग्राम मैंने बात की थी, मैंने आपसे कहा था खाली नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड समझो हमने 200 लिख दिया, प्रॉफिट हमने 20000 लिख दिया, लेकिन इनकम्प्लीट डेटा बेटा, क्योंकि अगर मैंने नीचे लिखा 400 यूनिट सोल्ड हुआ और हमने 40000 बनाया, ये कहां पे 400 यूनिट सोल्ड हुआ, कौन से प्रोडक्ट का सोल्ड हुआ, कौन से रीजन में सोल्ड हुआ, कौन से महीने में सोल्ड हुआ, ये भी चाहिए। सो फैक्ट टेबल में सिर्फ मेरा फैक्ट यानी डेटा नहीं होता, मेरे डायमेंशन टेबल के सारे प्राइमरी कीज भी होते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज मुझे बताइए, बताओ बेटा, ये आपको समझा कि नहीं समझा? यस और नो? ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके हाँ, तो मैंने आपसे कहा नॉर्मली स्टार स्कीमा होता क्या है? स्टार स्कीमा इज अ फैक्टर टेबल जिसमें तो फैक्टर डेटा है और मेरे जितने भी डायमेंशन टेबल हैं उनके प्राइमरी की होंगे। जैसे इमेजिन करो 4 टेबल है, डायमेंशन टेबल 1, डायमेंशन टेबल 2, डायमेंशन टेबल 3, डायमेंशन टेबल 4, एंड ईच ऑफ दीस डायमेंशन टेबल विल हैव रिस्पोंडिंग प्राइमरी की 1, फॉर डायमेंशन टेबल 2 वी हैव प्राइमरी की 2, फॉर डायमेंशन टेबल 3 वी हैव प्राइमरी की 3, फॉर डायमेंशन टेबल 4 वी हैव प्राइमरी की 4। तो फैक्ट टेबल से ये आपका फैक्ट हो गया, ये सारे प्राइमरी की यहां पे बैठेंगे। तो यहां पे फॉरेन की बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाएगा तो वो फॉरेन की कहलाता है। तो ये प्राइमरी की 1 यहां पे फॉरेन की 1 होगा, प्राइमरी की 2 यहां फॉरेन की 2 होगा, प्राइमरी की 3 यहां फॉरेन की 3 होगा, एंड सो ऑन। फिर मैंने जो आपको डेटा दिया था उसके हिसाब से हमने यहां पे एक स्टार स्कीमा बनाई, स्टार स्कीमा। ये मेरा फैक्ट टेबल है जिसमें नंबर ऑफ यूनिट और प्रॉफिट है। ये मेरा डायमेंशन टेबल जिसमें प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का प्राइस, सप्लायर आईडी, सप्लायर नेम, सप्लायर का एड्रेस। ये मेरा दूसरा डायमेंशन टेबल है रीजन, जिसमें रीजन आईडी, रीजन नेम, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जोन, कंट्री, पिन कोड। इफ रिमेंबर हमने पिन कोड कैटेगरी होता है, जैसे डेट टेबल में सीजन और हॉलिडे ये भी कैटेगरी होता है। डेट टेबल में हमारे पास कौन से कॉलम है, डेट, डे, वीक, मंथ, क्वार्टर एंड सो ऑन। ये सारे प्राइमरी की प्रोसेस आईडी इधर, डेट इधर का इधर और रीजन आईडी इधर। ये जो इस समय मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो मेरा स्ट्रक्चर है इस समय, इसे हम कहते हैं स्टार स्कीमा। रिमेंबर ऑलवेज स्टार स्कीमा मतलब एट द सेंटर यू विल हैव फैक्ट टेबल, इन फैक्ट टेबल यू हैव फैक्ट डेटा व्हिच इज आल्सो नोन एज फैक्ट, एंड यू विल हैव प्राइमरी कीज ऑफ ऑल द डायमेंशन टेबल, एंड एट द साइड यू विल हैव द डिफरेंट डायमेंशन टेबल ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। इसको कहते हैं स्टार स्कीमा। नाउ इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर टेबल ऑफ द स्टार स्कीमा, if you look at this particular table of the star schema, we have process product ID, product का नाम, product का price, supply ID,
रजनी मैं डेट मतलब बेटा उसको DDMY में कर सकते हो ना बेटा, मैं डेट को एज अ समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? If you convert it into DDMY then it be a structure. If you convert it into DDMY, not DDMY will be ना रजनी मल्टीपल बेटा डेट नहीं रहेगा। अगर तुम ये समझे रजनी आप जो बात बेटा मैं यही बताना आपको समझो सब इसमें फॉरेन की बोल रहे हैं जब फैक्ट में आएंगे तो फॉरेन की होगा ना और फॉरेन की तो आप रिपीट कर सकते हो ना जैसे प्रोडक्ट आईडी T4 समझो यहां पे मैंने डेट डाला डेट समझो 8 10 24 प्रोडक्ट P2 आल्सो 8 10 24 दैट इज ओके ना, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा फॉरेन की रजनी फॉरेन की कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा ठीक है रजनी ओके ना फॉरेन की बेटा ये रहा स्कीमा। अब मैं किसी डायमेंशन टेबल को देखता हूं जैसे कि प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट का नाम प्रोडक्ट सप्लायर आईडी सप्लायर एड्रेस यहां पे मैंने उसको थोड़ा सा टेबल बनाया समझो प्रोडक्ट आईडी 1 सप्लायर आईडी 1 सप्लायर का नाम PQR एड्रेस मुंबई प्रोडक्ट P2 सप्लायर आईडी 1 सप्लायर का नाम PQR मुंबई ऑल दीस थ्री प्रोडक्ट क्रिएटेड बाय और सप्लाइड बाय द सेम सप्लायर। तो ये जो डेटा है ना ये डेटा रिपीट हो रहा है रिडंडेंट हो रहा है ये देख के आपको फटाक से समझ में आ जाना चाहिए ये देख के आपको फटाक से समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो मेरा प्रोडक्ट वाला टेबल है वो नॉर्मलाइज्ड नहीं है अब ये डीनॉर्मलाइज्ड है। मैं इस टेबल को नॉर्मलाइज कर सकता हूं मैं इस टेबल को नॉर्मलाइज कर सकता हूं इस टेबल में कैसे नॉर्मलाइज कर सकता हूं ये मेरा प्रोडक्ट टेबल ये मेरा सप्लाई टेबल तो सप्लाई टेबल में सप्लाई आईडी सप्लायर का नाम एंड सप्लायर का एड्रेस होगा प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट का आईडी प्रोडक्ट का नाम एंड प्राइस होगा और ये सप्लायर आईडी होगा। तो अब क्या करूंगा ये डेटा मेरे प्रोडक्ट टेबल में रहेगा ये जो डेटा है ना प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट का नाम प्राइस और सप्लाई आईडी और ये जो डेटा है ये अलग सेपरेट प्रोडक्ट टेबल में रहेगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं बेटा समझने की कोशिश कीजिए कि हम इस प्रोडक्ट टेबल को नॉर्मलाइज करने जा रहे हैं। देखिए स्नोफ्लेक स्कीमा इन स्टार स्कीमा इफ अनदर डायमेंशन टेबल yes yes if other dimension table can be created to remove the redundancy from existing dimension table। तो क्वेश्चन क्या हम नया डायमेंशन टेबल बना सकते हैं क्या हम नया डायमेंशन टेबल बना सकते हैं ताकि जो रिडंडेंसी होगी हमारे प्रोडक्ट की उसको हम एड्रेस कर सकें। तो अब जो स्टार स्कीमा है वो क्या बन जाएगा बेटा ये जो मेरा स्टार स्कीमा है वो बन जाएगा स्नोफ्लेक स्कीमा। अब जो मेरा स्टार स्कीमा है वो क्या बन जाएगा बेटा ये मेरा स्टार स्कीमा बन जाएगा स्नोफ्लेक स्कीमा। ठीक है देखिए मैंने प्रोडक्ट टेबल को प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट का नाम प्राइस और सप्लाई आईडी now this supplier ID is a foreign key there is a separate supplier table supplier ID supplier name address now the point is the primary key of this table is here it is not the fact table does not have supplier ID so the primary key of this table supplier is with product ID। so जब हम किसी डायमेंशन टेबल को नॉर्मलाइज करते हैं उसके बाद जो मेरा स्टार स्कीमा है वो बन जाता है स्नोफ्लेक स्कीमा। लेट्स रीड देखो क्या कहता है if one or more dimension table are split into sub dimension then the star schema becomes snowflake schema with one or more normalized dimension। अच्छा अब क्या होगा अभी सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं रहा अगर आपको वैसे याद होगा कि ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड है लेकिन अभी नॉर्मलाइज हो गया है। देखो now this is no longer subject oriented अभी कॉम्प्लिकेट हो गया है जैसे ही नंबर ऑफ टेबल्स बढ़ जाते हैं हमको ये पता है if the number of table increases then the number of join operation also increases and query execution time also increases। तो snowflake schema से मेरे नंबर ऑफ join operation increase हो जाएंगे और मेरा query execution time भी increase हो जाएगा। लेकिन इसमें एडवांटेज थोड़ा सा स्टोरेज बता जाएंगे क्यों स्टोरेज बता जाएंगे बाय रिड्यूसिंग रिडंडेंसी रिडंडेंसी कम करने की वजह से थोड़ा सा स्पेस बता देंगे इसका मतलब जो पेन है बेटा वो गेन से बहुत ज्यादा है इसलिए snowflake schema is less advisable than star schema। I hope you all understood the snowflake schema, star schema. Then there is something called as constellation. Not really matter. No, constellation. Consider. So एक सीन ऐसा है कि मेरे पास एक फैक्ट टेबल है फैक्ट टेबल 1 ये फैक्ट टेबल समझो चार डायमेंशन टेबल को यूज करता है डायमेंशन टेबल 1 डायमेंशन टेबल 2 डायमेंशन टेबल 3 डायमेंशन टेबल 4 नाउ इतना तुमको मालूम है कि इसका ये मेरा फैक्ट है और बाकी सब क्या होंगे बेटा फॉरेन कीज होंगे इसका इधर आएगा इसका आएगा इसका आएगा इसका आएगा करेक्ट ठीक है। सो दिस इज वन स्टार स्कीमा दिस इज स्टार स्कीमा 1। तो इन स्टार स्कीमा 1 मुझे क्या दिखा है एक फैक्ट टेबल है और उसके बाजू में ये देखिए समझ चार डायमेंशन टेबल ओके सर ऐसा जरूरी नहीं चाहिए डिपेंड करता है मैं क्या एनालिसिस करना चाहता हूं। नाउ इमेजिन करो एक और बात होती है अब आपके पास एक और फैक्ट टेबल है फैक्ट टेबल 2 और ये फैक्ट टेबल 2 में बेटा ये भी चार डायमेंशन यूज कर रहा है डायमेंशन टेबल 4 डायमेंशन टेबल 5 तो ये फैक्ट टेबल डायमेंशन टेबल 2 डायमेंशन टेबल 3 डायमेंशन टेबल 4 डायमेंशन टेबल 5 यूज कर रहा है। इसका मतलब आप देखेंगे यहां पे ये एक स्टार स्कीमा है बराबर बेटा एंड वी हैव दिस एज अनदर स्टार स्कीमा एंड दीस टू आर डायमेंशन टेबल दैट ओवरलैप ओके। नाउ ऐसा भी हो सकता है देयर इज फैक्ट टेबल 3 जो इसको भी यूज कर रहा है इसको भी यूज कर रहा है और एक दूसरे डायमेंशन टेबल 6 को भी यूज कर रहा है डायमेंशन टेबल 7 को भी यूज कर रहा है। देखो तो अब मेरा ये कैसे दिखेगा देखिए ऐसा दिखेगा अब ये मेरा स्टार स्कीमा दिखा है जिसमें डायमेंशन टेबल 3 एंड डायमेंशन टेबल 5 ओवरलैप है। सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वी कैन हैव one or more dimension table that overlaps or is shared in more than one different star schema। We definitely can have this kind of arrangement। We can definitely have such kind of arrangement जिसको हम constellation schema ठीक है चल देखते हैं क्या कहा है मैंने देखो constellation schema is also known as a galaxy schema। देखो क्या कहता है इसमें foreign organization there may be need to create more than one star schema to perform all type of analysis okay but with multiple star schema there might be case of overlapping dimension table। yes हमारे पास dimension tables जो है हमारे वो overlap कर सकते हैं जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के बताया था we can have dimension table that overlaps between more than one star schema। we can have dimension table that overlaps जब इस तरह से arrangement होता है देखो क्या कहते हैं कि same dimension table may be present in multiple star schema। The star schema are not isolated we call them as linked star schema so we have collection of stars known as galaxy schema or constellation schema that will look like this। So we have three star schema let this is star schema 1 star schema 2 and this is star schema 3 so between 1 and 2 we have dimension table D2 and D4 shared between 1 and 3 we have D3 and D4 shared। is this clear? Come on is this clear? come on let me know okay so now with this let us move ahead ये मेरे को last week का खत्म करना था let us move ahead with today's session now हमको मार्केट we need to discuss what is market basket analysis। if you can recall we did talk about support we did talk about confidence yes support क्या होता है confidence क्या होता है market basket मतलब क्या हम एसोसिएशन रूल की स्टडी कर रहे हैं कि अगर बंदे ने ब्रेड खरीदा है तो बटर भी खरीदेगा और आप डिमांड जाइए आप ऑनलाइन जब Amazon से खरीदते हैं जैसे ही आपने मोबाइल का फटाक से बोलता है कि भाई आप कभी खरीदो ये एसोसिएशन रूल है। अब मार्केट बास्केट एनालिसिस के लिए मैं उसको डिस्कस करूंगा हमारे पास इस फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग के लिए हमारे पास दो एल्गोरिथम जिसको हमको सॉल्व करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं a priori and frequent pattern। एक सेकंड मेरा स्टॉप शेयर करो लेट मी शेयर द क्वेश्चन विद यू just give me one let me share the question with you। okay this is the question now I want you to solve it with me using a priori algorithm। please write everyone write this question and it is very important। consider the following transaction apply the association rule mining to get the association rules with minimum support हमको दिया गया है कितना minimum support है 2 and confidence is 50% and it is the most अभी जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं एग्जाम में 20 मार्क्स के प्लीज ये क्वेश्चन नोट कीजिए इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपके पास कितने ट्रांजैक्शन दिए गए ट्रांजैक्शन 1 में सीरीज आइटम्स आइटम 1 आइटम 2 आइटम 5 अगर आप यहां पे नोट करेंगे तो आपके नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं नंबर ऑफ आइटम्स है 1 2 3 4 5 आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4 आइटम 5 एंड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने होने हैं
नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस 9 है। देखिए क्या कहता है, ट्रांजैक्शन 1 में बंदे ने आइटम 1 आइटम 2 आइटम 5 खरीदा, ट्रांजैक्शन 2 में बंदे ने आइटम 2 आइटम 4 खरीदा, ट्रांजैक्शन 3 में बंदे ने आइटम 2 आइटम 3 खरीदा, ट्रांजैक्शन 4 में आइटम 1 आइटम 2 आइटम 4 खरीदा, ट्रांजैक्शन 5 में आइटम 1 आइटम 3, ट्रांजैक्शन 6 आइटम 2 आइटम 3, ट्रांजैक्शन 7 आइटम 1 आइटम 3, ट्रांजैक्शन 8 आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 5 एंड ट्रांजैक्शन 9 आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3। ये डेटा लेके हमको मिनिमम सपोर्ट होना चाहिए और कॉन्फिडेंस 50% होना चाहिए। ये मुझे थ्रेशोल्ड दिया हुआ है। इन सब इन्फॉर्मेशन को यूज करके मुझे एसोसिएशन रूल बनाने हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। प्लीज ये क्वेश्चन नोट कीजिए, आपको मेरे साथ सॉल्व करना है इसको। प्लीज क्वेश्चन नोट कीजिए, टेक 1 मिनट एंड नोट द क्वेश्चन प्लीज। The algorithm that we are going to use to solve this is our ideal algorithm. मैं आपका algorithm क्या है, कैसे काम करेगा, मैं पूरा algorithm आपसे discuss करूंगा. But after solving this example, please क्वेश्चन नोट कीजिए और जैसे आपका क्वेश्चन नोट हो जाएगा, मुझे चैट में बता दीजिए, मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा. I want you to solve step by step with me. Please note the question. Okay, so step number 1 क्या करेंगे? सबसे पहले हमको क्या करना है बेटा? Step 1. आप सबसे पहले हर आइटम का प्लीज लिसन, आपको स्टेप नंबर 1 क्या करना है? सबसे पहले हर आइटम की फ्रीक्वेंसी निकालनी है. तो और इनिशियली वी स्टार्ट विद 1 आइटम सेट. 1 आइटम सेट और हम उसकी क्या निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी. तो हमारे पास कितने आइटम थे? 5 आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4 एंड आइटम 5. आइटम 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? आइटम 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? आइटम 1 कितना है देखो? 1 2 3 4 5 6. आइटम 1 की फ्रीक्वेंसी 6 है. यानी अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास में हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि अगर बंदे ने अगर मेरे जो कस्टमर है वो एक आइटम लेता है तो क्या फ्रीक्वेंसी है? आइटम 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 है. आइटम 3 की फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4 5 है. आइटम 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 2 2 है. आइटम 4 कितनी है बेटा? 1 2 1 2 दो ही है ना? आइटम 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 2. करेक्ट है? करेक्ट है? नाउ ये हमारे पास आ गया. फिर आइटम 4 इसको लेना. 1 2 यस 2. तो सबसे पहले हमने 1 आइटम सेट की फ्रीक्वेंसी निकाली है कि भाई अगर सिंगल सिंगल आइटम सेट होंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है. आइटम 3 6 बेटा. 1 मिनट. 1 2 3 4 5 6 आइटम 3 6 सॉरी. ओके 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 मैंने कर दिया भाई. करेक्ट बाकी बराबर है. अच्छा मेरे को मिनिमम सपोर्ट कितना है? 2 है. व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट? 2 कम से कम कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए उस आइटम का? सपोर्ट मैंने आपको बताया बेटा. ओके सपोर्ट मैंने आपको बताया क्या होता है? करेक्ट. नाउ सिंस मिनिमम सपोर्ट इज 2 बराबर है. मिनिमम सपोर्ट क्या होगा? 2 होगा. तो कौन कौन से आइटम सेट चाहिए? यस कौन हेल्प मी आउट. सिंगल आइटम सेट में कौन कौन से आइटम सेट चाहिए बेटा? सारे आइटम्स बराबर. यस ठीक है. तो मिनिमम सपोर्ट ऑल आइटम्स विल बी रिजर्व. सारे आइटम्स रिजर्व होंगे. समझ में आ रहा है ये? ना अगर समझो कोई ऐसा आइटम होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? 2 से कम होगी. जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? भाई सपोर्ट कैसे निकालिए भाई? सपोर्ट कैसे निकालिए? व्हाट इज सपोर्ट ऑफ I1? 6 बाय. भाई अभी मैं एक बात बताता हूं. मैं बोला मिनिमम सपोर्ट इज 2. नो. मिनिमम सपोर्ट इज 2. इसका मतलब क्या होना चाहिए? मिनिमम सपोर्ट इज 2 का मतलब क्या होना चाहिए? व्हाट इज सपोर्ट ऑफ I1? कम ऑन दिमाग लगाओ. व्हाट इज सपोर्ट ऑफ I1? हेलो. सपोर्ट कॉन्फिडेंस आपको याद है बेटा? सपोर्ट कॉन्फिडेंस. एनी कंफ्यूजन? मुझे रिप्लाई अच्छा. मेरे को रिप्लाई नहीं आ रहा. मेरे सारे आइटम रिजर्व हो गए. बराबर है? ना अब इसके बाद क्या करेंगे? अब हम इसके यहाँ पे वो बता देता हूँ कि हमारा जो एसोसिएशन के लिए हम जो फॉर्मूला लेंगे वो क्या लिखते हैं. हमारे रूल्स क्या है? लेट मी नोट दिस रूल सो दैट यू शुड नॉट मेक मिस्टेक. मेरा रूल क्या है बेटा? x y दो चीजों पे डिपेंड करेगा. एक सपोर्ट. व्हाट इज द सपोर्ट? इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ x y टुगेदर अपॉन n एंड व्हाट इज कॉन्फिडेंस? फ्रीक्वेंसी ऑफ x y टुगेदर अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ x. आई होप यू रिमेंबर दिस. हमने सपोर्ट और कॉन्फिडेंस के ऊपर स्टार्टिंग में काफी बातें कर ली हैं. यस जस्ट ओके. तो अगर हम ये देखते हैं हमारा जो मिनिमम सपोर्ट है वो 2 होना चाहिए. मेरे सारे आइटम होंगे. तो जब मैं सिंगल आइटम सेट बनाता हूं मिनिमम सपोर्ट जो 2 लगा हुआ है मेरे सारे आइटम्स इस मिनिमम सपोर्ट को सैटिस्फाई करते हैं. मेरे सारे आइटम्स इस मिनिमम सपोर्ट को सैटिस्फाई करते हैं. नाउ स्टेप 2. स्टेप 2 में क्या करूंगा बेटा? यहां पे आइटम सेट मैंने हर सेट में एक आइटम है. राइट नाउ आई एम हैविंग सेट ऑफ ओनली वन आइटम एंड द फ्रीक्वेंसी सैटिस्फाइज द गिवन कंडीशन ऑफ द मिनिमम सपोर्ट. नाउ अब मुझे क्या करना है? स्टेप 2. स्टेप 2 क्या होता है? जनरेट. अब मुझे क्या करना है? 2 आइटम सेट्स. मुझे 2 आइटम सेट जनरेट करने हैं. नाउ 2 आइटम सेट कैसे जनरेट करेंगे बेटा? समझो अगर मैंने इस सिंगल आइटम सेट को नाम दिया L1 सो 2 आइटम सेट कैसे होंगे बेटा? L1 मल्टीप्लाइड L1. अच्छा इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दो रूल को ध्यान रखिए. पहला नो रिपीटेशन और दूसरा ओनली कंसीडर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. सर इसका मतलब क्या है? ना प्लीज ध्यान दीजिए. पहले क्या लिख लिया होगा? स्टेप 1 लिख लिया. दिस एग्जांपल इज फ्रॉम योर रेफरेंस बुक. उसके बाद मैं एक दूसरा एग्जांपल दूंगा. फर्स्ट वी सॉल्व दिस एग्जांपल व्हिच इज फ्रॉम योर रेफरेंस बुक. ओके नाउ अब मुझे क्या करना है? मेरे बकेट में पहले मैंने एक ही आइटम लिया था और सारा आइटम्स का मेरे जो मिनिमम सपोर्ट कंडीशन है उसको सैटिस्फाई करता है. अब मैं 2 आइटम कैसे देखो. अब मैं 2 आइटम सेट कैसे बनाएगा? 2 आइटम सेट एंड काउंट. सो मेरा आइटम डायरेक्शन में I1 I2 I3 I4 I5. अगर मैं 2 आइटम बनाता हूं मैं यहां से फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन कहता हूं अगर मैं सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन कहता हूं मेरा 2 आइटम सेट क्या होगा? I1 I2 देन I1 I3. देखो फॉरवर्ड में I1 I2 I3 I4 I5 दो का सेट लेना है. I1 I2 I1 I3 I1 I4 I1 I5. ये दो का सेट लिया. I1 I3 I1 I4 I1 I5. अब I2 I3 I2 I4 I2 I5. सो I2 I3 I2 I4 and then we have I2 I5. अब I3 I4 I3 I5 I3 I4 I3 I5 just a second.
now अब क्या I4 I5 now you got I4 I5 चलो सबका काउंट करेंगे I1 कितनी बार है साथ में I1 कितनी बार है चलो काउंट करो फटाफट प्लीज यू फिल दिस वैल्यू सेट नंबर 2 लिखिए एंड फिल वैल्यू काउंट आई होप तो समझ में आ गया मैंने कैसे लगाया चलो इसके पूरी काउंट वैल्यू चलो गिव मी काउंट वैल्यू फर्स्ट गिव मी काउंट वैल्यू फर्स्ट मैंने क्या किया सिंगल आइटम सेट थे बराबर उन्हीं को प्रोडक्ट किया खाली कोशिश करना है होना चाहिए और सिर्फ फॉरवर्ड एक्शन कंसीडर करेंगे तो I1 के साथ I1 I2 I5 then I2 I3 I4 I5 then I3 I4 I3 I4 I5 remember this always चलिए फॉरवर्ड वैल्यू बताइए काउंट it will be best if you can talk for like 2 minutes and I will write down please just let me know what is the conclusion I1 I2 क्या काउंट है I1 I2 कितनी बार है साथ में I1 I2 1 I1 I2 2 I1 I2 3 I1 I2 4 बार है दोनों 4 बार है I1 I3 काउंट कीजिए ऐसे सब काउंट करके अगर I1 I2 कितना 4 fantastic I1 I4 1 then I1 I5 2 I2 I3 4 very good I2 I4 1 I2 I4 2 2 perfect I2 I5 2 I3 I4 कितना है 0 I1 I3 sorry I3 I5 कितना है 1 and I4 I5 कितना है 0 अब इनमें से मैं का मीन सपोर्ट कितना मीन सपोर्ट इज 2 तो हम किसको चेक करेंगे इसको प्रूव करेंगे निकाल देंगे किसको निकालेंगे I3 I4 I1 I4 I4 I5 इनको निकाल देंगे बराबर yes so now what we get is 2 item sets and count we get I1 I2 4 we get I1 I3 4 we get I2 I5 2 अब दोनों बना लेंगे we get I2 I3 4 we get I2 I4 2 we get I2 I5 2 ये एलिमेंट्स नंबर नहीं and that's it I5 निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 बजे this is what we got okay अब हम क्या करेंगे सेटिंग में 2 आइटम सेट होगा 3 आइटम सेट करेंगे 3 आइटम सेट जनरेट 3 आइटम सेट्स 3 आइटम सेट तो फिर निकाल दो कैसे बनाओगे पहले कैसे बनाओगे 3 आइटम सेट कैसे बनाओगे 3 आइटम सेट अब देखो 3 आइटम सेट कैसे बनेंगे I1 I2 पहला आइटम I3 देखो I1 I2 I3 I4 I5 पहले दो का ग्रुप बनाओ और ये 3 के साथ लेके I1 I2 ग्रुप हो गया उसके साथ I3 जाएगा I1 I2 के बाद I4 जाएगा समझ आ रहा है तो मैं यहां लिखता हूं लेट मी राइट हियर तुमको समझ आएगा 3 आइटम सेट्स एंड काउंट चलो ये पहले देखो I1 I2 I3 then I1 I2 I4 then I1 I2 I5 तो ये तो ग्रुप बनाइए तीनों के साथ कर दिया अब इसका ग्रुप बनाऊंगा I2 I3 मेरे से फॉरवर्ड एक्शन बराबर तो I2 I3 कर सकते नहीं और एक मिनट रुको I1 I2 हो गया अब किसके साथ बना सकते हो I1 I3 1 so I1 I3 I4 I1 I3 I5 अब I1 I4 I5 अब तो I1 के साथ साइड हो जाएगा then I1 I2 के साथ I3 I4 I5 then I1 I3 के साथ I4 I5 then I1 I4 के साथ I5 अब I2 I3 के साथ I4 I5 see I2 I3 I4 then I2 I3 I5 I होप गेटिंग कैसे बना रहा हूं अब I2 I3 के साथ I2 I3 के साथ I4 हो गया I2 I3 के साथ I5 हो गया अब I2 I4 I5 I2 I4 I5 अच्छा I2 के साथ किसका मतलब I3 I3 I4 I5 क्या बचा I3 I4 I5 चलो काउंट बताओ चलो नेक्स्ट काउंट बताओ चलो ये वैल्यूज नोट करो काउंट करेंगे प्लीज फास्ट क्योंकि कब समझ आएगा कैसे बनाना है फिर मैं यहाँ ये जो नहीं किया वो ऑपरेशन कर देता हूं तो पहले हमने I1 I2 लिया फिर उसके साथ I3 I4 I5 फिर हमने I1 I3 लिया उसके साथ I4 I5 फिर हमने I1 I4 I5 फिर उसके बाद I2 I3 लिया उसके साथ I4 I5 फिर हमने I3 I4 I5 सर I1 I2 I3 2 है बाकी सबका 1 ओके तो पहले क्या होगा I1 I2 I3 कितना है 2 I1 I2 I4 1 I1 I2 I5 1 I1 I2 I5 सर 2 है I1 I3 I4 सर 0 I1 I3 I4 0 yes 0 then I1 I3 I5 सर 1 I1 I4 I5 0 I2 I3 I4 0 I2 I3 I5 1 बाकी बाकी सारे 0 ओके नाउ अब मैंने क्या बोला मिन काउंट कितना है 2 ही है ना ओके तो अब मेरे पास इफेक्टिवली क्या बचा है बेटा मेरे पास इफेक्टिवली क्या बचा है 3 आइटम सेट एंड काउंट मेरे पास इफेक्टिवली बचा है I1 I2 I3 the count is 2 and I1 I2 I5 the count is 2 yes 4 का मतलब 4 चेक करो 4 का काउंट 1 है हां करके देखना स्टेप 4 4 आइटम सेट तो क्या 4 का I1 I2 I3 I4 I5 तो 4 का 3 तो क्या बनेगा I1 I2 I3 I4 I1 I2 I3 I5 उसका क्या बनेगा अब I2 से शुरू होगा ना I2 I3 I4 I5 3 बनेगा टोटल 3 बनेगा ना ये समझ में आ रहा सर I1 I3 I4 है I1 हां हां सर I1 I3 I4 परफेक्ट I1 करेक्ट तो पहले I1 I2 I3 फिर I4 I5 दोनों फिर I1 I3 I4 I5 सही सही परफेक्ट I1 I3 I4 I5 उसका क्या बनेगा I2 I3 I4 I5 कितने बनेगा I1 I2 I5 I1 I2 I4 I5 I1 I2 हां I1 I2 I4 I5 करेक्ट काउंट बताइए सबका काउंट क्या यस चलो टेक इट काउंट दूसरा नंबर क्या ये अपना समझ लगाएगा I1 I2 I3 तो 4 आइटम तो एक ही बार खरीदा वो I1 I2 I3 I5 यही एक बार है तो सीमा ना तो we reject everything since main count is 2 so there will not be 4 item set बस यहाँ पे क्या जाएगा यहाँ पे समझ कर लो हमारे पास इसका मतलब मेरा जो बास्केट होगा उसमें कोई भी 4 आइटम नहीं होंगे मेरा जो बास्केट होगा उसमें कोई भी 4 आइटम नहीं होंगे क्लियर यहाँ पे क्या करो अब हमको एसोसिएशन रूल बनाना है मैंने आपको जो सॉल्व किया है उससे अब मुझे एसोसिएशन रूल बनाना है बेटा आगे बढ़ो मैं
तो हमारा एक तो एक काम होगा अभी हमने ये इससे हमको ये पता चला है इससे हमको ये पता चला कि मेरे बास्केट में मैक्सिमम कितने आइटम्स हो सकते हैं मेरे बास्केट में मैक्सिमम 3 आइटम हो सकते हैं और मुझे पता चला उन 3 आइटम में कौन कौन से होंगे i1 i2 i3 होगा या i1 i2 i5 होगा मुझे ये पता चला कि मेरे बास्केट में मैक्सिमम कितने आइटम हो सकते हैं ऑफ द 5 आइटम दैट वी हैड i1 to i5 my basket can have maximum 3 आइटम इतना समझा क्या बेटा ओके चलो आगे सॉल्व करते हैं ना स्टेप 6 अब स्टेप 6 क्या कहता है बेटा हमें एसोसिएशन रूल लाइन करना है एसोसिएशन रूल माइनिंग ठीक है अब एसोसिएशन रूल लाइन करना है अब इसमें पहला क्या आया कि मेरा जो फ्रीक्वेंट 3 आइटम सेट है फ्रीक्वेंट मतलब ये सारे फ्रीक्वेंट बेटा जो मेरे रूल को सपोर्ट कर रहे हैं तो दिस इज माय फ्रीक्वेंट 2 आइटम सेट दिस इज माय फ्रीक्वेंट 3 आइटम सेट फ्रीक्वेंट होता है जो रूल को सेट करता है ठीक है ना हमने कहा फ्रीक्वेंट 3 आइटम सेट क्या मिला आई फ्रीक्वेंट लेट आई का फ्रीक्वेंट आइटम सेट मेरे पास दो है 1 2 3 i1 i2 i3 एंड i1 i2 एंड i5 ये आई है वो बन गए ठीक है अच्छा मुझे मिनिमम सपोर्ट क्या लगा मिनिमम सपोर्ट क्या लगा 2 2 मतलब क्या नॉन ट्रांजैक्शन इसका टू ट्रांजैक्शन 2 का फ्रीक्वेंसी काउंट करता 2 मतलब नॉन ट्रांजैक्शन इसका टू ट्रांजैक्शन चाहिए इसका मतलब 2/9 दैट इज 22.22% मेरा क्या होना चाहिए सपोर्ट होना चाहिए और मुझे मिनिमम कॉन्फिडेंस कितना दिया गया था जो मिनिमम कॉन्फिडेंस चाहिए 50% दिया है तो अब मेरे पास क्या बचा मैं यहां पे कंक्लूजन में पहुंचा हूं कि ऊपर जितने भी स्टेप्स किए सर उस स्टेप्स में से मुझे निकल के आया कि मेरा फ्रीक्वेंट कैन वी हैव फ्रीक्वेंट 4 आइटम सेट नो वी कैन हैव फ्रीक्वेंट 3 आइटम सेट और वो 3 आइटम सेट है i1 i2 i3 एंड i1 i2 i5 ये और मेरा अब मुझे रूल बनाना है अब मुझे मेरा एसोसिएशन रूल बनाना है मुझे किस बात का ध्यान रखना है मुझे दिया गया था क्वेश्चन में कि मिनिमम सपोर्ट 2 होना चाहिए 2 का काउंट 2 होना चाहिए बट कितने से 2 होना चाहिए मैं परसेंट भेजा तो भाई सर आपने नॉन ट्रांजैक्शन दिए थे तो 9 से कम से कम 2 होना चाहिए 22% होना चाहिए और सर आपने क्वेश्चन में दिया कि मिनिमम कॉन्फिडेंस का 50% ओके यहां पे नोट करो यहां पे सॉल्व करें प्लीज इतना शुरू करना ना मैं सबसे पहले फर्स्ट फ्रीक्वेंट आइटम सेट लूंगा कंसीडर तो इसमें से सर क्या एसोसिएशन रूल बन सकता है वो हम देखते हैं कंसीडर फ्री आइटम सेट कंसीडर फ्रीक्वेंट आइटम सेट सॉरी कौन सा था मेरा i which is i1 i2 i3 अब हम ये देखते हैं कि मेरा जो पहला फ्रीक्वेंट 3 आइटम सेट है उसमें से क्या एसोसिएशन रूल बनता है अच्छा इसमें आप क्या करेंगे इसमें आप यू फाइंड या एल्गोरिथम से ये लेके आया हूं नॉन एम्प्टी सबसेट्स ठीक है इसमें से नॉन एम्प्टी सबसेट निकालिए सर नॉन एम्प्टी सबसेट तो i1 i2 i3 के नॉन एम्प्टी सबसेट्स कौन होंगे दैट डज नॉट इंक्लूड i1 i2 i3 क्योंकि सबसेट भी द सेम सेट इज सबसेट वी विल हैव i1 we will have i2 we will have i3 we will also have i1 i2 we will also have i1 i3 then we will also have i2 i3 these are non empty subsets correct अब हमको क्या करना है एक एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे अब हमको इसमें कितने रूल बनते हैं रूल 1 अब रूल 1 कैसे है पहला सबसेट पहला नॉन एम्प्टी सबसेट पहला नॉन एम्प्टी सबसेट क्या है i1 और ये रूल क्या बनेगा अब आपका जो फ्रीक्वेंसी आइटम सेट है उसमें i1 i2 i3 है करेक्ट तो रूल 1 क्या बनेगा पहला नॉन एम्प्टी सबसेट i1 अब इसमें से इट इज i1 to i minus i1 तो i minus i1 क्या होगा इट इज बेसिकली i1 to association rule from i1 तो i minus i1 मतलब क्या आएगा i2 i3 तो मेरे को चेक करना है क्या ये मेरा एसोसिएशन रूल हो सकता है फिर से एसोसिएशन रूल कैसे लिया पहले मैंने नॉन एम्प्टी सबसेट निकाली जिसमें कोई वो सेट नहीं होगा ये जो मेरा फ्रीक्वेंट आइटम सेट है बेटा उसमें से हमने नॉन एम्प्टी सबसेट निकाले दैट डज नॉट एम्प्टी मतलब क्या एम्प्टी सेट इज सबसेट तो एम्प्टी निकाल दिया हमने नॉन एम्प्टी का एंड मेरा दैट डज नॉट इंक्लूड इटसेल्फ आल्सो ठीक है तो दिस इज व्हाट वी गॉट नॉन एम्प्टी सबसेट ना अब क्या है अब सर एक एक करके रूल चेक करने हैं अब हमको क्या करना है अब हमको एक एक करके क्या करना है अब हमको एक एक करके रूल चेक करना है सर रूल चेक कैसे करेंगे पहला लिखिए i1 अब इसमें से i1 छोड़ के कौन बचता है i2 i3 तो आई नीड टू चेक इफ i1 to i2 i3 इज अ गुड एसोसिएशन रूल चलो चेक करते हैं अब कैसे पता चलेगा गुड एसोसिएशन रूल वैलिडिटी में कैलकुलेट सपोर्ट इसका सपोर्ट क्या होगा बेटा इट इज नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव i1 i2 i3 अपॉन सपोर्ट है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बराबर ना सो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितना है 9 उसमें से i1 i2 i3 कितनी बार आया था दो बार तो सपोर्ट क्या आया 2/9 नॉट 2/9 22.22 22.22 इज वैलिड ओके सर सपोर्ट इज वैलिड क्यों सपोर्ट इज वैलिड क्योंकि हमारा मिनिमम सपोर्ट 22.22 ही था इज वैलिड यस सर कॉन्फिडेंस इफ इस रूल का कॉन्फिडेंस क्या है इस रूल का कॉन्फिडेंस है नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव i1 i2 i3 अपॉन लेफ्ट में i1 नंबर ऑफ टाइम्स आई होप कॉन्फिडेंस पता है किसी को कंफ्यूजन प्लीज पूछना नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव i1 so how many times we have i1 6 times बराबर and how many times we have i1 i2 i3 2 times so 2 by 6 is 33.64% which is less than 50% so it is invalid rule अच्छा कॉन्फिडेंस निकालने का एक और तरीका है और यू वांट कॉन्फिडेंस ऑफ एसोसिएशन रूल व्हाट इज एसोसिएशन रूल i1 to i2 i3 इसको ऐसे लिख सकते हैं इट इज आल्सो सपोर्ट ऑफ i1 i2 i3 अपॉन सपोर्ट ऑफ i1 सो व्हाट इज सपोर्ट ऑफ i1 i1 तो कितने बार 6 बार कितने में से 9 में से व्हाट इज सपोर्ट ऑफ i1 i2 i3 दो बार कितने में से 9 में से स्टिल यू आर गेटिंग 2 by 6 ओनली व्हिच इज 33.64 आप ये यूज करें या ये यूज करें दोनों हमने कहा आंसर सेम आ रहा है इसका मतलब हम क्या बोलेंगे जो मेरा पहला रूल था कि मुझे चेक करना है कि i1 to i2 i3 इज अ वैलिड एसोसिएशन रूल नो सर इट इज इनवैलिड रूल समझ में आया कि तो हमको कैसे पता चलेगा वैलिड इनवैलिड हमको सपोर्ट और कॉन्फिडेंस दोनों चाहिए जो हमारे सपोर्ट मीन सपोर्ट को इक्वल होना चाहिए या बराबर होना चाहिए कॉन्फिडेंस मीन कॉन्फिडेंस को इक्वल या बराबर होना चाहिए ओके चलिए नोट कर रूल नोट कर लिया चलो नोट कर बेटा अब दूसरा चेक करते हैं रूल 2 क्या करना है सेकंड वन है i2 तो रूल 2 क्या करना है i2 to i1 i2 i3 में से कौन बचा i1 i3 ये चेक करना है कि वैलिड है कि नहीं इसका सपोर्ट क्या होगा सपोर्ट होगा नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव i1 i2 i3 अपॉन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन सो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितना है सर 9 i1 i2 i3 कितनी बार है सर दो बार व्हिच इज 22.22 ये तो वैलिड है सर कॉन्फिडेंस क्या होगा सर कॉन्फिडेंस इज जैसे मैंने आपको कहा सपोर्ट ऑफ i1 i2 i3 अपॉन सपोर्ट ऑफ i2 नाउ i2 कितनी बार है टोटल स्कीम ऑफ थिंग्स में i2 कितनी बार है बेटा okay so 5 it is 7 by 9 this is 2 by 9 that will be 2 by 7 that will be 28.57% which is less than 50% so it is invalid this rule is also not a valid rule let us try rule 3 will be i3 to i1 i2 so support will be number of time we have i1 i2 i3 upon number of transaction that we had and here it is 2 upon 9 which is 22.22 ये तो बराबर है confidence क्या आएगा बेटा
कॉन्फिडेंस मेरा सपोर्ट ले सकते हो, वो लिख सकते हो। तो सपोर्ट ऑफ I1 I2 I3 अपॉन सपोर्ट ऑफ I3 I3 कितनी बार आया है, I3 5 बार आया है, तो ये 5/9 हो गया, ये 2/9 हो गया, तो इट इज 2/5, तो इट इज 40% व्हिच इज लेस देन 50%, ये रूल भी इनवैलिड है। देन वी हैव रूल 4 क्या बोलेगा, अब देखो I1 I2 I3 हो गया 33 टाइम, समझ 33% कैसे लिखा, चलिए 33 कैसे आएगा, मैं गलती कर कुछ, चलो आगे, अच्छा अब क्या देखो, अब मैं I1 हो गया I2 हो गया, नेक्स्ट नॉन एम्प्टी कौन है, I1 I2, नेक्स्ट नॉन एम्प्टी कौन है, I1 I2, सो रूल 4 वी हैव I1 I2 गोइंग टू I3, चलो इसका सपोर्ट क्या होगा, इसका सपोर्ट होगा नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव I1 I2 I3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, that will be 2 upon 9, that is 22.2, ये तो 9 होता है, इसका कॉन्फिडेंस कितना आता है, कॉन्फिडेंस आएगा सपोर्ट ऑफ I1 I2 I3 अपॉन सपोर्ट ऑफ I1 I2, सो I1 I2 का सपोर्ट क्या आएगा बेटा, 4 बार I1 4 बार ना, ठीक है 4 ना, करेक्ट, सो I1 I2 आएगा 4/9, ये तो है 2/9, तो ये बटा 2/4, ये 50% है, ये इज ग्रेटर देन 50%, मतलब ये वैलिड रूल, तो वी गॉट फर्स्ट वैलिड एसोसिएशन रूल, इसका मतलब I1 I2 if purchases I1 I2 then likely to purchase I3, which is a frequent purchase pattern, ये एक पहला वैलिड एसोसिएशन रूल मिला है, लेट अस से रूल 5 में क्या बचेगा बेटा, I1 I2 I1 I3 रूल 5 will be I1 I3 that gives I2, so support क्या आएगा, support is number of times we have I1 I2 I3 upon number of transaction, that is 2/9, that is 22.22, and confidence will be support of I1 I2 I3 upon support of I1 I3, तो I1 I3 का सपोर्ट क्या है 4 में से 4/9 2/9, ये भी 50% है, which is greater than equal to 50%, ये भी वैलिड रूल है, मुझे ऐसे सारे रूल्स निकालने हैं, ये भी एक वैलिड रूल मिला, रूल 6 का बचा लास्ट में 2 बेटा, I2 I3 एंड I1, तो इसका सपोर्ट क्या आएगा बेटा, सपोर्ट आएगा नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव I1 I2 I3, समझ में आ रहा है बेटा, I1 नॉट रनिंग फास्ट, यू गेट इट ना, ओके बेटा, तो हमको क्या करना है, दूसरी फ्रीक्वेंसी करना, अब उसमें निकालना है, वे वैलिड रूल्स क्या करेंगे, तो ये मुझे सभी चेक करना पड़ेगा, सपोर्ट ऑफ I1 I2 I3 अपॉन सपोर्ट ऑफ I2 I3, सपोर्ट ऑफ I2 I3 में 3/9 है, ये 2/9 है, या 2/3 which is 66.67% greater than equal to 50%, ये भी वैलिड रूल है, so from frequent three item set I equals to I1 I2 I3, the valid association rules are, क्या क्या वैलिड लगा, item 1 item 2 item 3, ये वैलिड एसोसिएशन रूल है, कि purchase of item 1 item 1 item 2 together motivates to purchase item 3, ये वैलिड रूल है, then purchase of item 1 and item 3 motivates to purchase item 2, then purchase of item 2 and item 3 purchase item 1, ये मेरा पहला फ्रीक्वेंसी है, ओके, मेरे को यहाँ पे ये लिखने की जरूरत है, राइट, और मेरे साथ सॉल्व करते हैं, फिर मैं रूल से आपको एक 5 मिनट दूंगा, फटाफट इसका लिखो from rule 1 and I'm working on first second only, we have to repeat this on second cycle also, चलो इसमें देखो, मैं जस्ट 1 मिनट से कर रहा हूं, इसका होगा, ये मेरा रूल 1 है, ओके, ये मेरा रूल 2 है जो कि इनवैलिड था, ये मेरा रूल 3 है जो कि इनवैलिड है, ये मेरा रूल 4 है जो कि पहला वैलिड रूल है, रूल 5 पहला वैलिड रूल, रूल 6, अब हमें क्या कंसीडर करना है, नाउ कंसीडर अनदर फ्रीक्वेंट 3 आइटम सेट I, नाउ दैट इज व्हाट I, दूसरा कंसीडर I1 I2 I5, अब इसके हमको क्या करना है, नॉन एम्प्टी सबसेट्स एक्सक्लूडिंग द सेट, सो अब लेट बी डिफाइंड एज L, क्या क्या मिला इसमें, I1 I2 I5 I1 I2 I1 I5 I2 I5, नाउ अगेन लेट वेरीफाई, इसका रूल 1 क्या बनेगा, I1 2 बचा कौन है, I5 ना, चलिए इसके सारे रूल प्लीज प्लीज सेकंड आइटम सेट रूल्स कैलकुलेट कीजिए फटाफट, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है कैसे करना है, यस एवरीवन, यस, so first just in 5 minutes, should not take more than 5 minutes, fast, okay, so कम करो, इसका सपोर्ट क्या आएगा, डायरेक्ट आंसर कम करो, 2/9 आएगा, ठीक है, इसका कॉन्फिडेंस कितना आएगा, 33, that will be 2/6, right, 33.34 which is less than 50, so ये इनवैलिड रूल है, रूल 1 फॉर सेकंड फ्रीक्वेंट 3 आइटम सेट इज इनवैलिड, रूल 2 क्या होगा, I2 2 I1 I5 बराबर, चलो फटाफट सपोर्ट 2/9 22.22 बराबर, कॉन्फिडेंस कम ऑन हेल्प मी, 28, not 2/7 which is 28.57 less than 50, so again it is an invalid rule, चलो रूल 3 क्या होगा, 5 5 I5 2 I1 I2, चलो सपोर्ट सेम आएगा 2/9, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस क्या आएगा 2/2, देखो चेक करो 100%, इसको ऐसे रूल जिसका कॉन्फिडेंस 100% आता है, ऐसे रूल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रूल 4 क्या था, रूल 4 इज I1 I2 2 I5, सपोर्ट इज 2/9 which is 22.22, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कितना बेटा, 1 2 का 4 बार है 2/4 50% है which is greater than equal to 50%, so भी एक वैलिड रूल है, प्लीज वेरीफाई करते जाइएगा, रूल 5 क्या है बेटा, 1 2 क्या होता है 1 5 ना, 1 2 1 5 1 2 5 सो I1 I5 2 I2, इसमें सपोर्ट क्या है बेटा, सपोर्ट विल बी 2/9 that is 22.22, एंड कॉन्फिडेंस क्या है बेटा, चलो कॉन्फिडेंस 100%, 100% कॉन्फिडेंस है, 2/2 राइट, सो अगेन इज अ वैलिड रूल, एंड रूल 6 यहाँ पे बन रहे हैं, छठा क्या होगा, I2 I5 2 I1, तो इसमें मेरा सपोर्ट तो सब आ रहा है, सपोर्ट नहीं है, क्यों सपोर्ट सब में आ रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंट कंसीडर नहीं किया ना, सपोर्ट है समझ आ रहा है, तो सपोर्ट तो हमारा नहीं आना है, कॉन्फिडेंस इसका क्या आएगा, 2/2 आएगा, 100 करो, so for frequent 3 item set I, which is I1 I2 I5, the valid association rules are, क्या valid बेटा, rule 1 invalid, rule 2 invalid, rule 3 was valid, which was 5 I5 to I1 I2, और क्या valid था बेटा, I1 I2 to I5, ये भी valid rule था, rule 5 भी valid था ना, यहाँ पे 50% था, I1 to I5 to I2 I2 to I5, sorry
तो हमारे जो दोनों फ्रीक्वेंट आइटम सेट थे इन दोनों के लिए हमने वैलिड एसोसिएशन रूल्स निकाल लिए। प्लीज आपका ये सिग्नल आपको जस्ट प्लीज यार दीजिए, आप लोग टेक 2 मिनट्स कैलकुलेट कीजिए द बेस्ट, मेरे को आपको नोट कर लीजिए प्लीज। हां जी, यहाँ पे मैं करता हूं, एग्जाम में कैसे पूछेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूं, एक और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, ये आपके रेफरेंस बुक का जो क्वेश्चन है वो है, एग्जाम में कैसे आएगा, कुछ और टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, बताते होते हैं उनसे आप क्वेश्चन करते हैं। देखो अगर चाहते हो सपोज मैं आंसर अभी नोट कर लीजिए, मैं करता हूं, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रॉल करता हूं, एक बार देखिएगा। ओके, लेट मी स्क्रॉल, रूल 1 रूल 2, ये रूल कैसे आपको समझ में आना चाहिए, जितने भी नॉन एम्प्टी सब्सेट थे उसको लेके इफ दैट इज आई एस, सो आई माइनस आई एस, मेरा राइट साइड में होगा। रूल 3, रूल 4, रूल 5, रूल 6, एंड ये राइट आंसर। जस्ट लेट मी नो इफ इट इज डन, प्लीज। ओके, तो प्लीज मुझे बताना। कैन गो अहेड। So let me give you another example to solve this. Okay. Okay. This is homework. This is homework. इसमें मैं आपको कहता हूँ let me give the constraint. Constraint ऐसा है support level is 33% mean support 33% का कितना काउंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? It is 33% of 12. It is 33% of 12 so इसको आपको काउंट करना पड़ेगा and confidence level is 50%. इसको प्लीज आप सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले कैसे निकालेंगे? उसको कैसे सॉल्व करेंगे? वन आइटम से निकालेंगे, उसमें फ्रीक्वेंट वन आइटम से निकालेंगे, फिर टू आइटम से निकालेंगे, उसमें फ्रीक्वेंट टू आइटम से निकालेंगे। फ्रीक्वेंट टू आइटम से मतलब जो मेरे सपोर्ट को जस्टिफाई करे। देन थ्री आइटम से निकालेंगे, उसमें फ्रीक्वेंट थ्री आइटम से निकालेंगे, फोर आइटम से निकालेंगे, उसमें फ्रीक्वेंट फोर आइटम से निकालेंगे, एंड सो ऑन। इज दिस क्लियर? विल बी एबल टू सॉल्व? इफ यस, आई विश टू सॉल्व FP ग्रुप टुडे। मैं चाहता हूं FP ग्रुप में सॉल्व करूं आज। लेकिन मैं समझ नहीं ठीक है? सर सर अगर हमको 4 आइटम सेट का मिला होता तो हम 3 आइटम सेट को सॉल्व नहीं, पहले 4 आइटम को सॉल्व करना। अभी हमने 4 आइटम सॉल्व किया ना, हमने बात नहीं हमने 3 आइटम सेट के सारे पॉसिबल सबसेट्स निकाले नॉन एम्प्टी और उसमें से हर एक के हमने वेरीफाई किया। तो अगर 4 आइटम सेट निकलता तो उसके आप क्या करते? 4 आइटम सेट में देखिए, अब एग्जांपल देखिए, अगर मेरे नाम है I1 I2 I3 I4 ये आंसर सपोज 4 आइटम सेट सपोज, तो इसमें मेरे को क्या मिलता? मैं लिखा 1 2 3 4 1 2 1 3, मेरे रूल्स कितने थे? 1 4 बराबर बराबर 1 2 1 3 1 4 देन 1 2 1 3 1 4 देन सॉरी देन 2 3 2 4 3 4 देन 1 2 3 1 2 4 देन 2 3 4 इतने पॉसिबल बनते हैं ना नॉन एम्प्टी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रूल्स चेक करने पड़ते हैं। लेकिन समझ में आ रहा है? पहला रूल क्या बनता? 1 से 2 3 4 ये पहला रूल बनता। दूसरा रूल क्या बनता? 2 से 1 3 4। अच्छा 1 3 4 मतलब 3 से सॉल्व करना है। कई बार डायरेक्ट यूज कर सकते हो। कोई दिक्कत बेटा? यस? हां, 4 वाला तो नहीं आएगा, 3 वाला आएगा मैक्सिमम। ये आपके अरे एग्जाम के क्वेश्चन है ये। देखो अभी आपको लग रहा है टाइम लगेगा तो एग्जाम में ज़्यादा वेट दिखाता है। सो दैट इज व्हाई सॉल्विंग, डोंट वरी। ये तो एग्जाम में आपके एग्जाम में सॉल्व एग्जाम में है। ठीक है? तो कैन यू सॉल्व वन मोर FP ग्रुप सॉल्व करने में तो टाइम कंज्यूमिंग है। यस? बट ये आपको नेक्स्ट हाफ एन आवर में होगा नहीं। इट विल टेक सम टाइम। दूसरा नेक्स्ट लेक्चर में पहले वो करते हैं नहीं, इट विल टेक 1 आवर। तो इससे पहले FP ग्रुप से आगे की बात है। पहले सारा कुछ पहले आप मैं आज इसका बात कर लेते हैं ना, ठीक है? ओके, चलो। अब क्या एल्गोरिथम की बात कर लेते हैं। चलो, अभी एल्गोरिथम देखते हैं। एल्गोरिथम स्टेप अब आएगा। मेरे पास एक डेटा ट्रांजैक्शन डी होगा जिसमें सारे आइटम सेट्स होंगे। मुझे मिनिमम सपोर्ट और मिनिमम कॉन्फिडेंस दिया होगा। ये मेरे इनपुट होंगे। मेरा आउटपुट क्या होगा? फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स जो मिनिमम सपोर्ट को सैटिस्फाई करे और कुछ स्ट्रांग एसोसिएशन रूल जो मिनिमम कॉन्फिडेंस को सैटिस्फाई करे। ये तो समझ में आ गया? एल्गोरिथम के इनपुट और आउटपुट समझ में आए? यस? एल्गोरिथम सबसे पहले क्या करेगा? जनरेट फ्रीक्वेंट वन आइटम सेट। स्कैन द डेटा सेट टू काउंट द सपोर्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम। कीप ओनली दोस आइटम हुज सपोर्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम सपोर्ट। इसके रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा? फ्रीक्वेंट वन आइटम सेट जिसको हमने नाम दिया L1। स्टेप 1 समझ में आया? यस? इसी मैंने पहले सॉल्व करा है। सॉल्व करने के बाद ये जब हम एल्गोरिथम देखेंगे ना तो इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। अब आइटरेटिवली मुझे क्या करना है? अब मुझे क्या करना है? आइटरेटिव प्रोसेस टू फाइंड k आइटम सेट। k का वैल्यू 2 से ज्यादा ही होना चाहिए। हमारे केस में हमने कितने किए थे? 2 आइटम सेट, 3 आइटम सेट, 4 आइटम सेट का हमने सॉल्व किया था। 4 आइटम सेट में हमको कोई भी 4 आइटम सेट वैलिड मिला नहीं। हमें कब तक करना है? कैंडिडेट जनरेट करना है। यूज द फ्रीक्वेंट k - 1 आइटम सेट टू जनरेट अ सेट ऑफ कैंडिडेट k आइटम सेट। देखो ये क्या है? बेटा स्टेप 2 में क्या बोला? मुझे स्टेप 2 में चाहिए था 2 आइटम सेट। 2 आइटम सेट के लिए मैंने क्या किया? मैंने निकाला 1 आइटम सेट को मल्टीप्लाई करो 1 आइटम सेट से। बराबर? तो ये क्या होता है कि अगर k = 2 तुम्हें 2 आइटम सेट चाहिए, सो तुम 1 आइटम सेट वाले को मल्टीप्लाई करो। तो k - 1 आइटम सेट को मल्टीप्लाई करने का k आइटम सेट जनरेट करने के लिए जब मुझे 3 आइटम सेट चाहिए था तो मैंने 2 आइटम सेट वाले को मल्टीप्लाई किया। कैन यू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी? यस और नो? कैन यू एक्सप्लेन दिस लाइन? यस, श्योर श्योर। सी यहाँ पे देखिएगा। इसमें दैट्स व्हाई वी सॉल्व इट। ये देखिए, जब मुझे 2 आइटम सेट चाहिए था तो मैं क्या L1 करूंगा? L1 फिर इफ आई नीडेड 2 आइटम सेट I multiply 1 आइटम सेट with 1 आइटम सेट। हाँ या ना? यस If I needed 3 items set, I multiply 2 items set with 2 items set. हाँ या ना? तो if I need k items set, I will multiply k - 1 item set with k - 1 item set. हाँ या ना? यस वही कहता है मेरा एल्गोरिथम क्या होता है? अच्छा ये हमको क्या करना है? वी हैव टू सॉल्व इट आइटरेटिवली ना? आइटरेटिवली हमको क्या करना है? हमको सॉल्व करना है। हमने 2 आइटम सेट निकाला, 3 आइटम सेट निकाला, 4 आइटम सेट निकाला। ये हम बार-बार नहीं करते हैं। तो जब मुझे कब तक करना है? k तक करना है। तो जब k = 2 निकालना है तो k - 1 आइटम सेट को मैं यूज करूंगा। L k - 1 L2 के लिए L1 निकालना है। तो I will use k - 1 आइटम सेट टू जनरेट k आइटम सेट जिसको हम c के नाम देंगे। तो c1 इज फर्स्ट 1 आइटम सेट, c2 सेकंड आइटम सेट, c3 थर्ड आइटम सेट एंड सो ऑन। यस और नो? यस अच्छा, अब हमको रूल करना है। मैं हमको सपोर्ट निकालना है। हम निकालना पड़ेगा आइटम सेट का और जो भी आइटम सेट मेरे सपोर्ट को सैटिस्फाई करेंगे उनको डिलीट कर देना है। तो रिमूव द कैंडिडेट इन ck दैट हैज सपोर्ट लेस देन मीन सपोर्ट। अब जो मेरे को मिलता है वो हो गया फ्रीक्वेंट k आइटम सेट। तो पहले क्या होता है? आप k आइटम सेट जनरेट कीजिए। जनरेट k आइटम सेट यानी 2 आइटम सेट, 3 आइटम सेट, 4 आइटम सेट जो भी है आप उसको जनरेट कीजिए। अगर आप k आइटम सेट जनरेट करोगे तो k - 1 आइटम सेट यूज करना पड़ेगा। जनरेट k आइटम सेट यूजिंग k - 1 आइटम सेट। अब आप फॉर ईच कैलकुलेट सपोर्ट
or count T the set whose count is less than min support. समझ में आ रहा है? वही तो कर रहे थे बराबर है ना, हम ये कर रहे थे ओके. हाँ, सर. अब टर्मिनेट कब करेंगे? The algorithm stops when no further frequent item set can be generated. Now, when LK is empty for some k, yeah, LK is empty for some k. In our case, for k equal to 4, did we found a1 which was valid? नहीं ना, empty set बेटा नहीं found. हेलो, हमारे केस में हमने k equal to 4 लिया, इधर 4 लिया, तो किसी ने भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, empty will not be 4 item set. Means जो L4 होगा, L4 भी empty ना. हे प्रभु समझा. L3 में कितने थे? 2, L3 में 2. 2 set ना? Yes. Okay. अब रूल कैसे जनरेट करेंगे? स्टेप 1 क्या होता है? For each frequent item set generate all non-empty subset. यही किया था नहीं? जितने frequent item set थे, हमारे केस में हमको 2 frequent item set थे, हमने दोनों के लिए non-empty subset generate किए थे, बताओ. Yes. अब हमने सबके for each root, for each subset, हमको रूल कैसे करना है? S to L minus S. ठीक है ना? S to L minus S. S is subset. जैसे अगर मेरा I1, I2, I3 है, तो ये क्या है मेरा? ये L है. बराबर? तो S में एक सबसेट क्या होगा? I1. तो मेरा रूल कैसे करते हैं? I1 2, I2 I3. तो ये क्या है? S to L minus S. हाँ बेटा, ऐसे सारे S के लिए हमने निकाला है. नहीं समझा? Yes. अब जो सबके कैलकुलेट करना है, मैंने सबके कैलकुलेट किया था. Supporting market. प्राइमरी हमारी इंपॉर्टेंट था. It's 100, Retain only those who satisfy 50%. यानी confidence. I think uprise is very clear to all. Yes? हाँ, sir. Now, so this is uprise algorithm. uprise algorithm क्या है? This uprise algorithm is a classic algorithm used in data mining. इसको यूज करके हमने देखिए, आपने देखा हमने valid association rules बनाए थे. इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिलेशनशिप या एक पैटर्न जो हमारे डेटा सेट में जितने भी आइटम्स हैं उनके बीच में. ये हम कहां यूज करते हैं? मार्केट बास्केट एनालिसिस में. इसमें कुछ टर्म्स है फ्रीक्वेंट आइटम सेट, सपोर्ट, कॉन्फिडेंस एंड लिफ्ट. हमने सपोर्ट कॉन्फिडेंस को पहली बार देखा था. लिफ्ट हमने अब तक देखा नहीं. लिफ्ट का मतलब क्या है? अगर मैंने कहा व्हाट इज A to B, इसका लिफ्ट का वैल्यू क्या है? ये क्या बोलना चाहता है बेटा? देखो, it tells us how much more likely item B is purchased when item A is purchased. Now we explain the lift. पहला, ये मैंने जस्ट मार्केट बास्केट एनालिसिस का थ्योरी दिया हुआ है. मेरे को आपको लिफ्ट के बारे में बताना है. लिफ्ट. सो प्लीज व्हाट इज लिफ्ट? प्लीज लिसन, इंपॉर्टेंट. हमने सपोर्ट और कॉन्फिडेंस पहले ही पढ़ा हुआ है. Lift tells you how much more likely two items are to be bought together compared to random chance. So इसका मतलब क्या है? एग्जांपल देखिए. अगर मैंने कहा if 40% of the transaction includes butter and the confidence for bread to butter is 67. Lift from A to B is what? Confidence from A to B upon support of B. This is the formula for lift. Now suppose मैंने कहा what is confidence from A to B? Confidence A to B का मतलब क्या है? कि what is the percent? Confidence क्या होगा? Is number of times A and B purchased together upon number of times A is purchased. बराबर? And ये डिवाइड बाय क्या होगा? Support of B. What is support of B? What is support of B? Number of times B is purchased. अरे हमने लिफ्ट यूज नहीं किया क्योंकि हमको चाहिए नहीं था. ये टर्मिनोलॉजी तुमसे सिखा बेटा. It was not required priorly. Don't worry. Number of time B is purchased upon total number of purchase. ये हो गया सपोर्ट ऑफ बी और ये हो गया कॉन्फिडेंस ऑफ बी. एक्चुअली लिफ्ट कहता क्या है समझिए. समझो लिफ्ट का वैल्यू 1.675 है. समझो मेरे लिफ्ट का वैल्यू 1.675 है. आई हैव एन एसोसिएशन रूल A to B and the lift value is 1.67. What it means? It means कि A bread and butter यानी A और B समझो A is bread and butter. कि ब्रेड और बटर साथ में खरीदने, ब्रेड और बटर साथ में 1.67 टाइम खरीदने के चांसेस ज्यादा है as compared to purchasing only bread or only butter. समझ में? So a lift of 1.675 means bread and butter are bought together 1.67 times more often than they were bought randomly. मैं इसको बात करूंगा. ये तो मैं खाली आपको ये सब में एक एक करके बात करूंगा. Whatever I share I will discuss. आगे आप खाली दो चीज पे ध्यान रखिए कि अगर आपको मैंने प्रॉब्लम दिया है, आप प्रायोरिटी सॉल्व करके एसोसिएशन रूल्स निकाल लीजिए. ये वाला प्लीज सॉल्व कीजिएगा. दूसरा, आपको ये एल्गोरिथम क्लियर होना चाहिए. ये वाला एल्गोरिथम क्लियर होना चाहिए. ओके? इज दिस क्लियर बेटा? इतना आपको समझा क्या? दोनों चीजें एल्गोरिथम सॉल्व करना, ये दो चीज समझा क्या बेटा? हाँ, सर, समझा. चल वील स्टॉप हियर. ओके? सर, आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी इमीडिएट चलो ठीक है. बाय एवरीवन. थैंक यू सर. So please, I want you to solve with me. It's very time consuming. Good evening, everyone. Am I audible? Yes. Can you hear me? Okay. Now, if you can recall, what we did in our last lecture, we solved an example on a priori. I have given you one question also to solve. Now, this was the example of a priori. क्या किया हमने इसमें बेटा? पहले हमने वन आइटम सेट निकाले, फ्रीक्वेंसी निकाली. सारा केस इसका था मिनिमम सपोर्ट का. मिनिमम सपोर्ट होना चाहिए. फिर हमने दो आइटम सेट निकाला, काउंट किया, मिनिमम सपोर्ट चेक किया. तीन आइटम सेट निकाला, काउंट किया, मिनिमम सपोर्ट चेक किया. हमको कोई ना कोई मिनिमम सपोर्ट वाला मिल रहा था. फिर हमने फोर आइटम सेट निकाला. उसमें हमको मिनिमम सपोर्ट काउंट वाला कोई भी मिला नहीं. तो हमने ये कंक्लूड किया कि फोर आइटम सेट हमको जो ट्रांजैक्शन दिए गए हैं उसमें पॉसिबल नहीं है. उसके बाद हमने एसोसिएशन रूल निकालना चालू किया. एसोसिएशन रूल में हमको हमने कॉन्फिडेंस पे ध्यान दिया. सो ये हमने सारे पॉसिबल जितने भी रूल्स हैं वो हमने निकाले. करेक्ट? रूल 1 रूल 2 हमारे पास दो तीन सेट के फ्रीक्वेंट आइटम सेट थे. दोनों पे हमने सारे एसोसिएशन रूल अप्लाई किए और लास्ट में हमें ये एसोसिएशन रूल मिला जो कि हमने ट्रांजैक्शन दिए थे उसमें से. नाउ अगर मैं आपकी जगह हूं तो मेरे मन में कुछ ख्याल आ रहा है. सर, ये तो आपने लिमिटेड आइटम सेट दिए थे, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन दिए थे. इसमें कितना टाइम लग गया ये सॉल्व करने के लिए? लास्ट लेक्चर लगभग हमने पूरा दे दिया. ठीक है. यहाँ पे हमको मशीन से काम करवाना है तो थोड़ा जल्दी होगा. फिर भी एक चीज तो हमको पता है, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. तो अब हमारा यहाँ से शुरू होता है पहला क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 13 कि सर सबसे पहले आपको ये समझना है कि हाउ टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ अ प्रायोरी एल्गोरिथम. सो यहाँ से आज का हम डिस्कशन शुरू करते हैं. हम ये देखेंगे आज हमारा कि भाई हम अ प्रायोरी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. फिर हम एक और नया एल्गोरिथम देखेंगे एफटी. फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ बढ़ेंगे. लेट मी स्विच ऑफ द कैमरा एंड लेट्स टॉक अबाउट इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ अ प्रायोरी एल्गोरिथम. नाउ जब हम बात कर रहे हैं अ प्रायोरी एल्गोरिथम की, अ प्रायोरी एवरीवन प्लीज फोकस. अ प्रायोरी इज वन ऑफ द क्लासिक एल्गोरिथम फॉर एसोसिएशन रूल माइनिंग जो कि हमने देखा है. ये क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स को. अ प्रायोरी एल्गोरिथम में दो मेन स्टेप है. पहला स्टेप आइडेंटिफाई करो फ्रीक्वेंट आइटम सेट को और सेकंड स्टेप क्या है? एसोसिएशन रूल्स बनाओ. करेक्ट? हमने पहले आइडेंटिफाई किया फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स. इसलिए हमने 1 सेट निकाले, 2 सेट निकाले, 3 सेट निकाले. हमने जब सॉल्व किया तो हमको पता चला कि 3 सेट वाले ज्यादा फ्रीक्वेंट है. तो ये पॉसिबल है. तो स्टेप नंबर 1 इज पहले सारे फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स निकाल लीजिए. स्टेप नंबर 2 फिर आगे हमने बेटा सबके लिए एसोसिएशन रूल्स ट्राई किए. हमने चेक किया कि कौन-कौन कॉन्फिडेंस का जो हमारा पैरामीटर है उसको सैटिस्फाई करता है. फिर जो पॉसिबल रूल्स हमारे कॉन्फिडेंस के पैरामीटर को सैटिस्फाई करते हैं हमने उन सबको कंसीडर किया. लेकिन अ प्रायोरी एल्गोरिथम का मेजर ड्रॉबैक है कि वो इनएफिशिएंट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मेमोरी. क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम ले सकता है और बहुत ज्यादा मेमोरी ले सकता है, खासकर जब हम लार्ज डेटा सेट्स पे काम कर रहे हैं. ये कब ऐसा हो सकता है जब हम किसी लार्ज डेटा सेट पे काम कर रहे हैं. क्यों ऐसा? क्योंकि आपने बात देखा है बेटा, क्योंकि द रीजन इज इट रिक्वायर मल्टीपल स्कैन ऑफ द डेटाबेस. एक डेटाबेस को बार-बार स्कैन करना पड़ता है. क्यों? ताकि मुझे एक लार्ज नंबर ऑफ आइटम सेट्स मिले जो कि हमने किया था पिछले सॉल्व एग्जांपल में. करेक्ट? हमने तो पिछले एग्जांपल सॉल्व किया उसमें हमने यही किया. हमको बहुत बहुत बार इटरेट करना पड़ा. एक बार 1 आइटम सेट, 2 आइटम सेट, 3 आइटम सेट, ऐसे हमको बहुत बार इटरेट करना पड़ा. हमारे डेटाबेस को मल्टीपल स्कैन लगेंगे सो दैट इट कैन जनरेट लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट.
ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अ प्रायोरी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं। उनमें से पहला स्ट्रेटजी है हैश बेस्ड टेक्निक। हैशिंग जैसे कि आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा बेटा, ये टेबल होता है। ना पहले मैं आपको सॉल्व एग्जांपल दिखाता हूं, फिर मैं थ्योरी पे बात करूंगा। ना इमेजिन करो मेरे पास कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं और हर ट्रांजैक्शन की कुछ लिस्ट ऑफ आइटम सेट है और मुझे कहा गया है कि मिनिमम सपोर्ट जो है काउंट वो 3 है। तो देखिए ट्रांजैक्शन 1 में भी है I1 I2 I5, ये वही वाला एग्जांपल है जो हमने पहले लिया था प्रायोरी के लिए। ट्रांजैक्शन 2 में I2 I4, ट्रांजैक्शन 3 में I2 I3 एंड सो ऑन। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो सिंगल आइटम सेट के लिए आपके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। सिंगल आइटम सेट आपको पहले काउंट निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो जब मैं सिंगल आइटम सेट निकाल रहा हूं, मैं कोई हैश फंक्शन अप्लाई नहीं करूंगा। देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट आइटरेशन इज रिक्वायर्ड टू काउंट द सपोर्ट ऑफ ईच आइटम सेट। हर आइटम सेट का मुझे जो सपोर्ट है वो काउंट करना है। तो ये मैंने हर आइटम सेट का सपोर्ट काउंट कर लिया। आइटम 1 6 बार है, 1 2 3 4 5 6। आइटम 2 7 बार है, 1 2 3 4 5 6 7। आइटम 3 6 बार है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये मैंने स्टेप नंबर 1 कर लिया, हर आइटम का मैंने काउंट निकाल लिया। सर वहां भी तो हम यही करते थे, देखो जरा बेटा। सी दिस इज 1 L1 ना, फ्रीक्वेंसी ये सेम ही है हमारा। तो ये वन आइटम सेट के लिए हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है, वन आइटम सेट हमको पूरा निकालना ही पड़ेगा। ओके सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हम टू आइटम सेट पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या लिखा है बेटा, from second iteration efforts are made to enhance execution of a priori by utilizing the hash table concept. hash table concept क्या करता है बेटा, ये मिनिमाइज करता है नंबर ऑफ आइटम सेट जनरेटेड इन द सेकंड आइटरेशन। सर जरा बताइए प्रूफ करके। ये जब हमने पिछले एग्जांपल सॉल्व किया तो सेकंड आइटम सेट में हमने कितने जनरेट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 आइटम सेट जनरेट करिए, दो आइटम वाले, ध्यान दीजिएगा। 10 आइटम सेट जनरेट करिए, दो आइटम वाले, सबका काउंट निकाला, फिर चेक किया कि कौन कौन से आइटम सेट मेरे काउंट के कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं। ये हमने किया था अ प्रायोरी के लिए। यहां देखिए क्या किया बेटा हमने, यहां देखिए क्या किया। हाँ, यहाँ मैंने ना ये मैंने अच्छा पहले मैंने क्या किया, मेरे हर आइटम को मैंने ऑर्डर दे दिया। तो I1 I2 I3 I4 I5 तो लेक्सिकोग्राफिकली या सीक्वेंस में आप हर आइटम को, तो मैंने कहा I1 is 1 I2 is 2 I3 is 3 I4 is 4 I5 is 5। ये मैंने लेक्सिकोग्राफिकली आप बोल सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं असाइन ऑर्डर इन सीक्वेंस 1 to 5 और ये मैंने एक हैश फंक्शन दे दिया। ये हैश फंक्शन मैंने ऐसे ही दिया है, जैसे कि आप जानते हैं हैश फंक्शन का मॉड होता है, वो प्राइम नंबर होता है। यहाँ 7 मेरा प्राइम नंबर है, तो इट इज ये मैंने इसके लिए लॉजिक नहीं है, समझ में आ गया, मैंने रैंडमली हैश फंक्शन दे दिया है। ठीक है, अब ये कहता है देखो हैश फंक्शन ऑन x एंड y x एंड y, क्योंकि मुझे दो आइटम सेट जनरेट करने हैं, दो आइटम सेट का जनरेट करना है। तो देखो पहला कितने पॉसिबल होंगे, मैंने तुमको बताया है I1 I2 I1 I3 I1 I4 I1 I5 फिर I2 I3। मैंने तुम्हें कहा रिपीट नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इफ यू कैन रिमेंबर, मैंने कहा एक रिपीट नहीं होना चाहिए, दूसरा आगे बढ़ना चाहिए। सो I2 I3 I2 I4 I2 I5 एंड सो ऑन। अच्छा I1 I2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया, मैंने काउंट कर लिया। I1 I3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया। ऐसे मैंने सारे आइटम सेट को काउंट करिए। I3 I4 0 बार आया, I4 I5 भी 0 बार आया है, इसलिए हमको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा हैश फंक्शन कैसे जनरेट करेंगे, I1 I2 4 बार आया तो मेरे को एक हैश फंक्शन वैल्यू चाहिए। हैश फंक्शन वैल्यू क्या है, ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आइटम इनटू 10 प्लस ऑर्डर ऑफ, या फिर रेफरेंस बुक से मैंने लिया एग्जांपल, ऑर्डर ऑफ द सेकंड आइटम मॉड 10। तो व्हाट इज द ऑर्डर I1 है, ऑर्डर इज 1 इनटू 10, ऑर्डर ऑफ सेकंड आइटम इज 2, तो 10 प्लस 2 12 mod 7 is 5। I1 I3 ऑर्डर ऑफ I1 is 1, so 10 1 10 plus 3 13 mod 7 is 6। I1 I4 10 plus 4 14 14 mod 7 is 0, 10 plus 5 15 15 mod 7 is 1 7 to the 14 115, what is the remainder, 2, to 10 to the 20 plus 3 23 mod 7 7 to the 21, remainder is 2, 2 to 2 into 10 20 plus 4 24, remainder is 3, 20 plus 5 25, remainder is 4। ये 0 है तो इसको हमको काउंट करने की जरूरत नहीं है। ये 1 है तो I3 है, I3 का क्या ऑर्डर है 3, so 10 to the 30 plus 5 35 mod 5 is 0। ये हमने हैश वैल्यू जनरेट किया, we have hash value generated। अब ये हैश वैल्यू के साथ देखिए क्या बेटा, हमने बकेट्स बनाए। हमारा मॉड कितना बेटा 7, मॉड अगर 7 है तो वी विल नीड 7 बकेट्स। तो बकेट्स क्या होगा, 0 से लेकर 6 तक बकेट होगा बेटा, तो 0 से लेकर 6 तक बकेट है। अब हर बकेट का काउंट देखेंगे, देखो बकेट यहाँ देखिए, यहाँ हमारे नंबर ऑफ आइटम्स देखिए। पहले बकेट 0 वाले में कितने हैं, 0 वाले में है 1 4 एंड सॉरी I1 I4 एंड I3 I5। तो देखो 0 वाले में I1 I4 I3 I5 और इनका काउंट 1 था, ये कौन से में गए, ये बकेट 0 में गए हैं और इनका काउंट 1 1 है दोनों का। देन बकेट 1 में कौन गया बेटा, बकेट 1 में एक ही आइटम गया है, एक ही आइटम सेट गया है I1 I5। बकेट 1 में I1 I5 इसका काउंट 2 है बेटा, देखो I1 I5 का काउंट 2 है। फिर 3 में कौन गया बेटा, I2 I4 गया है, देखो I2 सॉरी 3 में ना, I2 I4। 2 में कौन गया है, 2 में गया है I2 I3 काउंट 4, तो I2 I3 काउंट 4। 4 में कौन गया बेटा, 4 में तो ये गया I2 I5 काउंट 2, I2 I5 काउंट 2। 5 में कौन गया है, 5 में गया I1 I2 काउंट 4, तो I1 I2 काउंट 4। देन 6 में कौन गया I1 I3 काउंट 4, I1 I3 काउंट 4। नाउ अब ये बताइए इसमें L2 में कौन जाएगा, L2 में वही जाएगा जो फ्रीक्वेंसी मेरा बकेट काउंट, देखो जो फ्रीक्वेंसी है बाकी ये बकेट में 2, ये बकेट काउंट 2 4 2 2 4 4 ये बकेट काउंट, ये दोनों भी नहीं जाएंगे L2 में, ये दोनों नहीं जाएंगे L2 में। ये क्यों, मेरा मिनिमम सपोर्ट काउंट कितना बेटा 3, तो कम से कम 3 होने चाहिए आगे जाने के लिए। ये भी नहीं जाएगा, ये जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। तो इससे मेरे को अपने आप L2 में 1 2 3 L2 में यही 3 जाएंगे। अब अच्छा यहाँ पे ना आपके मन में एक दुविधा होगी, सर यहाँ तो काम करना पड़ेगा बेटा, आप 9 ट्रांजैक्शन है, जस्ट इमेजिन करो अगर 9 ट्रांजैक्शन होते, अगर 9 ट्रांजैक्शन होते तो हर बकेट में बहुत ज्यादा एलिमेंट होते, यानी आपको बार-बार नहीं स्कैन करना पड़ेगा, एक बार बकेट में भर दो और उसके बाद सर्च करना आसान हो जाएगा। जैसे कि आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि हैशिंग इज द बेस्ट सर्च टेक्निक। और एक बात यहाँ ये जो हैशिंग हो रहा है ये किसकी जैसा हो रहा है बेटा, ये रिजल्ट एजेंसी लिस्ट की तरह हो रहा है बेटा। अगर उसी एड्रेस पे एक से ज्यादा एलिमेंट आ रहे हैं तो यहाँ हम कोलिजन नहीं कर रहे हैं, हम उस एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। देखो I1 I4 0 पे गया, I3 I5, इट इज लाइक एजेंसी लिस्ट। इससे क्या हो जाएगा, आपके जो स्कैन से वो काफी कम हो जाएंगे और जो लार्ज कैंडिडेट्स हैं जिनके वजह से इनपुट आउटपुट कॉस्ट बढ़ जाता है वो भी निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट राउंड में हमको 1 2 3 पे ही ध्यान देना पड़ेगा। तो ये पहला टेक्निक है जिसको हम कहते हैं हैश बेस्ड टेक्निक। देखो इन सेकंड आइटरेशन दो आइटम सेट जनरेट होगा, फॉर एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइटम सेट वी मैप देम इन डाइवर्स बकेट ऑफ हैश टेबल एंड इंक्रीमेंट द बकेट काउंट। अगर बकेट काउंट मिनिमम सपोर्ट से कम है तो हम उस कैंडिडेट को निकाल देंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा यहाँ पे जो बकेट काउंट में देखिए यहाँ 1 1 है, जिनका भी 3 से बकेट काउंट 2 है, इनको हटा दो, बकेट काउंट 2 हटा दो, 4 है, 2 हटा दो, 2 हटा दो। तो जो भी रेड है वो हैं जिनके बकेट काउंट क्या है, कम है 3 से। तो यहाँ मिनिमम सपोर्ट जो है मेरा वो कितना है बेटा 3, मिनिमम सपोर्ट 3 है, इसलिए जो भी बकेट काउंट है लेस देन 3 उनको हम रिमूव कर देंगे। सो व्हाट इन जनरल वी अंडरस्टैंड इज विद हैशिंग वी कैन डेफिनेटली इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ माय अ प्रायोरी एल्गोरिथम स्पेशली व्हेन इट हैज लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट। दूसरा टेक्निक जिससे हम अ प्रायोरी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं वो है ट्रांजैक्शन रिडक्शन। सो इसका मतलब क्या है, देखो पिछले लेक्चर में हमने कहा हम हर आइटरेशन में बेटा हम पूरे 9 के 9 ट्रांजैक्शन के आइटम सेट गिन रहे थे। देखो इसमें भी देखो सेकंड में भी हमने I1 से I5 सबको गिना, थर्ड में भी देखो बेटा भले ही यहाँ पे देखो आंसर 0 आया है, 0 आया है, 0 आया है, लेकिन हमने हर केस में हर आइटरेशन में 9 के 9 ट्रांजैक्शन के एलिमेंट्स को काउंट किया है। रिमेंबर दिस, इन एवरी आइटरेशन वी हैव काउंटेड ऑल द 5 एलिमेंट I1 to I5 ऑफ द 9 ट्रांजैक्शंस, हमने सबको काउंट किया है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम कर दें, मतलब जो एफिशिएंट जो ट्रांजैक्शंस जो आइटम्स एफिशिएंट नहीं है, क्या हम उनको आगे भी कंसीडर ना करें? अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं। चलो देखिए कैसे। देखो ट्रांजैक्शन दैट डज नॉट कंटेन एनी फ्रीक्वेंट k आइटम सेट कैन नॉट कंटेन k plus 1 आइटम सेट। सिंपल है। इसका मतलब अगर मेरे पास ऐसे ट्रांजैक्शन T1 है जिसमें 2 सेट फ्रीक्वेंट है ही नहीं, समझो जरा। अगर मेरे पास कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें 2 सेट फ्रीक्वेंट आइटम नहीं है तो इतना तो पक्का है कि उसमें 3 सेट फ्रीक्वेंट आइटम भी नहीं होंगे, इतना पक्का है कि उसमें 4 सेट फ्रीक्वेंट आइटम भी नहीं होंगे। तो अगर किसी में 2 सेट फ्रीक्वेंट नहीं है तो 3 सेट फ्रीक्वेंट कैलकुलेट करते समय आप ऐसे किसी भी ट्रांजैक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, आप ऐसे किसी भी ट्रांजैक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। ये उसकी फिलॉसफी है। एग्जांपल देखिए, समझो ट्रांजैक्शन 1 में मेरे पास I1 I2 I5 है, ट्रांजैक्शन 2 में मेरे पास I2 I3 I4 है, ट्रांजैक्शन 3 में I3 I4 आइटम है,
ट्रांजैक्शन 4 में I1 I2 I3 I4 चलो मेरे पास 4 ट्रांजैक्शन है, 5 आइटम सेट है, तो अगर मैं आइटम सेट गिनो आइटम्स कितने हैं I1 I2 I3 I4 and I5 ये 5 आइटम सेट चलो देखो अब देखता हूं T1 T2 T3 T4 T5 T1 में I1 I2 I5 I1 में 1 I2 में 1 I5 में 1 T2 I2 I3 I4 तो I2 I3 I4 में 1 बाकी 0 T3 I3 I4 में 1 I3 I4 में 1 बाकी 0 T4 चारों है तो 2 3 4 अब मैं क्या टोटल काउंट करता हूं ये कितनी बार आया है सारे ट्रांजैक्शन ये 2 बार आया है ये 3 बार आया है ये 3 बार आया है ये भी 3 बार आया है ये 1 बार आया है अगर मैं टोटल काउंट करूं इसका मतलब जब मैं वन आइटम सेट की बात करता हूं तो ये जो आइटम I5 है वो सब मिला के एक बार आया है तो क्या मैं ऐसा करूं कि फ्यूचर में मैं I5 को गिनता ही नहीं हूं क्योंकि जो सिंगल आइटम सेट में एक ही बार आया है तो डबल में कहां आएगा ट्रिपल में कहां आएगा तो फिलॉसफी ऐसी है कि अगर कोई आइटम सिंगल आइटम सेट में ही फ्रीक्वेंट नहीं है जो मेरा मेन सपोर्ट है काउंट 2 अगर वो सिंगल आइटम सेट में ही उसको सैटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो 2 आइटम सेट 3 आइटम सेट में भी सैटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो अब मैं रिमूव I5 अब मैं फॉर फर्दर कंसीडरेशन तो आगे के कंसीडरेशंस में मैं सिर्फ T1 2 T4 ही गिनूंगा I5 को मैंने निकाल दिया अब आते हैं मैं 2 सेट आइटम पे चलो ठीक है अब मैं वापस आता हूं यहां पे T1 I1 I2 I5 ये ट्रांजैक्शन दो सेट आइटम निकालने हैं ये सिंगल सेट में प्लीज ध्यान से सुनना ये वन सेट आइटम सेट में निकाला वन आइटम सेट सॉरी वन आइटम सेट में से मैंने I5 निकाल दिया क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है ये मेरा फाइनल वन आइटम सेट बन गया अच्छा अब मेरे को 2 आइटम सेट निकालना तो I1 I2 I1 I3 I1 I4 बराबर मैं I5 को कंसीडर कर रहा हूं देखो हमारे नंबर कम हो गए ना पॉसिबिलिटीज हमने I5 को कंसीडर ही नहीं किया तो हमारी पॉसिबिलिटीज कम हो गई हैं हमारी पॉसिबिलिटीज कम हो गई हैं तो I1 I2 I1 I3 I1 I4 ओके सर I2 I3 I2 I4 ओके सर I3 I4 अब देखो T1 में I1 I2 क्या आंसर एक बार I1 I3 है T1 में नहीं सर I1 I4 नहीं सर I2 I3 नहीं सर I2 I4 नहीं सर I3 I4 नहीं सर सो T1 में सिर्फ I1 I2 एक बार आया बाकी सब 0 T2 में I1 I2 नहीं सर I1 I3 नहीं सर I1 I4 नहीं सर I2 I3 यस सर I2 I3 एक बार I2 I4 यस सर I2 I4 I3 I4 यस सर I3 T3 में I1 I2 नो सर I1 I3 नो सर I1 I4 नो सर I2 I3 नो सर I2 I4 नो सर I3 I4 यस सर क्लियर T4 सब आ जाएगा अब इसमें मैं काउंट करता हूं पहले तो ये देखो इस ट्रांजैक्शन की टोटल इस ट्रांजैक्शन में 2 आइटम्स में टोटल काउंट कितना आया 1 रो वाइज 1 इसका कितना आया 3 इसका कितना आया 1 इसका कितना 2 3 4 5 6 तो रो वाइज में ये दोनों मेरे मिन कम से कम है कॉलम में देखो इसका आया 2 इसका आया 1 इसका आया 1 इसका आया 2 इसका आया 2 इसका आया 3 तो ये दोनों कम है मेरा मिन काउंट क्या है सपोर्ट काउंट 2 इसका तो वो रो और वो कॉलम सो वी रिमूव T1 and T3 रो एंड I1 I3 एंड I1 I4 कॉलम ठीक है इन दोनों को मैंने निकाल दिया ओके अब क्या हो गया मेरी जितनी पॉसिबिलिटीज थी बेसिक फॉर्मूला T24 उसमें कितने कॉलम 1 2 3 4 कॉलम है अभी अब मेरे 3 आइटम्स है 3 आइटम्स मेरे पास क्या बचा I2 I3 I4 बचा I5 है नहीं I1 है नहीं सब जगह देखो बराबर तो अब मेरे पास T2 और T4 इसका मतलब अब इसको ही मैं कंसीडर करूंगा तो जो मैं क्या करता था मैं अपना पूरा कंसीडर करता था लेकिन यहां पे मैंने थोड़ा सा एफर्ट दिया और अब मुझे पता चला कि वो जो भी ऑपरेशन मेरे को सिर्फ इन दो ट्रांजैक्शन पे करने हैं तो इफेक्टिवली मैंने क्या कर दिया ट्रांजैक्शन को रिड्यूस कर दिया अब ये यू विल आस्क मी क्वेश्चन सर इतना एफर्ट लेने की जरूरत क्या है बेटा अगर आपने एल्गोरिथम ध्यान से पढ़ा होगा तो एक ही काम बार बार रिपीट कर रहे हैं ऐसा अगर लार्ज डेटा सेट के लिए है तो टाइम कंज्यूम हो जाता है तो ये जो एफर्ट लग रहा है ये फिर भी सिग्निफिकेंटली आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को कम कर देंगे सो हमने ये देखा जहां हमने हर बार पहली बार में हमने ये I5 को निकाल दिया दूसरी बार में हमने ये दो कॉलम ये दो रो को निकाल दिया हम हर बार नंबर ऑफ आइटम्स या ट्रांजैक्शंस कम करते जा रहे हैं तो ये दूसरा तरीका है जिससे हम एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं अ प्रायोरी एल्गोरिथम की तीसरा तरीका है पार्टीशनिंग नॉट पार्टीशनिंग मैं आपको समझा देता हूं नो ये मेरे को कंसीडर पार्टीशन देखो क्या करता है ये मेरे ट्रांजैक्शन है T1 T2 T3 T4 T5 T6 और ये होंगे कुछ आइटम्स ये क्या होता है कि फर्स्ट स्कैन में हमने मिन सपोर्ट 20% दिया है 20% का मतलब क्या फर्स्ट स्कैन मतलब क्या यहां पे मैं दो आइटम पार्टीशन करेगा अब अगर पार्टीशन कर रहे हो यानी यहां पे मैंने देखो डेटाबेस इज डिवाइडेड इनटू तीन पार्टीशन मेरे पास कितने ट्रांजैक्शंस है हियर 6 ट्रांजैक्शंस टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्टीशंस सो ईच पार्टीशन विल हैव 2 ट्रांजैक्शंस तो देखो ये मेरा पहला पार्टीशन जिसमें ये पार्टीशन 1 पार्टीशन 2 partition 3 ये क्या होता है टोटल दो स्कैन में आंसर आएगा वो पार्टीशन क्या होता है एनी आइटम सेट दैट इज पोटेंशियली फ्रीक्वेंट इन द डेटाबेस मस्ट आल्सो बी फ्रीक्वेंट इन एट लीस्ट वन ऑफ द पार्टीशन ऑफ द डेटाबेस जैसे इससे पहले हमने कहा था कि अगर कोई आइटम वन आइटम सेट में फ्रीक्वेंट नहीं है तो 2 में नहीं होगा 3 में नहीं होगा तो यहां ये क्या कहता है बेटा यहां ये क्या कहता है कि अगर कोई आइटम मेरे डेटाबेस में फ्रीक्वेंट है अगर कोई आइटम मेरे डेटाबेस में फ्रीक्वेंट है तो 100% चांस है कि वो किसी ना किसी पार्टीशन में भी फ्रीक्वेंट होगा ये करें कैसे देखो पहले हमने दो पार्टीशन लिखा अच्छा मिनिमम सपोर्ट कितना बोला है 20% ठीक है तो 20% दो ट्रांजैक्शन में कितना होता है 1 होता है 20% इनटू ट्रांजैक्शन इज 1 करेक्ट चलो ठीक है बट 20% इन 6 ट्रांजैक्शन में 2 फॉर 2 ट्रांजैक्शन क्योंकि पार्टीशन 1 में हर पार्टीशन में दो ट्रांजैक्शन चलो आगे हम देखते हैं तो पहला दो ट्रांजैक्शन मतलब ये सपोर्ट निकालते हैं I1 कितनी बार आया एक बार I2 कितनी बार ये दो ट्रांजैक्शन मिला के पहला स्कैन करेंगे जब तो ये क्या कहता है कि दो ट्रांजैक्शन को हर पार्टीशन में दो ट्रांजैक्शन को स्कैन कीजिए हर पार्टीशन में दो ट्रांजैक्शन को स्कैन कीजिए तो अब जब मैं ये दोनों को स्कैन करता हूं तो I1 एक बार I2 एक बार I4 एक बार I5 एक बार ओके I1 I2 I4 I5 I2 I5 एक बार सॉरी I1 I5 एक बार एंड I2 I4 एक बार चलो दूसरे में देखो ये रहा दूसरा I2 एक बार I3 एक बार I4 एक बार I5 एक बार I4 I5 एक बार एंड I2 I3 एक बार तीसरा ये देखो I2 I3 I4 I5 एक बार देन I2 I3 एक बार I2 I4 एक बार I3 I4 एक बार I2 I3 I4 एक बार तो हमने क्या किया देखो हमने क्या किया कि दो आइटम सेट तीन आइटम सेट हर ट्रांजैक्शन के ऑल पॉसिबल 1 2 3 आइटम सेट्स आर फाउंड इन फर्स्ट स्कैन फॉर एवरी पार्टीशन ओके सर अब सेकंड स्कैन में क्या करना इनमें से मैं क्या करूंगा मिनिमम सपोर्ट क्या होता है 1 बराबर तो फिलहाल ये सब कंसीडर होंगे क्योंकि सबका वैल्यू कम से कम 1 है ओके सेकंड स्कैन में भी कंसीडर होगा डेटाबेस देखो there are how many transactions in D? Okay, divide D into non-overlapping partition. So we divided 6 transactions into 3 non-overlapping partition. Find frequent items set local to each partition. अब पैरेलल लॉजिक में यानी T1 T2 T2 देखो ये तीनों पैरेलल में चल रहे हैं T1 T2 के फ्रीक्वेंट निकालिए T3 T4 के फ्रीक्वेंट निकालिए T5 T6 के फ्रीक्वेंट निकालिए ये पैरेलल में सारे पार्टीशन का पैरेलल होगा कंबाइंड रिजल्ट फॉर्म ग्लोबल सेट ऑफ कैंडिडेट आइटम सेट अब मैंने इनको कंबाइन कर लिया सेकंड स्कैन में मेरा मिनिमम सपोर्ट 20% लेकिन 6 ट्रांजैक्शन का 20% में 2 अब जब मैंने सबको कंबाइन किया तो देखो I1 एक बार I2 टोटल कितना आया 1 2 3 बार I2 3 बार I3 कितनी बार आया 1 2 बार I3 2 बार I4 कितनी बार आया 1 2 3 बार I4 3 बार I5 कितनी बार आया 1 2 3 बार I5 3 बार I1 I5 कितनी बार 1 I1 I5 एक बार I2 I4 कितनी बार I2 I4 यस एक बार इधर तो दो बार I4 दो बार अच्छा फिर I4 I5 रिपीट करता नहीं I5 एक बार I2 I3 रिपीट किया I2 I3 रिपीट किया I2 I3 दो बार देन I2 I3 I4 एक बार रिपीट नहीं तो I3 I4 एक बार I2 I3 I4 एक बार अब मैंने क्या किया मैंने इनमें से जो कॉमन है उसको काउंट करके यहां पे रख दिया बट यहां पे अब हम 6 ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो यहां पे हम बात करेंगे तो फॉर 6 ट्रांजैक्शंस फॉर 6 ट्रांजैक्शन मिनिमम सपोर्ट का वैल्यू 20% आ जाएगा कितना 2 मालूम है कैसे 20% मतलब 0.2 बराबर कितने ट्रांजैक्शन 6 कितना 1.2 1.2 2 20% फॉर 2 ट्रांजैक्शन 0.2 into 2 तो 0.4 दैट अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 1 तो 0.4 नहीं सकता ये डिस्क्रीट है ना तो अब
मैं इनमें से जितने भी रेड हैं उनको इग्नोर करूंगा, जितने भी रेड वाले हैं उनको इग्नोर करूंगा, तो बचे कौन I2 I3 2, जितने भी 2 या 2 से ज्यादा वाले हैं वो शॉर्ट लिस्ट हो गए। तो ये मेरे क्या होंगे फ्रीक्वेंट आइटम से। तो 2 स्कैन में मेरा आंसर हो गया, 2 स्कैन में मेरा आंसर हो गया। तो ये तीसरा तरीका था पार्टीशनिंग। आप पार्टीशन कर दीजिए और जितने भी पार्टीशन बनते हैं हर पार्टीशन पे आप पैरेलल काउंट कर लीजिए। सो दिस इज द थर्ड टेक्निक पार्टीशनिंग यूजिंग व्हिच वी कैन इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ a priori algorithm. The next is dynamic item set counting. Very interesting. What is dynamic item set counting? Okay, पहले मैं इसको पहले okay. So पहले जैसे मैंने first discuss एक पहले algorithm डिस्कस करेंगे मैं अप्रोच है methodology. Just to save time मैं लिख लिया यहाँ पे ये सब चीजें मैं सब आपको डिस्कस करते हैं. ठीक है क्या करेगा? आपको मिले देखो ये number of passes reduce करता है. It is an algorithm which reduces the number of passes made over the data while keeping the number of items set which are counted in any pass relatively low. हर item set में जितने हर देखो ध्यान से हर पास में what it says while keeping the number of items set that are counted in every pass relatively low. हर पास में हम जितने item set काउंट करते हैं वो कम होना चाहिए. अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे number of passes जो है वो कम हो जाएंगे. चलो एक काम पहले देखते हैं क्या हुआ है. मेरे को गिव एग्जांपल देखो जरा. This is quite interesting. एग्जांपल मेरे को 4 ट्रांजैक्शन दिए हैं और कुछ आइटम दिए हैं. तो ट्रांजैक्शन 1 में ए बी आइटम है, ट्रांजैक्शन 2 में ए आइटम है, ट्रांजैक्शन 3 में वी हैव बी सी आइटम, ट्रांजैक्शन 4 में वी हैव नो आइटम्स. ठीक है. सो मैंने उसको पहले इंडिविजुअल 1 आइटम सेट में निकाल लिया. सो T1 में कौन आएगा, ए बी सी यानी 1 1 0, T2 में सिर्फ 1 आएगा बाकी दोनों 0, T3 में बी सी आएगा ए तो 0 है एंड T4 में 3 आएगा. ओके अब ध्यान दो. अब ये क्या मिनिमम सपोर्ट किस तरह होना चाहिए. पर m is 2 मतलब हाउ मेनी ट्रांजैक्शंस, हाउ मेनी देखो जरा, हाउ मेनी ट्रांजैक्शन एट अ टाइम. तो हाउ मेनी ट्रांजैक्शंस टू बी एट अ टाइम. m is 2 ट्रांजैक्शन. तो मेथोडोलॉजी क्या है. पहले ये देख लीजिए. आपको 4 चीजें मिलेंगी इसमें. अगर आप सॉलिड बॉक्स देख रहे हो, सॉलिड बॉक्स इसका मतलब कि कंफर्म हो गया है कि देखो पहली बात कि हमने काउंटिंग फिनिश कर ली है और ये मेरा मिनिमम सपोर्ट्स जो मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड उसको सेट कर रहा है. फिर सॉलिड बॉक्स मतलब इज कंफर्म फ्रीक्वेंट आइटम सेट. जिस आइटम सेट के लिए मैंने सॉलिड बॉक्स बनाया, प्लीज ध्यान दीजिएगा, जिस आइटम सेट के लिए मैंने सॉलिड बॉक्स बनाया है वो कंफर्म फ्रीक्वेंट आइटम है. कंफर्म फ्रीक्वेंट आइटम मतलब मैंने काउंटिंग पूरी कर ली है और पूरी काउंटिंग करने के बाद मुझे पता चलता है कि ये आइटम सेट फ्रीक्वेंट आइटम सेट को सपोर्ट करता है. ठीक है. सॉलिड सर्कल क्या होता है, मैंने काउंटिंग पूरी कर ली है. फ्रीक्वेंट आइटम सेट क्या होता है, सॉलिड सर्कल क्या होता है, सॉलिड सर्कल होता है कि मैंने काउंटिंग पूरी कर ली है, वी हैव फिनिश काउंटिंग और जो वैल्यू है वो मिनिमम सपोर्ट से कम है. अगर कोई भी वैल्यू मिनिमम सपोर्ट से कम होता है तो आपको मालूम है क्या बोलना है, आपने को ये बोलना है कि कंफर्म हो गया कि आइटम फ्रीक्वेंट नहीं है, यानी इसको कहते हैं इनफ्रीक्वेंट आइटम सेट. पहला काउंटिंग पूरा हो गया, काउंटिंग पूरा हो गया है और हमको पता चल गया है कि ये आइटम सेट फ्रीक्वेंट है. सर कैसे पता चला आइटम सेट फ्रीक्वेंट है, क्योंकि उसने अपना जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई किया मिनिमम वाला. तो काउंटिंग पूरा हो गया है, काउंटिंग पूरा हो गया है और हमें पता चल गया, काउंटिंग पूरा हो गया है और हमें पता चल गया है कि ये फ्रीक्वेंट है क्योंकि वो मिनिमम सपोर्ट को सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब क्या बोलेंगे, ये कंफर्म फ्रीक्वेंट आइटम सेट है. क्या बोलेंगे, ये कंफर्म फ्रीक्वेंट आइटम सेट. अच्छा डैश बॉक्स मतलब आपकी काउंटिंग मतलब बाकी है, आपने काउंटिंग मतलब पूरा किया नहीं है लेकिन ये मिनिमम सपोर्ट को एक्सीड कर गया है. देखो एन आइटम वी आर स्टिल काउंटिंग दैट एक्सीड्स मिनिमम सपोर्ट. सॉलिड बॉक्स मतलब इट एक्सीड्स मिनिमम सपोर्ट लेकिन काउंटिंग पूरी हो गई है, यानी अब हमें और काउंट करने की जरूरत नहीं है. फिर से सॉलिड का मतलब बेटा आपने पूरी काउंटिंग करी है, आपने पूरी काउंटिंग करी है और वो मिनिमम सपोर्ट एक्सीड कर गया है. और डैश बॉक्स का मतलब कि आपकी काउंटिंग पूरी नहीं हुई लेकिन वो मिनिमम सपोर्ट एक्सीड कर गया, यानी दोनों ही केस में वो मिनिमम सपोर्ट को एक्सीड कर जाता है. दोनों ही केस में वो मिनिमम सपोर्ट को एक्सीड कर जाता है. इतना ध्यान रखिए. और सॉलिड सर्कल का मतलब काउंटिंग तो पूरी हो गई लेकिन उसका जो वैल्यू है वो मिनिमम सपोर्ट से कम है, यानी वो मिनिमम सपोर्ट को एक्सीड नहीं करता. अगर वो मिनिमम सपोर्ट को एक्सीड नहीं करता इसका मतलब वो फ्रीक्वेंट नहीं है, वो फ्रीक्वेंट नहीं है. और डैश सर्कल का मतलब आपकी काउंटिंग अभी पूरी नहीं हुई है और उसका वैल्यू मिनिमम सपोर्ट से कम है. तो फिर से बात समझिएगा. डैश सर्कल का मतलब सर्कल पे बॉक्स का मतलब मिनिमम सपोर्ट से ज्यादा. समझिएगा, बॉक्स का मतलब मिनिमम सपोर्ट से ज्यादा, बॉक्स का मतलब ग्रेटर देन मिनिमम सपोर्ट. अब एक मिनट मैं इसको ऐसा समझ कर देता हूं. जी, बॉक्स का मतलब ग्रेटर देन मिनिमम सपोर्ट. अब इसमें दो बनते हैं. सॉलिड बॉक्स का मतलब फिनिश काउंटिंग, आगे तक काउंटिंग करूंगा. और डैश बॉक्स का मतलब काउंटिंग नॉट फिनिश, यानी श्योर नहीं है किसी को जाता है सस्पेक्टेड काउंटिंग नॉट फिनिश्ड. और जब हम सर्कल की बात करते हैं, सर्कल मतलब लेस देन मिनिमम सपोर्ट. इसमें दो है बेटा, एक सॉलिड सर्कल मतलब फिनिश काउंटिंग और डैश सर्कल का मतलब काउंटिंग नॉट फिनिश्ड. ओके ये ध्यान रखिएगा. अब चलो कैसे सॉल्व करते देखिएगा प्लीज. मेरे को ये आपने को दिया हुआ है, ये डेटा सेट दिया हुआ है T1 T2 T3 ये मुझे ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं. ठीक है. तो मैंने सबसे क्या किया, जब मैं इनिशियली क्या होगा, इनिशियली मेरे पास ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू 0 है, सी का एम्प्टी आइटम सेट इज मार्क्ड विद सॉलिड बॉक्स. आइटम सेट एम्प्टी है इनिशियली. देखो बिफोर एनी ट्रांजैक्शन आई गिव लैटिस का स्प्लिट में. जब मैं इनिशियली मैंने अभी तक कोई भी ट्रांजैक्शन कंसीडर नहीं किया तो क्या होगा, इनिशियली मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन कंसीडर नहीं किया है तो अभी ए बी 0 बी बी 0 सी बी 0. अच्छा ठीक है. ऑल वन आइटम सेट आर मार्क्ड विद डैश सर्कल. स्टेप पहले आ रहे हो मेथोडोलॉजी क्या है, मार्क द एम्प्टी आइटम सेट विद सॉलिड स्क्वायर. तो एम्प्टी आइटम सेट इनिशियली देखो, दिस इज एम्प्टी आइटम सेट सॉलिड स्क्वायर. नेक्स्ट क्या होता है, मार्क ऑल वन आइटम सेट विद डैश सर्कल, लीव ऑल अदर आइटम सेट अनमार्क्ड. कैसे बनाऊंगा, ए बी सी ए बी ए सी बी सी एंड देन इवेंचुअली ए बी सी. ये वाला कैसे आपको पता होगा ना. मुझे क्या लगा है, इनसे क्या लगा मेरा अप्रोच क्या होता है, मार्क एम्प्टी आइटम सेट विद सॉलिड स्क्वायर. मैंने कर दिया एम्प्टी आइटम सेट सॉलिड स्क्वायर. मार्क ऑल वन आइटम सेट विद डैश सर्कल. तो सारे वन आइटम सेट को वन आइटम को डैश सर्कल में मार्क कर दिया. मार्क वन आइटम सेट विद डैश सर्कल और बाकी किसी को भी मार्क नहीं किया. देखो किसी को भी मार्क नहीं किया. अच्छा जब तक देखो, जब तक ये पता करना है, जब तक कोई भी डैश आइटम सेट बचा है, डैश आइटम सेट बचा हुआ इसका मतलब क्या है, काउंटिंग नॉट कंप्लीटेड. मैंने आपको क्या बोला था, एक बात समझो. इधर देखो ये ओके. अगर डैश बॉक्स है इसका मतलब काउंटिंग नॉट फिनिश्ड, अगर डैश सर्कल है इसका मतलब काउंटिंग नॉट फिनिश्ड. तो मेरा जो अप्रोच कहता है, मेरा जो एल्गोरिथम कहता है बोलता है जब तक कोई भी डैश आइटम सेट है, डैश आइटम सेट का मतलब क्या होता है बेटा, जब तक काउंटिंग कंप्लीट नहीं होती. मेरे को क्या बोला इनिशियली स्टेट अंडरस्टैंड, जितने भी वन आइटम सेट है उनको डैश सर्कल करना. डैश टू सर्कल, डैश का मतलब काउंटिंग कंप्लीट नहीं हुई, सर्कल का मतलब उनका वैल्यू मीन काउंट से कम है. प्लीज अंडरस्टैंड. इसका मतलब इनिशियली डैश डैश का मतलब काउंटिंग नॉट कंप्लीटेड. ओके ना. और सर्कल का मतलब लेस देन मीन काउंट. चलो इनिशियली देखो, इनिशियली मेरा कोई भी ट्रांजैक्शन मैंने जोड़ा नहीं है तो इनिशियली ए बी 0 बी 0 सी बी 0 तीनों 0 है. तीनों मीन सपोर्ट से कम है. मीन सपोर्ट कितना है 25%. 25% ऑफ 4 ट्रांजैक्शन. 25% ऑफ 25 4 इसका मतलब 0.25 into 4 1.0 यानी मीन काउंट इज 1. मीन काउंट कितना होगा, मीन काउंट 1 होगा. तो अगर 1 से कम है, मीन काउंट से कम है, ठीक है, तो सर्कल में आएंगे. n इक्वल टू मतलब एक साथ में कितने ट्रांजैक्शन आपको कंसीडर करने हैं. तो 4 में से आपने मीन काउंट 2 बोला है, इसका मतलब एक बार में 2 ट्रांजैक्शन रीड करने हैं. प्लीज अंडरस्टैंड. ओके सर. अब आफ्टर n ट्रांजैक्शन, n मतलब 2, n वैल्यू 2 है बेटा. देखो n is 2 मतलब एक बार में 2 ट्रांजैक्शन रीड करने हैं. क्या होता है, आफ्टर n ट्रांजैक्शन आर रेड. एक मिनट को ये यहाँ पे चलो यहाँ पे. अब मैंने 2 ट्रांजैक्शन रीड किए. 2 ट्रांजैक्शन का पहले दो, प्लीज ध्यान देना. 2 ट्रांजैक्शन का पहले दो.
ये दोनों ट्रांजैक्शन में रीड करता हूं तो मैं रीड करता हूं एक बार दोनों में एक कितनी बार आया दो बार तो a is 2 b is 2 प्लीज अंडरस्टैंड a is 2 b कितनी बार आया पहले दो मिला b कितनी बार 0 b एक बार c कितनी बार एक भी बार नहीं 0 a b कितनी बार आया a b एक भी बार साथ में आया a b 0 अब देखो आपने दो ट्रांजैक्शन पढ़ लिया ट्रांजैक्शन पढ़ लिया मतलब p1 एंड p2 पढ़ लिया देखो क्या कहता है अप्रोच कहता है जब तक एक भी डैश आइटम सेट मतलब जब तक काउंटिंग कंप्लीट नहीं होगी रीड एंड ट्रांजैक्शन दो ट्रांजैक्शन रीड किया है इफ वी रीच द एंड ऑफ द फाइल कंटिन्यू फ्रॉम द बिगिनिंग अभी हमने स्टार्ट किया है फॉर ईच ट्रांजैक्शन इंक्रीमेंट द रिस्पेक्टिव काउंटर फॉर द आइटम सेट दैट अपीयर इन द ट्रांजैक्शन एंड मार्क विद डैश तो देखो मैंने दो ट्रांजैक्शन रीड कर लिए तो काउंट किया a का वैल्यू 2 b का वैल्यू 1 c का वैल्यू 0 a b इज 0 अच्छा a और b को अच्छा बात a और b का काउंटिंग पूरा हुआ या नहीं काउंटिंग पूरा नहीं हुआ अच्छा मीन काउंट कितना है बेटा मीन काउंट 1 है तो देखो a और b का काउंटिंग पूरा नहीं हुआ लेकिन दे ऑलरेडी एक्सीड्स द मीन काउंट a is 2 greater than equal to 1 जस्ट अ सेकंड जस्ट अ सेकंड ओके ना चलो ठीक है ना आफ्टर फर्स्ट टू ट्रांजैक्शन मेरे को देखा a2 हो गया जो कि मीन सपोर्ट से एक्सीड कर गया b1 हो गया है जो कि मीन सपोर्ट को इक्वल करता है a0 अच्छा मेरा काउंटिंग खत्म हो गया मैंने बोथ हैव एक्सीड्स मीन सपोर्ट बट माय काउंटिंग इज नॉट फिनिश्ड तो मैंने इनको क्या दिया है डैश बॉक्स दिया है ओके नाउ c का है 0 c 0 का मतलब क्या है कि काउंटिंग इज नॉट फिनिश्ड एंड इट इज नॉट एक्सीडिंग मीन सब इसलिए क्या होगा डैश सर्कल अब एक रूल क्या है दिख रहा है ऊपर रूल क्या हो रहा है देखो हाँ देखो if the dash circle count exceeds mean support turn into a dash square if any immediate superset of it has all the subset as solid or dash square add a new counter for it and mark it as dash circle अगर कोई ऐसा superset है जिसके सबसेट या तो solid या तो dash square है ध्यान से अगर कोई ऐसा superset है जिसके सब सारे सबसेट solid या dash square है तो हमको उसको dash circle बना के उसका काउंटर शुरू करना चाहिए वहां से तो देखिए जरा तो what we have AB as a superset जिसके दोनों सबसेट dash square हैं तो हमने इसको dash circle बना के काउंट 0 है see we have added a counter for AB because both of the subset are boxes तो अब मेरा यहाँ पे आ गया ठीक है अब देखो अब मैंने आगे जाके after 2m transaction 2m मतलब m is 2 2 2 are 4 transactions after 4 transaction मतलब T1 T2 T3 T4 जब हम चारों ट्रांजैक्शन रीड करेंगे अब देखो अब चारों ट्रांजैक्शन रीड करो चारों में एक कितनी बार आया है दो बार चारों में b कितनी बार आया दो बार पहले b कितना था एक था क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट टू ट्रांजैक्शन रीड कर रहे थे ओके अब c कितनी बार है c एक बार वन टाइम अब देखो तो अब चारों ट्रांजैक्शन हो गया मेरी रीडिंग खत्म हो गई है चारों ट्रांजैक्शन रीड हो गया a का वैल्यू 2 है व्हिच इज ग्रेटर देन इक्वल टू मीन सपोर्ट ऑफ 1 मेरी रीडिंग खत्म हो गई तो एक मैंने सॉलिड बोल दिया b व्हिच इज 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रीडिंग खत्म हो गई मैंने सॉलिड बोल दिया सॉलिड बॉक्स c इज 1 व्हिच इज स्टिल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इसको भी हमने सॉलिड बॉक्स बोल दिया हमने तीनों सॉलिड बॉक्स हो गया अब ये तीनों सॉलिड बॉक्स हो गए तो ये तीनों क्या हो गए ये तीनों डैश सर्कल हो जाएंगे एज पर लॉजिक अगर देखो लॉजिक क्या होता है अगर सबसेट बॉक्स है तो चाहे सॉलिड हो चाहे डैश हो चाहे सॉलिड हो चाहे डैश हो अगर सबसेट बॉक्स है तो सुपरसेट डैश सर्कल हो जाएगा तो अभी तीनों को डैश सर्कल बना दिया अभी एक बार कहीं आया इसी कहीं आया बीसी कहीं आया ओके नाउ ये कितनी बार रिपीट करना है देखो फक्त रिपीट करना एक बार हो गया ना प्लीज अंडरस्टैंड आफ्टर टू ट्रांजैक्शन वेयर वी रेड T1 and T2 our reading is pending okay then we read all the four transactions T1 to T4 ओके नाउ अब हमें क्या बोला कब तक करना है जब तक कोई डैश आइटम सेट जब तक है तब तक या मेरे पास डैश आइटम सेट है हां आफ्टर 2m is 2 यानी आफ्टर 4 ट्रांजैक्शन वी स्टिल हैव डैश आइटम सेट देयर आर डैश आइटम सेट AB AC and BC तो वी विल डू इट अगेन 3m मतलब 6 ट्रांजैक्शन 3 into 2 6 ट्रांजैक्शन 6 ट्रांजैक्शन मतलब T1 T2 T4 वापस T1 T2 अच्छा वापस T1 T2 प्लीज अच्छा वापस T1 T2 करोगे ना तो AB will now be 1 देखो A B दोनों सॉलिड थे ये भी सॉलिड बन गया AC 0 है BC 0 है क्योंकि AB होगा प्लीज ध्यान से सुनना अब अगर मैंने वापस T1 T2 ऐड कर दिया तो 1 1 0 1 0 0 AB कितनी बार गया now AB will be 1 ठीक है AC is 0 and BC is still 0 so ये मेरा सॉलिड सर्कल देखो AB has been counted all the way through and its counter satisfy means so we change it to solid box BC अभी डैश बॉक्स 4m 4 into 2 8 transactions यानी वापस T1 T3 वापस जब करेंगे A2 ही रहेगा B2 ही रहेगा BC एक बार ऐड हो जाएगा देखो BC एक बार था T3 सो वापस T3 में BC ऐड हो जाएगा सो नाउ इट विल बी 1 इसको भी हमने क्या कर दिया सॉलिड कर दिया लेकिन AC हमारे पास कहीं नहीं आया है तो AC 0 ही रहेगा देखो AC and BC are counted all the way through we cannot count ABC because उसका सब AC हमारे पास एक भी नहीं है हमारा काउंटिंग पूरा हो गया देखो काउंटिंग इज कंप्लीटेड AC 0 ही है तो हमने उसको सॉलिड सर्कल बोल दिया काउंटिंग कंप्लीट हो गया सॉलिड सर्कल इसलिए क्योंकि मीन सपोर्ट को अभी भी मीन सपोर्ट जो 1 है उसे ग्रेटर देन इक्वल नहीं हुआ है अब मेरे पास कोई डैश आइटम सेट नहीं है आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ये सुपरसेट का क्या इस सुपरसेट का AB फ्रीक्वेंट है ठीक है कैसे पता चला सर कंफर्म फ्रीक्वेंट है क्योंकि सॉलिड बॉक्स है BC भी कंफर्म दे सकते हो क्योंकि सॉलिड बॉक्स है लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है AC कंफर्म नहीं है क्योंकि अच्छा आगे काउंटिंग भी होना नहीं है तो AC इज अ सॉलिड सर्कल इफ AC इज अ सॉलिड सर्कल इसका मतलब पक्का ABC जो कि उसका सबसेट है वो डैश भी नहीं होगा अब मेरे पास कोई भी आइटम सेट नहीं मिले एंड ABC डेफिनेटली विल नॉट बी अ फ्रीक्वेंट आइटम सेट सो ये भी एक दिस इज आल्सो एन अप्रोच जहां पे हम आइटम सेट काउंट करते हैं वी कॉल इट एज डायनामिक आइटम सेट काउंटिंग एंड द लास्ट अप्रोच टू इंक्रीज एफिशिएंसी ये मैंने आपको बता दिया द लास्ट वी कैन समरी द लास्ट अप्रोच इज सैंपलिंग वेरी सिंपल बट इसमें सैंपलिंग क्या होता है ये बताया तुम्हारे पास D डेटा है D मतलब जैसे नॉट ट्रांजैक्शन D डेटा है नॉट ट्रांजैक्शन है और 5 आइटम है D डेटा है नॉट ट्रांजैक्शन से 5 आइटम है वो तो उसमें से कोई S ले लो खाली S सैंपल ले लो चलो बेटा कोई S सैंपल ले लो ठीक है जैसे मान लो कोई 4 ले लो कोई 3 ले लो इसे तो इन सच ऑफ अब हम पूरे डी में फ्रीक्वेंट हमने इसका उसमें कंप्लीट डेटा सेट में हम फ्रीक्वेंट आइटम ढूंढते थे कंप्लीट डेटा सेट में हम फ्रीक्वेंट आइटम ढूंढते थे अब हम सिर्फ उस सैंपल में ढूंढेंगे लेकिन प्रॉब्लम हो सकता है कि सैंपल में हो सकता है कुछ ऐसे डेटा सेट जो कि फ्रीक्वेंट है लेकिन वो हमारे सैंपल में नहीं है तो वी लूज दोस डेटा सेट एंड ऑब्वियसली देयर इज सम ट्रेड ऑफ इन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जब हम सैंपल्स लेंगे सो जब हम सैंपल लेंगे ऑब्वियसली सैंपल स्क्यूड हो गया तो एक करेक्ट होगा दूसरे करेक्ट होगा जैसे
ये जो ओपिनियन पोल हुआ था चुनाव के टाइम, आपने देखा कोई ओपिनियन पोल होता है लोकसभा के टाइम 400 सीट मिलने वाला है, तो ये क्यों हो गया? स्क्यूड हो गया। स्क्यूड उन्होंने ऐसे ही उन्होंने 10,000 लोगों से बात किया तो 10,500 लोगों का ही मत होगा। तो अब वोट तो 10,000 डालते नहीं है, कोई भी ओपिनियन पोल 95 करोड़ लोगों का वोटिंग 65 करोड़ लोग वोटिंग किए और 50 लाख लोग या 10 लाख लोगों से पूछ रहे हो, तो दिस सैंपल इज नॉट सफिशिएंट, इट मे गिव यू स्क्यूड रिजल्ट। ओके, चल आगे। सो दिस वाज अबाउट, तो हमने पहले प्राइमरी देखा। नहीं नहीं एक्चुअली देखो न्यूमेरिकल सारे पूछते हैं, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बताया है, यू मे साइट देम एग्जांपल पेपर में कितना पूछ रहा है। ओके, नाउ सो दिस इज हाउ टू इंप्रूव द एफिशिएंसी। यस 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 बेटा, हाउ टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ट्रायल एल्गोरिथम। द नेक्स्ट अप्रोच फॉर एसोसिएशन, एक अप्रोच हमने देखा क्या बेटा, अ प्राइori। दूसरा अप्रोच है एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम। एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम पहले एग्जांपल सॉल्व करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ एग्जांपल सॉल्व करें एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम का। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, आई वांट यू टू सॉल्व एग्जांपल विद मी फॉर एफपी ग्रोथ। ओके ओके, सो प्लीज आई वांट यू टू सॉल्व विद मी, दिस इज द लास्ट थिंग दैट यू विल सॉल्व विद मी, इसके बाद मुझे नहीं करना है। तो लेट bin support b3 हमको सॉल्व यूजिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न ग्रुप एल्गोरिथम। ठीक है, चलो सॉल्यूशन प्लीज एवरीवन क्वेश्चन करो, प्लीज प्लीज क्वेश्चन करो फास्ट, आई गिव यू 2 मिनट्स। ओके चलो स्टेप 1 लेट्स स्टार्ट। ठीक है, मुझे सपोर्ट करना है, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। कंप्यूट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम। तो इसमें वी विल हैव आइटम एंड फ्रीक्वेंसी। आइटम क्या है, ए बी सी डी ई, ए बी सॉरी सॉरी सॉरी, वी डोंट हैव बी, इसमें आइटम सी कौन सी दी है मुझे अभी याद है, ये ए के बाद बी नहीं है, सी है, सी के बाद डी है, डी के बाद ई है, ई के बाद कौन है, ई के बाद आई है, आई के बाद कौन है, के है, एम एन ओ है, एम एन ओ है, ओ के बाद यू और वाई है, यस यू एन वाई। तो ए की फ्रीक्वेंसी 1 है, सी की 2 है, डी की 1 है, ई की 4 है। काउंट करके देखो कितना दिया है, लेट मी फाइंड रॉन्ग। 5 3 2 3 1 3, नहीं न्यूट्रल की फ्रीक्वेंसी निकालिए, प्लीज चेक करिए कहीं से प्लीज बताइए। चलो सब लोग नोट कर लो। सर वो 4 बार हाँ हाँ। हाँ बेटा, ये वो नहीं वो एक काउंट करो, एक दोबारा नहीं आएगा अभी, क्या मिस्टेक हो गया, गड़बड़ा गया अभी, ठीक है बेटा, कोई बाकी कोई नहीं है, ठीक है ना, और ओके। अच्छा, ये निकल गया, कितना की, तो पहले मैंने क्या किया, हर आइटम इंडिविजुअल आइटम की फ्रीक्वेंसी निकाली है। अब मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंट पैटर्न सेट निकालना है। फ्रीक्वेंट पैटर्न सेट एल is built which will contain all the elements whose frequency is greater than or equal to mean support। यहाँ पे कितना है 3, तो एल कैसे मिला, यहाँ पे 3 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 3 या 3 से ज़्यादा, ए की है 5, ई की कितनी है बेटा 4 है, एम की कितनी है बेटा 3 है, ओ की कितनी है बेटा 3 है, वाई की कितनी है बेटा 3 है। अच्छा ये ऑर्डर आइटम सेट बनाना है, ऑर्डर आइटम सेट, ऑर्डर आइटम सेट बनाने का मतलब क्या होता है बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो 5 4 3, ठीक है, ये तीनों में मैंने क्या किया, अल्फाबेटिकल लगाया, तीनों में से एक मैंने अल्फाबेटिकल लगाया। चल यहाँ पे बनाइए फास्ट। ना अब क्या करना है, अब देखो कैसे बनाएंगे, मैंने कहा मुझे ऑर्डर आइटम सेट बनाना है। एक मिनट, तो ये मेरा जो, ये मैं कॉपी करता हूँ, ये मैं पेस्ट करता हूँ, एक मिनट, ओके एंड सॉरी लाइन क्लासिकल बताइए, लाइन कमजोर है। सो वी हैव ऑर्डर आइटम सेट, सो ई के एम एन ओ वाई, इसमें से देखो, इनमें से कौन सा है, ई के नहीं है, तो इनमें से अब मैंने आपसे क्या किया, सबसे पहले कौन के बड़ा, के कॉमा, के के बाद ई कॉमा एम कॉमा ओ कॉमा वाई, इसमें से क्या निकलेगा, एन निकल गया ना। अच्छा, इसमें से डी ई के एन ओ वाई, इसमें से कौन कौन से एलिमेंट इसमें है उस ऑर्डर में लिखेगा, के है, ई है, एम नहीं, ओ वाई ओ और वाई है, बराबर ना। इसमें से क्या आएगा, के ई एम, ओ वाई है नहीं, ओके, इसमें से क्या आएगा, के है कहाँ है, ई एम के एम, वाई कहाँ है, और इसमें से क्या आएगा, के आएगा, ये वो तो है नहीं, के आएगा और कौन आएगा, ई आएगा और ओ आएगा। तो ये मेरा पहला, चल फर्स्ट, ये मेरा पहला ऑर्डर सेट बन गया। अब ये जो भी ऑर्डर सेट इसमें प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर में डालना पड़ेगा, फिर हम प्लीज, ओके बेटा, आंसर हो गया। चलो अब हम क्या करेंगे, नाउ नाउ ऑल दी ऑर्डर
item sets are inserted into try data structure. try पता होगा आपने try data structure आपने data structure में पढ़ा होगा. try किस मतलब इनिशियली कहां से चालू होगा null पहला होता है KEMOY बराबर पहला कंसीडर KEMOY फिर मैं null से क्या लेगा बेटा k इक्वल टू 1 फिर क्या आएगा e एक बार है e इक्वल टू 1 फिर क्या आएगा m इक्वल टू 1 फिर क्या आएगा KEMO o इक्वल टू 1 फिर क्या आएगा y बेटा फिर आएगा y इक्वल टू 1 पहला हो गया. दूसरा अभी क्या दूसरा क्या बेटा दूसरा है KEOY तो k तो आ गया 1 से 2 k e आ गया 1 से 2 o k के बाद e क्या o यानी कि अलग निकालना पड़ेगा से अलग o निकालना पड़ेगा इसका वैल्यू 1 समझ आ गया देखो KEO क्योंकि KEO है ये प्राइमरी नहीं चल सकता ये वाला यूज कर सकता हूं इसलिए 1 से 2 हो गया ये वाला e यूज कर सकता हूं इसलिए 1 से 2 हो गया ये m नहीं यूज कर सकता हूं इसलिए ब्रांच निकालना पड़ेगा o और o के बाद वापस y निकालना पड़ेगा ये वाला y भी y से 1 हो गया तो KEOY तीसरा तीसरा क्या है बेटा तीसरा है KEM कंसीडर KEM तो k ये यूज कर सकते हैं क्या सर हां यूज कर सकते हैं तो 3 हो गया e ये यूज कर सकते हैं यस यस सर यूज कर सकते हैं 3 हो गया m ये m यूज कर सकते हैं हां सर ये 2 हो गया समझा क्या क्या समझा बेटा Yes. KEM इक्वल टू यूज कर सकते हो सीक्वेंस तो 2 से 3 e 2 से 3 m 1 से 2 4 क्या कंसीडर करें कंसीडर KMY तो k तो ये यूज कर सकते हैं 4 k m के लिए m मतलब यूज m ये वाला m 1 होगा KMY ये वाला y भी 1 होगा फिफ्थ क्या कंसीडर करना है कंसीडर KEO k ये यूज कर सकते हैं ना ये 5 हो गया e ये यूज कर सकते हैं हां ये 4 हो गया o ये यूज कर सकते हैं ना ये 2 हो गया समझा क्या हेलो मैं डाउट कर सकता हूं इस पर a e and for o develop separate so use this तो कोई परेशानी तो फाइनली क्या मिलेंगे therefore we have null okay and then we have क्या बेटा k का क्या बनता है k equal to 5 we have e equals to 4 then m equals to 2 then o equals to 1 then y equals to 1 then e से o आएगा e से o equals to 2 y equals to 1 and then k से m y आ रहा है k से m y equals to 1 और m equals to 1 okay so अब ये क्या बन गया now what we will do for each item तो पहले सॉरी अब पहले अपडेट करो फटाफट कोई कंफ्यूजन हो तो कॉलेज में एरो दिखाने क्या हुआ बेटा तो ऊपर से नीचे एरो दिखाने बोला कॉलेज में ब्लैंक हां ठीक है मैं उसके बाद ट्राई का फ्लो रहता है ऐसा कुछ नहीं एरो बनाऊंगा ट्राई आपने ट्राई कर सकते हो ये सब मैंने दिखाया बेटा क्योंकि प्रॉब्लम है इसमें आपका डायरेक्शन ब्राउज़र क्या है आप नीचे ऐसे y o m नहीं जा रहा है इज नॉट पार्ट ऑफ दिस सेट okay and now this ये बनाना हमारे साथ okay now for each item the conditional pattern base is computed now what is this sir बताता हूं हर आइटम के लिए हम कंडीशनल पैटर्न बेस कंप्यूट करेंगे which is path label of all the paths which lead to any node of the given item in frequent pattern tree सर मतलब लेट मी क्लियर चलो पहले हम कंडीशनल बेसिस बनाते हैं कंडीशनल पैटर्न बेस में क्या होगा आइटम होंगे और कंडीशनल पैटर्न बेस होगा चलो देखिए क्या कह रहा हूं इट इज कंप्यूटेड एक पाथ लेबल है ऑफ ऑल द पाथ लीड्स टू एनी नोड ऑफ द गिवन इन द फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री नोड कितने हैं कौन कौन से नोड y है o है ये कितने y o m e के पांच नोड हैं तो y o m e and k बराबर तो चलो y के कौन कौन से रास्ते बेटा y को कितने रास्ते y के तीन रास्ते हैं 1 2 3 ये रास्ता क्या है k e m o पहला रास्ता क्या है y का k e m o ठीक है और y का कॉस्ट पहला रास्ता क्या है k e m o और y का कॉस्ट क्या है 1 तो k e m o 1 दूसरा रास्ता क्या बेटा y का k e o y यानी हम लिखेंगे कितना k e o और ऊपर क्या आएगा 1 तो बेटा k e o और क्या लिखेंगे 1 तीसरा क्या है ये बताना k m y सो k m और लिखेंगे 1 k m लिखेंगे 1 ठीक है o का क्या रास्ता है o का रास्ता k e m एंड k e o दो रास्ते हैं तो पहला होगा क्या है k e m और कितना लिखा है 1 सो बेटा k e m 1 दूसरा k e o यानी k e and 2 k e and 2 दो रास्ते हैं अच्छा m m का कितने रास्ते हैं k e and k देखो k e m and k m तो k e 2 तो बेटा k e 2 और इधर क्या होगा k m तो k 1 बेटा k 1 e e का कितना बेटा k e एक ओनली k और क्या आएगा 4 तो देयर ओनली k and 4 e k का ठीक है k तो ना यहां का कुछ नहीं अब मैंने कंडीशनल पैटर्न बेस बना दिया कंडीशनल पैटर्न बेस से सी यूजिंग कंडीशनल पैटर्न बेस conditional frequent pattern tree is built conditional frequent pattern tree is built अब कैसे मिलेगा ठीक इसमें सबसे ज्यादा frequent pattern कौन तीनों देखो तीनों कौन कौन है k तो k कौन तीनों कितनी बार तीन बार ठीक है ना ये ऐड करेगा this plus this plus this
तो K3 इन तीन दोनों में कॉमन है, Ke दोनों में कॉमन है 1 + 2 3 ऐड हो जाएगा। सो Ke दोनों में कॉमन है 1 + 2 3 ऐड हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन K2 + 1 3 ऐड हो गया, K3 ऐड हो गया, K4 टोटल। अब ये बनी पहले ये फर्स्ट K2 let's write this. Okay, चलो फिर अब हमें क्या करना है? Now we will generate frequent pattern rule. Now from conditional frequent pattern tree, the frequent pattern rules are generated by pairing the items of the conditional frequent pattern tree set to the corresponding items. अब ये क्या हो गया? आपको क्या बनाना है? frequent pattern rules. तो frequent pattern कैसे जनरेट होगा? क्या होगा देखो? Therefore we will have items and frequent patterns generated. तो मेरे पास आइटम क्या है? Y O M E K. अब ये कैसे करना है? by pairing किसको पेयर करना है? The item of the conditional frequent pattern to the corresponding item. ये क्या है? frequent pattern का item क्या है? K. कौन से item के साथ? Y पेयर करना है. तो now we have K Y कितनी बार? 3 बार. K Y ये क्या होगा? K O 3 बार, E O 3 बार, K E O 3 बार. कितने पॉसिबिलिटी K E है ना? K O 3 बार, E O 3 बार, K E O 3 बार. तो O के साथ क्या आएगा? K O 3 बार, फिर क्या है? E O 3 बार, फिर क्या बेटा? सॉरी, मतलब K E O 3 बार. ओके. नेक्स्ट क्या है? K M 3 बार. M के साथ क्या आएगा? फ्रीक्वेंट में K M 3 बार. E के साथ क्या आएगा? K E 4 बार. K E 4. अभी क्या हुआ है? अभी आंसर नहीं है. अभी यहाँ से काम शुरू होगा. स्टेप 1 खत्म हुआ है. अब नहीं आता बोला फ्रीक्वेंसी बना लो. ये मेरा स्टेप 1 खत्म हुआ है. नाउ यूज पहला यूज करते हैं K Y 3. बेटा इस रूल से इससे क्या चेक कर सकता है? चेक फॉर दिस रूल. ओके, लेट मी राइट दिस. चेक फॉर रूल. इससे कितने रूल बन सकते हैं? K2Y एंड Y2K रूल बन सकता है कि नहीं बेटा? अब इन दोनों में क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट कॉन्फिडेंस फॉर ईच. ओके, अब मुझे करना है चेक देखिए. जब आप सॉल्व कर रखे हैं प्लीज सॉल्व किया. फिर हमने I1 लिया, I1 I2 I3 I1 I2 I3 के कितने रूल्स पॉसिबल है? हमने सारे रूल्स निकाले, कॉन्फिडेंस चेक किया. ऐसे ही यहां करना होता है. सी, चेक फॉर ईच एंड चेक इफ इट satisfies mean confidence. अब इसमें क्या हो सकता है? इधर K2Y will satisfy or Y2K will satisfy or both will satisfy. The one that satisfies will be considered as association rule. तो आप ये सब चेक करना है. Similarly, check for other frequent pattern. Yes. So this is one, and this is how frequent pattern SPP works. Let us see the theory part. See, frequent pattern algorithm. Let us see the theory part. It is an efficient method for mining frequent pattern in a large data set. ये market basket analysis के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे हमारा गोल है to find frequent item set or a product that often appear together in transactions. FP growth is an improvement over a priori. क्यों? क्योंकि कैंडिडेट आइटम सेट नहीं जनरेट करता और डेटाबेस में few number of scans करते हैं. अब में हम एक ही डिसएडवांटेज देखा, नंबर ऑफ स्कैन्स बहुत ज्यादा लगते हैं. तो FP में जो भी हमारे कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैसे हैं? फ्रीक्वेंट आइटम सेट, अ सेट ऑफ आइटम दैट अपीयर टुगेदर फ्रीक्वेंटली. सो टेक्निकली हम क्या बोलते हैं? जो आइटम सेट मेरे मीन सपोर्ट को सैटिस्फाई कर जाए वो फ्रीक्वेंट आइटम सेट. जो आइटम सेट मेरे मीन सपोर्ट को सैटिस्फाई कर जाए वो फ्रीक्वेंट आइटम सेट है. बराबर? सपोर्ट क्या है? इट इज द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन पर्टिकुलर आइटम सेट दैट यू ऑलरेडी नो. FP फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री जो हमने कंसीडर क्रिएट किया है, इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स ट्रांजैक्शन इन अ वे दैट कॉमन पैटर्न्स आर शेयर्ड. इसे इट रिड्यूसेस द नीड फॉर रिपीटेडली स्कैनिंग द डेटा सेट. कैसे? कैसे? देखो देखो जब ये मेरा ट्री बना है, ये मेरा फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री बन गया FP ट्री. जब मैं स्कैन करता हूं K5 है, K5 मतलब कहां का आया होगा? देखो ना, इसका मतलब K = 5 मतलब K मेरे 5 ट्रांजैक्शन में आया होगा. K 5 ट्रांजैक्शन में आया होगा. E4 ये वाला E4 में आया होगा. और देखिए हमको बार-बार स्कैन करना पड़ेगा. K5 में आया होगा, E4 में आया होगा. तो KEOY, KMY, KEMOY, KEMKEOY ये सिंगल स्कैन में हमको पता चलेगा कि भाई फ्रीक्वेंट आइटम कौन-कौन से हैं. सी, इट्स अ कॉम्पैक्ट डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स ट्रांजैक्शन इन अ वे विच वेयर द कॉमन पैटर्न्स आर शेयर्ड. एक ही टाइम में हमने पैटर्न्स को शेयर कराया है. इससे हमको रिपीटेड स्कैन नहीं करना पड़ता. स्टेप्स क्या है? बिल्ड द FPT, द डेटा और फिर माइंड FPT जो हमने किया बाद में. द डेटा सेट इज कंप्रेस्ड इनटू अ ट्री स्ट्रक्चर जहां हर पार्ट एक ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंट करता है. द आइटम्स इन द ट्रांजैक्शन आर ऑर्डर्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रेंड्स 5 4 3 वैसे ही अरेंज चेक करिए 5 4 उसी ऑर्डर में वो आइटम्स अरेंज किए जाते हैं जो उनकी फ्रीक्वेंसी है. और मैंने आपसे कहा डिसेंडिंग ऑर्डर. एडवांटेज कोई कैंडिडेट जनरेशन नहीं होता, इंडिविजुअल नहीं. वहां क्या वन आइटम सेट, टू आइटम सेट, थ्री आइटम सेट ऐसा कैंडिडेट जनरेट करते हैं. यहां उसकी जरूरत नहीं पड़ती. डेटाबेस में कम नंबर ऑफ स्कैन लगते हैं और जो हम डेटा स्ट्रक्चर यूज करें, जैसे डेटा स्ट्रक्चर, इट इज अ वेरी कॉम्पैक्ट डेटा स्ट्रक्चर क्योंकि जो भी रिपीटेड पैटर्न्स हैं वो ओवरलैप कर जाएंगे ट्री में. और जो काउंट है वो काउंट से हमें समझ में आ जाएगा कि कोई भी आइटम कितनी बार मेरे ट्रांजैक्शंस में रिपीट हुए हैं. तो अगर मैं कंक्लूजन बोलूं तो ये एफिशिएंट मेथड है, स्पेशली लार्ज डेटा सेट के लिए. ये अपराइडिक का जो लिमिटेशन है, नंबर ऑफ स्कैन्स को ओवरकम करता है और कैंडिडेट जनरेट नहीं करता, मिनिमाइज डेटाबेस स्कैन करता है. हम कॉम्पैक्ट FP बनाते हैं दैट माइंस द पैटर्न्स इन रिकर्सिव एंड एफिशिएंट मैनर. हमने एग्जांपल सॉल्व करके दिखाया. ये हम वेब माइनिंग में यूज कर सकते हैं. वेब माइनिंग काफी सारे इंटरेस्टिंग प्रोसेस. और ये FP ग्रोथ एल्गोरिथम है. इट इज अ मेथड यूज्ड इन डेटा माइनिंग फॉर फाइंडिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न. देयर इज नो नीड टू जनरेट आइटम सेट. ये जो अपराइडिक, ठीक है, डिसएडवांटेज था. और इसीलिए हमने ये भी देखा बहुत सारे मेथड देखे कि अपराइडिक का ये जो डिसएडवांटेज था कि नंबर ऑफ स्कैन्स हम बहुत ज्यादा है उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप क्या है? आपके पास इनपुट होगा, कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे, हर ट्रांजैक्शन में सेट ऑफ आइटम्स होंगे और आपको एक मिनिमम सपोर्ट दिया जाएगा. सबसे पहले आप FP बिल्ड कीजिए. कैसे बिल्ड करेंगे? पूरे ट्रांजैक्शन को स्कैन करेंगे, जितने भी इनफ्रीक्वेंट आइटम्स हैं वो निकाल देंगे, सारे आइटम्स को सॉर्ट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी. यही सब हमने किया है. फिर डेटा सेट को अगेन स्कैन करेंगे हर ट्रांजैक्शन के लिए. सॉर्ट द ट्रांजैक्शन आइटम इन द ऑर्डर, यानी ऑर्डर से बना के सारे सॉर्टेड ट्रांजैक्शन FP में इंसर्ट कीजिए. प्रीफिक्स है क्योंकि हम टाइप बना रहे हैं. अब उससे आप अपने फ्रीक्वेंट पैटर्न जनरेट कीजिए. कैसे जनरेट करेंगे? फॉर ईच आइटम ट्रैवल्स द FP to find all the part ending with that item. दैट इज लास्ट में बनाएगा.
conditional pattern is, see here मैं आपको बता रहा हूँ, all the path which leads to any node, इसे conditional FPD बनाइए, आप यही एप्लीकेशन भी अप्लाई करके जाइए सारे फ्रीक्वेंट सेट पर, फिर सारे आइटम्स को कंबाइन कीजिए और किसे कंबाइन करेंगे फ्रीक्वेंट जनरेटर से, और फिर आपको आउटपुट मिलेगा। बहुत सारे ऐसे आइटम सेट मिलेंगे जो मिनिमम सपोर्ट को सैटिस्फाई करते हैं। रिमेंबर वन थिंग, आपका जो रिजल्ट आएगा एफपी में वो यही आएगा, यहाँ पे आपके जाएगा आपका रिजल्ट, दिस इज द फाइनल रिजल्ट दैट यू विल गेट इन एफपी। अब इसके अंदर आपको एसोसिएशंस के सारे रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। सो टेक्निकली आपका एफपी है, यहाँ पे जाएगा, वो आपको फ्रीक्वेंट पैटर्न्स दे देगा, जैसे कि आप मैंने आपको बताया, आप में यहाँ पे जाएगा, आप करेगा कि आपके पास यस आपके पास फ्रीक्वेंट दो आइटम सेट है, I1 I2 I3 एंड I1 I2 I5, यहाँ पे आपके आपका प्राइमरी जाएगा। अब उसके बाद मैंने एसोसिएशंस के रूल्स चेक किए हैं और जो भी मेरे कॉन्फिडेंस को सैटिस्फाई कर रहा है, मैंने कंसीडर किया। सिमिलरली हियर, सिमिलरली हियर माय एफपी विल स्टॉप हियर, और उसके बाद मेरे को ये चेक करना है कि कौन-कौन से एसोसिएशंस के रूल सैटिस्फाई कर रहे हैं। इज दैट ओके एवरीवन? सो आई यू शुड स्टॉप हियर, इज दैट ओके बेटा? सो सर ये कॉन्फिडेंस चेक करने वाला सेट क्यों है? बेटा ये आपको सिर्फ कितने फ्रीक्वेंट आइटम सेट है। अब आपको ये चेक करना है कि मैंने यहाँ एक कॉन्फिडेंस दिया नहीं आपको, वो मैंने अपने डिटेल सॉल्व करके दिया, तो आपको समझ में आया कि एक बार हमारे फ्रीक्वेंट पैटर्न्स आ गए हैं, तो हम उसमें से जितने पॉसिबल रूल्स हैं वो ड्राइव कर सकते हैं, एसोसिएशन रूल्स। समझ में आया? सो सर मोस्टली हम यही सॉल्व करते हैं ना? यस, आपका जो एल्गोरिथम यहाँ पे आएगा एफपी ग्रोथ वो यहाँ पे जाएगा आइडियली। ओके ओके सर। So here we finish this particular topic. Now we are left with your module number 6. अच्छा ये वीकडेज में आपको मंडे टू फ्राइडे को ऐसा दिन काफी यहाँ पे लेक्चर्स नहीं है, so that we will take a lecture early and we will finish it. We will need one lecture maximum. Thursday आपका खत्म हो गया बैच, so can we keep our lecture on Thursday? Yes, can we keep our lecture this Thursday? हाँ, so let us meet this Thursday at 6:30 p.m. Okay, चलो ठीक है, so मैं I'll let Vital know, so let us meet this Thursday at 6:30 p.m. Okay ना, चलो that's it for today. I'll share the notes. Good night and let's meet on Thursday. Okay, चलो good night.